अध्याय 1 ईश्वर के पुत्र के मंदिर में हाजिरी लगाएं और अपने दोषपूर्ण शरीर को दोषरहित शरीर में बदलें। उस व्यक्ति की संतान का जन्म होने वाला है। जून चैंपियन जून परिवार के 10,000 वर्षों में सबसे होनहार दिग्गज, सबसे कम उम्र के महान प्रतिभावान व्यक्ति, प्रत्यक्ष वंश के सबसे शुद्ध रक्त वाले, नामित परिवार प्रमुख और 10,000 वर्षों में स्वर्गीय सम्राट बनने की सबसे अधिक संभावना वाले व्यक्ति हैं। ये जून परिवार की एक महान हस्ती थी और आज उनके वंशज का जन्म होने वाला था। ऐसे महान व्यक्तित्व के वंशज होने के नाते उनका साधारण होना स्वाभाविक नहीं था। जून परिवार के दिव्य द्वीप पर, जून परिवार के मुख्य हॉल के ऊपर आकाश और पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो रहा था और लगातार शुभ घटनाएं घटित हो रही थी। इसने सच्चे ड्रैगनों को भी सिर झुकाने और अमर फीनिक्सों को अपने पंख झुकाने के लिए आकर्षित किया। जन्म के मात्र संकेतों का सच्चे ड्रैगनों और अमर फीनिक्सों को आकर्षित करना अभूतपूर्व था। जून परिवार ऊपरी 1000 प्रांतों में 10 दिशाओं के अमर दरबार में स्थित था। वह एक समृद्ध युग था। इस दुनिया में निम्न 1000 प्रांत, मध्य 1000 प्रांत और उच्च 1000 प्रांत से 3000 दाव प्रांतों के नाम से जाना जाता था। उच्च 1000 प्रांतों के भीतर 10 प्रमुख भी थे, जिन्हें 10 दिशाओं के अमर दरबार के रूप में जाना जाता था। उनमें से एक अमर राजवंश का जून परिवार था। 10 दिशाओं का अमर दरबार ऊपरी 1000 प्रांतों से स्वतंत्र था, जो एक अलग विशाल दुनिया में स्थित था। यहाँ असंख्य शक्तिशाली एकांत प्रिय पारिवारिक समूह उत्पन्न हुए और उन्होंने अपार समृद्धि प्राप्त की। इसे संपूर्ण 3000 दाव प्रांतों का उद्गम स्थल कहा जा सकता है। ऊपरी 1000 प्रांतों में ऐसे महान सम्राट जो एक हाथ से आकाश को ढक सकते थे, फीनिक्स के पंखों और ड्रैगन की शिरकों की तरह दुर्लभ थे, लेकिन इस दुनिया में वे सामान्य नहीं थे। उनमें से 3 अमर स्वर्गीय सम्राट भी थे, जिनकी आयु का पता लगाना कठिन था और प्रत्येक का अपना एक क्षेत्र था। ये 3000 प्रांतों का सर्वोच्च स्वर्ग था, एक ऐसी जादुई दुनिया जिसकी अनगिनत साधकों को चाहत थी। इस दुनिया का मध्य भाग अमर राजवंश के अंतर्गत आता था, जिसे मध्य प्रांत भी कहा जाता था और इस पर एक अमर राजवंश का शासन था। यह अमर राजवंश वास्तव में जून परिवार का एक सहायक राज्य था और जून परिवार पर निर्भर रहकर इसने अपनी संप्रभुता की घोषणा की थी। क्योंकि जून परिवार 3000 दाव प्रांतों के 10 प्रमुखों में से एक था और 10 प्रमुखों में शक्ति के मामले में शीर्ष 3 में स्थान रखता था, इसलिए परिवार के 7 लाखों वर्षों की विरासत को कायम रखते हुए आज भी जब वे मध्य प्रांत पर काबिज हैं, जून परिवार को सबसे शक्तिशाली पीढ़ी माना जाता है। इस परिवार में दर्जनों महान सम्राट थे जिनका विश्व में कोई सानी नहीं था और यहाँ तक कि एक ऐसा स्वर्गीय सम्राट भी था जो स्वर्ग को भी टक्कर दे सकता था। जून परिवार को कमाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। हालांकि आमतौर पर शांत और शांतिपूर्ण रहने वाला जून परिवार इस समय उतना शांत नहीं था। दिव्य द्वीप पर स्थित जून परिवार के मुख्य हॉल के दिव्य पुत्र परिवार के बुजुर्ग जिनमें वे महान हस्तियां जो बाहर हवा और बारिश बुला सकती थी, इस समय तेजी से सांस ले रहे थे, लपेटे हुए कपड़ों में लिपटे बच्चे को एक खजाने की तरह संजोकर देख रहे थे और लंबे समय तक कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जन्म से लेकर उनके सामने लाए जाने तक शिशु ने एक भी आवाज नहीं निकाली थी, लेकिन जिस बात ने उन्हें अवाक कर दिया वह यह नहीं थी, बल्कि ये तथ्य था कि शिशु के शरीर के नीचे एक अतुलनीय रूप से गहरा सफेद फूल खिला हुआ था, जिसने पूरे शिशु को अपने आवरण में ले लिया था। सफेद फूल सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और उसकी नौ पंखुड़ियां धीरे-धीरे घूम रही थी, जिससे मंत्रों के वृत्त रूप से प्रवाहित हो रहे थे। हालांकि यह एक अमूर्त मायावी घटना थी, लेकिन जब पंखुड़ियां जमीन पर गिरी तो सचमुच हरी रंग की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा उड़ गया। पवित्र शरीर का सुनहरा प्रकाश दाव भ्रूण के प्रतीक और यह वास्तविकता में प्रकट होकर अपना स्वयं का क्षेत्र बना लेता है। क्या ये जन्मजात पवित्र शरीर दाव भ्रूण है? परिवार के एक महान सम्राट बुजुर्ग ने ये दृश्य देखकर स्तब्धता व्यक्त की। शायद ये सही है, इन दोनों में से कोई भी बात हमारे जून परिवार के लिए स्वर्ग से आशीर्वाद होगी। कितना दुख की बात है, जैसे ही सारी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी इस बच्चे का नाश हो जाएगा। किसी को स्वर्ग वापसी की औषधि तैयार करने को कहो। एक अन्य बुजुर्ग के चेहरे पर भी गहरा अफसोस झलक रहा था। वहां मौजूद सभी लोगों ने भयंकर तूफानों का सामना किया था। जन्मजात पवित्र शरीर दाव भ्रूण निसंदेह साधना के लिए एक उच्च कोटि का शरीर था, लेकिन इस समय सभी के चेहरे खेद से भरे हुए थे। इस संसार में पवित्र शरीर और दाव भ्रूण मौजूद हैं। पवित्र शरीर अद्वितीय शारीरिक शक्ति से युक्त होते हैं और भौतिक शरीर के माध्यम से दाव की प्राप्ति करते हैं, जबकि दाव भ्रूण प्राकृतिक दाव का प्रतीक होते हैं जो स्वर्ग में अद्वितीय है। यदि इनमें से कोई भी एक मौजूद हो तो इस बच्चे का भविष्य असीमित होगा। हालांकि यदि दोनों का संयोजन हो तो स्थिति भिन्न होगी। विश्व में 3000 महान दाव हैं, अर्थात 3000 प्रकार के दाव भ्रूण हैं। इन 3000 दाव भ्रूणों में 600 दिव्य शरीर हैं और इन 600 दिव्य शरीरों में 10 पवित्र शरीर हैं। जन्मजात पवित्र शरीर दाव भ्रूण 10 पवित्र शरीरों में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ तक कि निर्जन प्राचीन पवित्र शरीर और राजता दिव्य शरीर भी इसके सामने नतमस्तक होते हैं। ये शारीरिक शक्ति निकट युद्ध में अद्वितीय है और 10,000 प्रकार के दाव नियमों में पारंगत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी महान सम्राट के नियमों से दबी हुई नहीं है, जिसका अर्थ है कि शारीरिक शक्ति वाले व्यक्ति में जन्म से ही किसी महान सम्राट का सीधे सामना करने की योग्यता होती है। इस शारीरिक शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, बल्कि यह बेहद शक्तिशाली है, लेकिन इसमें एक घातक खामी है। इस शारीरिक शक्ति के साथ जन्म लेने वाले लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं। महान सम्राट बनने तक जीवित रहना तो दूर की बात है, आधे दिन तक भी जीवित रहना मुश्किल है। लाखों साल पहले ये शारीरिक बनावट कभी कभार ही दिखाई देती थी और एक व्यक्ति पूरी ऊपर राज कर सकता था, लेकिन आज दुनिया के नियमों में बदलाव के साथ इस असाधारण शारीरिक बनावट वाले लोग ही इस ऊपर राज करते हैं। अब शारीरिक बनावट को जन्म लेने की अनुमति नहीं है। असंख्य वर्षों में जून परिवार ने भी इस शारीरिक बनावट वाले कुछ व्यक्तियों को जन्म दिया था, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी जन्म के समय ही मर गए। बेशक जून परिवार में पुनर्जीवन मुश्किल नहीं था, चुनौती इस शारीरिक बनावट को संरक्षित करने की थी। जन्मजात पवित्र शरीर दाव भ्रूण जन्म के समय ही मर जाता है। दिव्य औषधि से पुनर्जीवित होने के बाद यद्यपि शरीर अभी भी मौजूद है, इसे अब जन्मजात नहीं कहा जा सकता। यह अधिक से अधिक अर्जित अवस्था में है, जो अपनी मूल शक्ति का 10 लाखवां भाग भी प्रदर्शित करने में असमर्थ है। और क्योंकि यह पवित्र शरीर और दाव भ्रूण दोनों से प्रभावित है, इसलिए किसी एक पक्ष में विशेषज्ञता हासिल करना संभव है। अतः इसे केवल द्वितीय श्रेणी के शरीर के रूप में ही माना जा सकता है। इसी वजह से वहां मौजूद सभी लोग बार-बार आंखें भर रहे थे। भूल जाए, मैं उससे यह नहीं कहता कि वह अपने पिता की तरह महान हस्ती बने। मैं तो बस अपने पोते की शांति और सुरक्षा की कामना करता हूं। सफेद वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्तियों में से एक ने शिशु को अपनी बाहों में उठा रखा था। हालांकि उनके चेहरे पर खेद के भाव थे, फिर भी उनकी बाहों से आनंद झलक रहा था। इस समय जून लिंशियाओ जो उसकी बाहों में थी, अपनी आंखें फाड़कर अपने कंजूस दादाजी को घूर रही थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ बहुत अचानक हो गया है। जी हां, वह एक पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी था। अपने पिछले जीवन में जून लिंशियाओ का जन्म भी एक जून परिवार में हुआ था, जो एक धनी परिवार था, इसलिए उन्हें दूसरी पीढ़ी का धनी व्यक्ति माना जा सकता है। वह असल में सड़क पर दोस्तों के साथ ड्रैग रेसिंग कर रहा था और होश में आने के बाद उसे बस इतना याद था कि वह काफी देर तक एक अंधेरी जगह पर रहा था। उसने अभी-अभी अपनी आंखें खोली थी, लेकिन आसपास की बातचीत का एक भी शब्द उसे सुनाई दे रहा था। तो मैं एक शुभानुमा दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया हूं और मैं एक उच्च कोटि के परिवार में भी हूं और हालांकि मेरा शरीर विशेष है, फिर भी मैं मरने वाला हूं। जून लिंशियाओ ने मन ही मन सोचा। उसी समय उसने अपने चारों ओर लिपटी 8 पंखुड़ियों पर एक नजर डाली। एक पंखुड़ी अभी गिरी थी और उस थोड़े से समय में ही दूसरी गिर गई, जिससे 7 पंखुड़ियां रह गईं। अभी सुनी गई बातों से उसे पता चल गया था कि उसका शरीर इतना असाधारण है कि वह जीवित नहीं रह सकता। जब 7 पंखुड़ियां गिर जाएंगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसका पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन सवाल ये था कि क्या पुनर्जन्म के बाद भी वह वही रहेगा? क्या होगा अगर वह अपनी आंखें बंद करे और फिर उन्हें दोबारा खोले और कहीं और पुनर्जन्म ले ले? ये सोचते हुए जून लिंशियाओ को भी थोड़ी बेबसी महसूस हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक जुबानुमा उपन्यास में पुनर्जन्म मुझे तुरंत इस दुनिया की शिखर पर पहुंचा देगा। हालांकि मुझे अब सावधानी से जीने की जरूरत नहीं है, फिर भी यह भी पुरानी दिनचर्या है, एक बेकार शरीर के रूप में शुरुआत करना। अगला, ये निश्चित रूप से नदी के पूर्व में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल किसी युवक को गरीबी में धकेलने के लिए मजबूर न करे, जैसी बेकार धारा है। उसने मन ही मन ये सोचा, लेकिन जून लिंशियाओ ने तो इस शुरुआत को पहले ही स्वीकार कर लिया था। आखिर अगर वह इसे स्वीकार नहीं करता तो क्या कर सकता था? चूंकि यह अपशिष्ट था, तो इसमें सिस्टम चीटिंग की संभावना तो हो ही नहीं सकती थी, है ना? और ठीक उसी समय जून लिंशियाओ के दिमाग में सिस्टम से एक यांत्रिक संकेत सुनाई दिया। डिंग, खलनायक प्रणाली आपकी सेवा में है। आप नायकों को समाप्त करके या दुनिया भर में दैनिक चेक इन करके विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। डिंग, एक उच्च मूल्य वाला चेक इन स्थान दिव्य पुत्र हॉल का पता चला है। डिंग, उच्च मूल्य वाले स्थानों पर केवल एक बार ही चेक इन किया जा सकता है और ये स्थान निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं। शुरुआती लोगों के लिए पहली बार चेक इन करने पर दोगुना इनाम मिलता है। क्या आप चेक इन करना चाहेंगे? विलेन सिस्टम, तो मैं कचरे की ढेर में नहीं हूं। रह गया, लेकिन उस थोड़े समय में ही उसकी पंखुड़ियां घटकर केवल 3 रह गईं। उसे पुनर्जीवित करने के लिए औषधीय गोलियां पहले ही ला ली गई थी। आगे सोचने का समय न होने के कारण जून लिंशियाओ ने चुपचाप सोचा। सिस्टम, चेक इन करो। डिंग, चेक इन सफल। उच्च मूल्य वाले स्थान पर चेक इन करने और टियर 9 पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। एक परफेक्ट रुपया कार्ड। डिंग, नौसिखिया का नाम सक्रिय हो गया, दोगुना इनाम मिला। एक और परफेक्ट रुपया कार्ड प्राप्त हुआ। डिंग, होस्ट के शरीर में दोष पाया गया। परफेक्ट रुपया कार्ड का स्वचालित रूप से उपयोग किया जा रहा है। डिंग, जन्मजात पवित्र शरीर दाव भ्रूण कमजोर की मरम्मत कर दी गई है, प्रमुख उपलब्धि। डिंग, जन्मजात पवित्र शरीर दाव भ्रूण प्रमुख उपलब्धि की मरम्मत हो चुकी है, दोषरहित। एक दोषरहित सहज पवित्र शरीर दाव भ्रूण। जून लिंशियाओ पहले तो स्तब्ध रह गई और फिर उसे अपने कानों में एक जोरदार आवाज सुनाई दी, मानो कोई अवरोध टूट गया हो। पल भर में उसके शरीर के भीतर से शक्ति का एक प्रवाह था, फिर उसके अंदर से होते हुए अंदर उसकी भौं के बीच आकर इकट्ठा हुआ और विस्फोट हो गया। उसके चारों ओर धीरे-धीरे मुरझा रही पंखुड़ियां मुरझा नहीं रही थी, बल्कि वे फिर से जीवंत हो उठी और उनके ऊपर तैरते हुए मंत्र स्वतः व्यवस्थित होने लगे। मंत्रों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और इस सुनहरी रोशनी ने जून लिंशियाओ को घेर लिया। इतना ही नहीं, उसके माथे पर भी एक ऐसा ही मायावी फूल खिल उठा। ये रोशनी कुछ अजीब सी लग रही है। उन पंखुड़ियों को देखो। शोर सुनकर सब चौंक गए और सबने उधर देखा। फूल मुरझा जाने चाहिए थे, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। न केवल जमीन पर खड़े लोग, बल्कि आकाश में ऊंचाई से देख रहे कई शक्तिशाली प्राणी भी इतने स्तब्ध थे कि एक शब्द भी नहीं बोल पाए। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने जून लिंशियाओ को घेरे हुए सफेद फूल मुरझाने के बजाय धीरे-धीरे फिर से उड़ने लगा।
एक पंखुड़ी, दो पंखुड़ियां, तीन पंखुड़ियां, दरार। जैसे जैसे पंखुड़ियां बढ़ती गईं, जून लिनशियाओ के शरीर से निकलने वाला दबाव भी बढ़ता गया। जब 6 पंखुड़ियां खिलीं, तो उसके चारों ओर मंत्रों से जराफ नीचे चटकने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अत्यधिक दबाव झेल रहा हो। दिव्य पुत्र हॉल से ऐसी चिड़चिड़ाहट की आवाज आई मानो कोई उसे धक्का देकर फाड़ रहा हो। ये जून लिनशियाओ के दादा, जून मेनहाओ थे, जिन्होंने इस दबाव को दबाने और स्थिति को स्थिर करने के लिए कदम उठाया। हालांकि जून मेनहाओ के पास ये सोचने का समय नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था। वह अपने पोते को हवा में तैरते हुए देखता रहा, फिर अनायास ही उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। पंखुड़ियां अभी भी बढ़ रही थीं। 8 पंखुड़ियां, 9 पंखुड़ियां, हो गया, हा 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 हा, मेरे पोते ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। जनजात पवित्र शरीर दाऊद ब्लूम, मेरे पोते में महान सम्राट बनने की क्षमता है। जब मेरा पोता महाउपलब्धि प्राप्त करेगा, तो सभी कुल उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने आएंगे और कोई भी उसके सामने से नहीं उठा पाएगा। हा 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 हा। अभिलेखों के अनुसार प्राचीन काल में जनजात पवित्र शरीर दाऊद ब्लूम जब तक जीवित रहता था, एक विलक्षण प्रतिभा का धनी माना जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो एक युग का नेतृत्व करता था। हालांकि बहुत कम लोग जानते थे कि जनजात पवित्र शरीर दाऊद ब्लूम में भी वास्तव में भिन्नताएं होती थी। एक बार जन्म लेने के बाद ये 9 पंखुड़ियां लगातार मुरझाती रहती थी। यदि सभी 9 पंखुड़ियां बची रहती, तो यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। जनजात पवित्र शरीर दाऊद ब्लूम। ऐतिहासिक अभिलेखों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 10 लाख वर्षों में केवल एक ही व्यक्ति ने यह उपलब्धि हासिल की है। जून मेनहाओ इस बात पर हंस रहे थे। एक बड़ी उपलब्धि जनजात पवित्र शरीर दाऊद ब्लूम। उनके पोते की भविष्य की उपलब्धियां निस्संदेह असाधारण होंगी। वो खूब हंसा, लेकिन धीरे-धीरे उसका हंसना बंद हो गया और वो फिर से वही जम गया। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जो सभी ऐतिहासिक अभिलेखों से परे था। जून लिनशियाओ के शरीर के चारों ओर की 9 पंखुड़ियां पूरी तरह से विकसित होने के बाद उसकी भौहों के बीच की छोटी कली वास्तव में खिलने लगी। एक पंखुड़ी, दो पंखुड़ियां, तीन पंखुड़ियां, डॉट डॉट डॉट, 9 पंखुड़ियां, 9 और पंखुड़ियां। यदि 9 पंखुड़ियों वाले सहज पवित्र शरीर दाऊद ब्लूम को एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है, तो 18 पंखुड़ियों वाले सहज पवित्र शरीर दाऊद ब्लूम को क्या माना जाएगा? वीर में मौजूद जून परिवार के सुज्ञानी महान सम्राट भी नहीं जानते थे कि 18 पंखुड़ियों वाला सहज पवित्र शरीर दाऊद ब्लूम क्या होता है, लेकिन अपने आश्चर्य में वे एक बात जरूर जानते थे। आसमान में बदलाव आने वाला है। बूम। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दुनिया पर एक चमत्कारिक घटना घटित हो उठी। डॉट डॉट। आगे की पंक्ति में बैठे सभी पाठकों का ध्यान दें। इस पुस्तक के 7 चैप्टर भी होंगे, जिनमें पोर्ट्रेट सिस्टम पैनल आदि शामिल हैं। सिस्टम मौलिक है और इसका उद्देश्य सभी को पढ़ने में बेहतर सहायता प्रदान करना है। यह आमतौर पर अध्याय के प्रारंभ में नहीं, बल्कि मध्यांत में दिखाई देगा। सिस्टम पैनल नीचे दिखाया गया है, जिसमें मुख्य सिस्टम पैनल, कौशल पैनल, सिस्टम शॉप, मानचित्र आदि शामिल हैं। हालांकि अलग-अलग आइटम बनाना बहुत समय लेने वाला कार्य है, इसलिए इसे किस हद तक पूरा किया जा सकता है, ये पुस्तक की लोकप्रियता पर निर्भर करेगा। इंसर्शन के बाद खिंचाव के कारण इमेज की गुणवत्ता कम हो जाएगी। उदाहरण छवि। प्रारंभिक सिस्टम पैनल, जिसे बाद में अनुकूलित किया जा सकता है। न केवल क्षैतिज, बल्कि ऊर्ध्वाधर संस्करण भी उपलब्ध है। मैं अभी भी इन सिस्टम पैनलों के साथ प्रयोग कर रहा हूं। एक बार क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैनल तय हो जाने के बाद एक एकीकृत टेम्पलेट का उपयोग किया जाएगा। नए पैनल, अध्याय 59 के चित्रण को सफेद पृष्ठभूमि के साथ देखने पर बेहतर लगता है। अध्याय 2, ईश्वर के पुत्र के रूप में स्थापित, जून लिनशियाओ नाम से प्रसिद्ध, आकाश में उड़ान भरते हुए। ऊपर आकाश में हवाएं और बादल उमड़ पड़े और गरज सुनाई दी। गड़गड़ाहट। इसी क्षण आकाश में एक प्राचीन और भारी पत्थर का द्वार धीरे-धीरे प्रकट हुआ। द्वार पर अनगिनत घने अक्षर खुदे हुए थे, जिन्हें देखते ही कोई भी उसमें समा जाता और बाहर निकलना असंभव हो जाता। द्वार के दो विशाल तलों पर दो अक्षर खुदे हुए थे, लेकिन एक अमर सम्राट भी इन्हें पहली बार देखकर स्तब्ध रह जाता। द्वार के एक तरफ स्वर्ग खुदा हुआ था और दूसरी तरफ खुदा हुआ था पृथ्वी। स्वर्ग और पृथ्वी। द्वार के पल्ले पर उकेरे गए दोनों चित्र भव्य और दबंग थे। जैसे जैसे ये प्राचीन द्वार धीरे-धीरे ऊपर उठा, आकाश के ऊंचे आसमान में अनगिनत आकृतियां प्रकट हुईं। प्राचीन द्वार से दूर रहने वाले लोग दोनों घुटनों के बल जमीन पर लेट गए, जबकि पास रहने वाले लोगों ने भी अपने सिर झुका लिए। जैसे जैसे प्राचीन द्वार ऊपर उठता गया, वैसे वैसे और अधिक आकृतियां दिखाई देने लगीं, घनी आबादी वाली, जिन्होंने कुछ ही समय में पूरे आकाश को भर दिया। संभवतः उनकी संख्या लाखों में थी। इस अविश्वसनीय दृश्य ने पूरे दिव्य क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया और अनगिनत लोगों ने इसे देखा। और जब उन्होंने उस द्वार को देखा, तो कम साधना वाले कुछ शिष्यों की आंखें फटी रह गईं। ये किस तरह की घटना है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? क्या किसी ने अमर सम्राट का दर्जा हासिल कर लिया है? नहीं, उन आकृतियों को ध्यान से देखो। संत घुटने टेक रहे हैं, अमर सम्राट झुक रहे हैं। एक अमर सम्राट की सफलता से इतना हंगामा नहीं मचेगा। वह दिशा, वह अमर शाही राजवंश की दिशा है। क्या शाही राजवंश में किसी ने ऐसा किया? क्या ये कोई बड़ी सफलता है, या फिर यह निश्चित जून परिवार की कहानी है? इस घटना की व्यापकता को 10 दिशाओं के अमर दरबार की विभिन्न शक्तियों ने देखा, जिन्होंने अमर शाही राजवंश की दिशा की ओर देखा। यह एक दुनिया से भी परे जाकर ऊपरी हजार प्रांतों में भी प्रतिबिंबित हुई, जिससे अनगिनत लोग प्रशंसा में आने भरने लगे। इतिहास में ऐसा अभूतपूर्व घटनाक्रम पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि अमर सम्राट की आध्यात्मिक उन्नति में भी ऐसी विसंगति नहीं देखी गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह सब एक बच्चे के जन्म के कारण हुआ होगा। केवल उन्हीं लोगों को पता था जिन्होंने ध्यान से देखा कि यह वास्तव में जून परिवार के वंशज के जन्म के साथ होने वाली एक घटना थी। पीछे स्वर्ग का द्वार, संत घुटने टेकते हुए, अमर सम्राट झुकते हुए। अमर सम्राट भी प्रणाम करते हैं। क्या ये घटना स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यमय द्वार की हो सकती है? जून मेनहाओ और जून परिवार के अन्य सदस्य अमर सम्राट इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। जून परिवार में 17 अमर सम्राट हैं और उनमें से आधे उपस्थित थे। उपस्थित सभी लोग सुशिक्षित थे और अमर सम्राट होने के कारण ही वे इसके गहन निहितार्थों को समझ पाए। अमर सम्राट क्या होता है? 3000 महान दाव हैं, जो केवल एक दाव को ग्रहण करके उसके नियम को समझ लेते हैं। उन्हें अमर सम्राट नहीं कहा जा सकता, उन्हें केवल सम्राट क्षेत्र में होना ही कहा जा सकता है। अमर सम्राट बिना किसी अपवाद के वे हैं जो एक दाव को त्याग कर दूसरे का अभ्यास करते हैं, तभी उन्हें अमर सम्राट कहा जा सकता है। दो नियमों से युक्त सम्राट क्षेत्र से नीचे की सभी प्राणी चीजों के समान है, केवल नियम ही आपको दबा सकता है, जिससे सिर उठाना असंभव हो जाता है। बेशक जनजात पवित्र शरीर दाऊद ब्लूम एक अपवाद है, यही कारण है कि यह शरीर इतना असाधारण है। इसमें जन्म से ही अमर सम्राट से मुकाबला करने की योग्यता है और उनके ऊपर विराजमान दिव्य सम्राट तो और भी असाधारण है। वास्तव में सम्राट क्षेत्र से ऊपर के सभी लोग अमर सम्राट हैं, लेकिन स्वर्गीय सम्राट शब्द का प्रयोग उन अमर सम्राटों के लिए किया जाता है जिन्होंने 5 या अधिक दाव का उल्लंघन किया है। उल्लंघन करें, पुनः साधना करें, उल्लंघन करें, पुनः साधना करें, 5 बार दोहराने पर ही स्वर्गीय सम्राट कहलाते हैं। ये एक सम्राट है। सम्राट शब्द ने अनगिनत साधकों को कुचल दिया है, लेकिन अब उन्होंने क्या देखा? अमर सम्राट सचमुच झुक रहे थे, एक द्वार की ओर। प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है कि संसार में स्वर्ग और पृथ्वी नामक एक द्वार है, जिसे लोग स्वर्ग और पृथ्वी का रहस्यमय द्वार कहते हैं, जो अमर सम्राट के प्रणाम को भी भेज सकता है। किंवदंती है कि इसके भीतर एक और लोक विद्यमान है। प्राचीन ग्रंथ बहुत पुराने हैं और यहाँ तक संसार में प्रकट नहीं हुआ है। यह एक अभूतपूर्व घटना है। जनजात पवित्र शरीर दाऊद ब्लूम। मेरे पोते से जैसी उम्मीद थी, उसका भविष्य सीमित है। हालांकि मेरे पोते की ही पीढ़ी के इन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए यह बहुत दुख की बात है। भविष्य में शायद वे सिर्फ मेरे पोते की पीठ ही देख पाएंगे। जून मेनहाओ के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका पोता इतना शक्तिशाली होगा। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। जनजात पवित्र शरीर दाऊद ब्लूम। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि जून लिनशियाओ की उपलब्धि कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक दोषरहित सहज पवित्र शरीर दाऊद ब्लूम थी। तो यह फिजिक कितनी ताकतवर है। विलेन तो विलेन ही होता है, जिसका बैकग्राउंड और फिजिक दोनों ही अजय हों, भला कौन सा हीरो मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार सकता है। जून लिनशियाओ ने ब्याह भरी, अपने अंगों में धीरे-धीरे बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए वह विस्मय से भर उठा। ये सचमुच शिवमन दुनिया होने के मानदंडों को पूरा करता है। दिन सिस्टम रिवॉर्ड वितरित कर दिए गए हैं। मैं फंक्शन अनलॉक हो गया है। होस्ट कृपया चेक इन करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण स्थानों को खोजें और वहां जाएं। सिस्टम के बोलने के बाद वह ऑफलाइन हो गया। जून लिनशियाओ ने मन ही मन सोचा कि वह सिस्टम के कहे बिना भी यह काम कर देगा। ये नाम बहुत आकर्षक थे। हालांकि उसे दौड़ने और कूदने में भी सक्षम होना जरूरी था और वह फिलहाल एक नवजात शिशु ही था। कुछ तो गड़बड़ है। आकाश में दिख रही वो घटना अभी तक गायब क्यों नहीं हुई? भीड़ में से किसी को जिज्ञासा हुई। आप सबने फिर से ऊपर देखा। पता चला कि स्वर्ग और पृथ्वी का रहस्यमय द्वार अभी पूरी तरह से प्रकट हुआ था और आकाश सुनहरे अलौकिक आकृतियों से भरा हुआ था, जिनमें सबसे नीचे सन थे, जो सीधे आकाश को सुनहरा रंग दे रहे थे। और ठीक इसी क्षण एक अचानक घटना घटित हुई। आकाश में अचानक एक काली दरार दिखाई दी। उसके भीतर से पहाड़ से भी बड़ी कालियां झांक रही थी, जो ऊपर से सब कुछ देख रही थी। कुछ क्षण तक खोजबीन करने के बाद उसकी दृष्टि सुरक्षा की परतों को घेरते हुए जून लिनशियाओ पर आकर टिक गई। एलियन जाति। भीड़ में से किसी ने हैरानी से कहा, लेकिन अगले ही पल एक अतुलनीय और राजसी आवाज गूंज उठी। भाग जाओ। कोई हलचल नहीं हुई और न ही कोई जादुई खजाना मिला। एक शब्द। ये सचमुच सिर्फ एक शब्द था। इसके अलावा कोई और साधन भी नहीं था। लेकिन सभी को ऐसा लगा मानो उनके कानों में दिव्य गर्जना गूंज उठी हो। उस आंख की बात करें तो वह अचानक पूरी तरह फट गई। काला बैंगनी खून बरसने लगा। फिर जून परिवार के विशाल सुरक्षा कवच से टकराया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। यहाँ तक कि शून्य लोक की दरार भी धीरे-धीरे गायब हो गई। इसके बाद एक अमर स्वभाव और आध्यात्मिक दृढ़ता वाले सादे कपड़ों में एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आया। उस बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर कोई ऊर्जा नहीं थी, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह या एक फूल घास की तिनके की तरह। ठीक इसी कारण से वहां मौजूद इतने सारे अमर सम्राटों ने उसे देखा तक नहीं। हालांकि वहां मौजूद हर कोई जानता था कि ये दिखने में साधारण सा बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में कितना असाधारण था। वह अकेले ही 3000 दाव प्रांतों को रौंद सकता था। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं था। आखिरकार ये व्यक्ति दुनिया के केवल 3 दिव्य सम्राटों में से एक था। जून परिवार को 10 प्रमुखों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। 3 स्वर्ग। कौन से 3 स्वर्ग? जहां दिव्य सम्राट होता है, वहां स्वर्ग होता है। इसके अलावा ये तीनों स्वर्गीय सम्राटों में सबसे युवा, सबसे अधिक क्षमतावान और सबसे शक्तिशाली था। पुराने पूर्वज। नमस्कार पुराने पूर्वज। वहां मौजूद सभी लोगों ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक प्रार्थना की। लेकिन साथ ही सभी लोग हैरान भी थे। क्या पूर्वज 3000 दाव प्रांतों से बाहर यात्रा पर नहीं गए थे?
क्या वो प्राचीन पूर्वज जो जून परिवार के गंभीर खतरे में होने पर ही लौटा था, वास्तव में जून लिनशियाओ के जन्म के कारण लौट आया था? वहां मौजूद किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी और इसने परवरिश जातियों का ध्यान भी आकर्षित किया। क्या यह संभव है कि जून लिनशियाओ के जन्म की घटना अन्य लोगों में भी फैल गई हो? बूढ़े व्यक्ति ने आसपास के लोगों की अनदेखी की और सीधे आगे बढ़कर जून मिनहाओ के हाथों से बच्चे को ले लिया। उसकी निगाहें मानो टॉर्च की तरह उसे परख रही थी, मानो उसे पूरी तरह से परख लेना चाहता हो। बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था और वह अपने पूर्वज को भी देख रहा था। क्या ये जून परिवार के प्राचीन पूर्वज एक दिव्य सम्राट है? जून लिनशियाओ मन ही मन सोचने लगा। उसी क्षण उसे सचमुच कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसके दादाजी की पर्वत जैसी शक्तिशाली और निर्विवाद शक्ति का अनुभव तो हो ही रहा था, लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति से उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, जो सचमुच एक साधारण व्यक्ति जैसा लग रहा था। एक दिव्य सम्राट से यही उम्मीद की जाती है। एक दोषरहित पवित्र शरीर, स्वर्ग और पृथ्वी का रहस्यमय द्वार, वाह वाह वाह। डोमेन राज्यों के महान युद्ध का स्वागत करने का समय बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है कि यह बच्चा मेरे जून परिवार की बड़ी विपत्ति के लिए ही पैदा हुआ था। संकट का उत्तर देने और मेरे जून परिवार को इस कठिन दौर से उबरने में मदद करने के लिए आया है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। ये जानना जरूरी है कि सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी जून परिवार के प्रतिभाशाली सदस्य जून लिनशियाओ के पिता जब पैदा हुए थे तब वे केवल एक ही अच्छी बात कहते थे। अब वे लगातार 3 अच्छी बातें कहते हैं, जो ये दिखाने के लिए काफी है कि पूर्वज वास्तव में बहुत खुश थे। पुराने पूर्वज, क्या आपने पहले जो कुछ कहा था वो सब सच था? वीर में मौजूद एक अमर सम्राट ने साहपूर्वक पूछा। जून परिवार कुछ समय पहले ही पूर्वज ने भविष्यवाणी की थी कि एक भयंकर आपदा आने वाली है और कोई भी उससे बच नहीं पाएगा। हालांकि उनका जून परिवार उस आपदा से बच तो जाएगा, लेकिन वे कभी भी आज की तरह समृद्ध नहीं हो पाएंगे। बेवकूफ, मैंने तुम सबको बाहर जाकर और देखने को कहा था। ये शब्द बोलते ही वृद्ध पूर्वज ने तुरंत फटकार लगाई। ये कोई महान उपलब्धि वाला पवित्र शरीर नहीं है, ये तो स्पष्ट रूप से दूषित पवित्र शरीर है। दोनों में आकाश और पृथ्वी की तरह अंतर है और वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि मैंने जो कहा वो झूठ था? अंधकार युग आ रहा है, केवल अमर सम्राटों के पास ही लड़ने की शक्ति है। हालांकि मैं एक दिव्य सम्राट हूं, मैं जून परिवार की पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सकता और यह बच्चा हमारी आशा है। हजारों वर्षों तक साधना करने के बाद जिस दिन मैं दिव्य सम्राट बना, मुझे समझ में आया कि चाहे कोई कितनी भी साधना कर ले, अमर सम्राट बनने की राह में सफलता पाना असंभव है। हमारी दुनिया एक दिव्य द्वार से बंद है। नियम हमेशा के लिए केवल 3000 ही रहेंगे, इसलिए स्वर्गीय सम्राटों के लिए इसे पार करना इतना कठिन है। अंधकार युग में परवरिश जातियां आक्रमण करने वाली हैं, केवल दिव्य द्वार को खोलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उस समय अमर सम्राटों की तो बात ही छोड़िए, उनसे नीचे वालों के लिए भी अमर सम्राट बनने की राह बहुत आसान हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यमय द्वार के बारे में जो भी विवरण थे वे सब झूठे थे, लेकिन उन्होंने कुछ सुराग भी छोड़े थे। अगर मैं स्वर्गीय सम्राट न बना होता तो शायद मुझे पता ही न चलता। अब अच्छा है, निरंतर प्रगति की उम्मीद है। अगर मैं एक दिन अमर सम्राट बनने की राह पर आगे बढ़ जाऊं, तो मैं एक हाथ से अनगिनत परवरिश जातियों को मार गिरा सकता हूं और पूरे अंधकार युग को कुचल सकता हूं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने 100 वर्षों तक दैवीय द्वार की खोज की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पता चला कि यह तो एक अनोखी घटना में ही छिपा हुआ था। ये तो हमेशा से हमारे जून परिवार में ही था, सचमुच नियति ही थी। वृद्ध पूर्वज ने अत्यंत भावुक होकर कहा, फिर तुरंत अपना हाथ हिलाया और जोर से घोषणा की। तत्काल प्रभाव से इस बालक को दिव्य पुत्र नियुक्त किया जाता है। परिवार के सभी संसाधन पहले उसे और फिर अन्य दाव पुत्रों को दिए जाएंगे। साथ ही उसे आंतरिक रूप से डोमेन रीम्स के महान युद्ध में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है। निष्पक्षता की कोई बात नहीं होगी, ये पक्षपात है। हमें दिव्य द्वार खोलने में उसकी मदद करनी होगी। अंत में मैं स्वयं 5 वर्षों तक उसकी रक्षा करूंगा। दिव्य पुत्र, प्राचीन पूर्वज, यह भीड़ में मौजूद कई लोग कुछ हद तक हैरान थे। केवल जून मिनहाओ ही इतनी चौड़ी मुस्कान बिखेर रहे थे कि उनका मुंह लगभग उनकी कानों तक पहुंच गया था। जून परिवार में एक दिव्य पुत्र की पहचान बहुत महत्वपूर्ण होती है, लगभग एक आंतरिक रूप से नामित परिवार प्रमुख के रूप में। सामान्यतः मुख्य शाखा में प्रत्यक्ष रक्त संबंधियों की युवा पीढ़ी में से 10 दाव पुत्रों का चयन किया जाता है। ये 10 दाव पुत्र प्रतिस्पर्धा करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं और 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, जिसके बाद उन्हें दिव्य पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। इस अवस्था में परिवार के सभी संसाधन केवल दिव्य पुत्र को ही प्रदान किए जाते हैं। जून परिवार की युवा पीढ़ी की संख्या लाखों में है, उनमें से 10 का चयन करने और फिर एक दिव्य पुत्र को चुनने की इस प्रक्रिया में 15 वर्ष लग जाएंगे। लेकिन अब क्या जून लिनशियाओ वास्तव में शुरू से ही सम्मान का आनंद ले रही थी? इसका मतलब था कि 15 साल बाद अन्य प्रतिभाशाली प्रतिभाओं के रास्ते में सीधे तौर पर रुकावट डालना भला दूसरों को कैसे समझाया जा सकता था? ये सुनकर वृद्ध पूर्वज ने बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा, उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उनके व्यक्तित्व से क्रोध रहित अटूट शक्ति का आभास हुआ। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा, कोई निष्पक्षता नहीं है। बेशक असंतुष्ट, अगर असंतुष्ट हो तो जाओ लड़ो, मुकाबला करो, संघर्ष करो, लूटो कब्जा करो। क्या हम जून परिवार हमेशा से ऐसे ही नहीं रहे हैं? बुजुर्ग पूर्वज ने अपनी आस्तीन झटकते हुए कहा। उनकी आंखों में आशा और उम्मीद झलक रही थी जब उन्होंने अपनी बाहों में बच्चे को देखा। इस बच्चे को हारना नहीं चाहिए और वो हार नहीं सकता, ये भविष्य की आशा है। ये सोचते ही उसे अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। अरे, इस बच्चे का नाम क्या है? हमें उसका नाम रखने का समय नहीं मिला। उसके पिता भी यहाँ नहीं है, तो क्यों ना आपकी कोई नाम सुझाएं, हे पूर्वज। जून मिनहाओ ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। वृद्ध पूर्वज ने सिर हिलाया, फिर अपनी गोद में बैठे बच्चे को ध्यान से देखा, कुछ पल सोचा और फिर कहा, मेरे जून परिवार के पुत्रों को बादलों की चोटी पर खड़े होकर सभी प्राणियों को पैरों तले रौंद देना चाहिए। बादलों में उड़ता हुआ और आकाश में विचरण करता हुआ, चलो उसे लिनशियाओ कहते हैं। जून लिनशियाओ, पूर्वज का वचन ही अंतिम था। जून लिनशियाओ ने राहत की सांस ली। अगर उसे सचमुच अपना नाम बदलना पड़ा तो उसे थोड़ी असहजता महसूस होगी। संयोगवश उसके पिछले जन्म में भी उसके नाम का यही अर्थ था। हम पुरुषों को बादलों में उड़ना चाहिए और आकाश में विचरण करना चाहिए। दिव्य द्वार, डोमेन रीम्स का महान युद्ध, एक रहस्यमय पिता, अजय शरीर और समकक्षों की खोज। अब मैं व्यस्त रहूंगा। हालांकि मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए अगर मैं सभी युगों पर प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सका और दुनिया में अद्वितीय नहीं बन सका, तो मैं वास्तव में उन सभी उपन्यासों को निराश कर दूंगा जो मैंने पढ़े हैं। जून लिनशियाओ ने मन ही मन सोचा। हालांकि वह बहुत व्यस्त रहेंगे, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। आखिरकार वह नहीं चाहता था कि शुरुआती दृश्य उसके पिछले जीवन में पड़े गए किसी उपन्यास जैसा हो। इस बच्चे की प्रतिभा विलक्षण है, लेकिन दुर्भाग्य से ये बड़े विवादों का युग नहीं है, इसलिए पहले इसे 1000 साल के लिए सील कर देते हैं। अगर ऐसा सचमुच होता तो उसके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होती। चूंकि मैं यहाँ हूँ तो इसका भरपूर फायदा उठाऊंगा। शुभानुमा की दुनिया, मैं यहाँ हूँ। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अध्याय 3, दाव का प्रयोग, वही दाव है, 3 वर्ष का दाव भ्रूण क्षेत्र। यदि मैं अमर सम्राट बन जाऊं एक दिन, मैं स्वर्ग के सभी निश्चित क्षेत्रों को पार कर जाऊंगा और एक ही हाथ से पूरे अंधकार युग को कुचल दूंगा। मैं उन विदेशी जातियों को मुर्गियों और कुत्तों की तरह मार डालूंगा। हालांकि मैं ये कहता हूं, यदि दिव्य द्वार नहीं खुलता है तो दुनिया में कोई भी अमर सम्राट नहीं बन सकता। क्षेत्र तो यह भी आपके निष्ठों पर निर्भर करता है। दिव्य पुत्र हॉल के प्रांगण में छोटी झील के किनारे स्थित कमरे के बाहर जून परिवार वृद्ध पूर्वज ने धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक जून लिनशियाओ को खेती से संबंधित ज्ञान समझाया। इस संसार में साधना की शुरुआत आध्यात्मिक स्तर से होती है। आध्यात्मिक स्तर जो हृदय है, साधना की नींव है। इसमें कुछ 6 चरण हैं। आत्मा में प्रवेश, रक्त विनिमय, शरीर का सुदृढ़ीकरण, नाड़ी विस्तार, कुंठा भेदन और आत्मा की रक्षा। ये 6 चरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक कि जंजाल प्रतिभावान व्यक्ति को भी आत्मा की रक्षा तक पहुंचने में 2 वर्ष लगते हैं, जिससे एक मजबूत नींव तैयार होती है। इसके बाद पंच चरम अवस्था आती है, हाथ, पैर, मुख, नाक और आंखें। साधना का क्रम व्यक्ति की साधना विधि के अनुसार भिन्न होता है। साधना के बाद शारीरिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। इस अवस्था में निम्न स्तर के लोग विभिन्न मार्शल कौशलों का अभ्यास करना शुरू कर चुके होते हैं। आध्यात्मिक मंच ऊर्जा का संवर्धन करता है, पंच चरम शरीर का संवर्धन करते हैं और तभी व्यक्ति तीसरे लोक दाव भ्रूण लोक तक पहुंचता है। यही साधना का सच्चा आरंभ है। इस स्तर तक पहुंचने वाले लोग स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके अपने आध्यात्मिक मंच में संग्रहित कर सकते हैं, जिससे उनके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है और वे अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। साथ ही विभिन्न दिव्य शक्तियों और मंत्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। निचले स्तर के लोगों को इस स्तर तक पहुंचने में 15 वर्ष लगते हैं, जो अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय होता है। लेकिन हमारी 10 दिशाओं वाले अमर दरबार में ये साधना का मात्र पहला चरण है। भ्रूण को जागृत करना, भ्रूण को ठोस बनाना, भ्रूण का मार्गदर्शन करना और भ्रूण का पोषण करना, ये दाव भ्रूण क्षेत्र के चरण है। ऊपर मैंने जो बताया वह सामान्य लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग है, लेकिन जून लिनशियाओ आप अलग है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के पास दाव भ्रूण होता है। दाव भ्रूण ही साधना का आधार है। अन्य सभी व्यक्तियों का दाव भ्रूण एक समान होता है, जो जिस साधनों से बनता है। आप उनसे भिन्न हैं। लिनशियाओ, तुम में जंजाल पवित्र शरीर दाव भ्रूण है। तुम्हारा दाव भ्रूण जंजाल दाव भ्रूण है, जिसका अर्थ है कि तुम स्वाभाविक रूप से दाव के निकट हो, साधना के लिए जन्मी हो। इसलिए तुम्हारा जन्म दाव भ्रूण क्षेत्र में हुआ है। बेशक यह इससे भी अधिक हो सकता है, क्योंकि दाव भ्रूण को जागृत करने की आवश्यकता है, इसलिए तुम दाव भ्रूण क्षेत्र से पहले पंचचरम क्षेत्रों में अटकी हुई हो। यदि जन्म के समय किसी ने तुम्हारी सहायता की होती तो तुम्हारा आरंभिक बिंदु इससे कहीं आगे हो सकता था। जून लिनशियाओ के जन्म को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके बारे में खबरें थम नहीं पाई थी। पुराने पूर्वज की वापसी, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा, दिव्य पुत्र के रूप में उनका अभिषेक, स्वर्ग और पृथ्वी का रहस्यमय द्वार और लोक युद्ध के लिए निर्धारित कोटा। इनमें से कोई भी एक घटना सनसनीखेज होती, अकेले जून लिनशियाओ पर इन सभी घटनाओं का बोझ पड़ने की तो बात ही अलग है। हालांकि जंजाल पवित्र शरीर दाव भ्रूण इतना अलौकिक था कि इसका अस्तित्व केवल जून परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों के बीच ही प्रचलित था। लेकिन फिर भी घटनाओं की श्रृंखला ने बाहरी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जून परिवार ने किस तरह का विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति पैदा किया है। हालांकि जून लिनशियाओ ने दिव्य पुत्र हॉल में काफी आरामदायक 3 साल बिताए। भोजन और दैनिक जरूरतों के लिए एक ढाई माँ उसकी सेवा करती थी और उसे हर तरह की दिव्य गोलियां और पवित्र औषधियां मुफ्त में भेजी जाती थी, जिन्हें वह कैनी की गोलियों की तरह लापरवाही से खाता था, लगभग उसे उंगली गया था। इतना खाने पीने के बावजूद इन 3 वर्षों में किसी ने भी उसे साधना नहीं सिखाई। ऐसा लगता था मानो वे जानबूझकर उसे बहुत जल्दी साधना शुरू नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अस्थिर नींव का डर था। आज ही जाकर वृद्ध पूर्वज आखिरकार मान गए। 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। इस दौरान शायद उल्लेख करने लायक एकमात्र घटना 1 साल की उम्र में लॉटरी निकालना, भविष्य के करियर का अनुमान लगाने के लिए वस्तुओं को चुनना ही थी।
जब वह 1 साल का था तो उसने लॉटरी के दौरान एक तलवार चुनी। हालांकि तलवार देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो वहां मौजूद लोगों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। बेशक बाद में कोई फॉलो नहीं हुआ, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि दूसरों की उससे अपेक्षाएं बढ़ गई थी। हे पूर्वज जी, आपने अभी कहा कि नीचे लोग के लोगों को दाऊद लोग में प्रवेश करने के लिए 15 वर्ष लगते हैं। ऊपरी लोग के लोगों के बारे में क्या? जून लिंचियाओ जमीन पर सिर टिकाकर लेटा हुआ था और उस बूढ़े पूर्वज को देख रहा था, जिससे मरता जैसी आह्वान कर रही थी। इन 3 सालों ने उसे लगभग पागल कर दिया था। क्या उसका शरीर सचमुच इतना शक्तिशाली था? उसे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा था? ऊपरी लोग, वृद्ध पूर्वज थोड़ी देर रुके, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोले, नीचे 1000 लोग, मध्य 1000 लोग और ऊपरी 1000 लोग सब अलग-अलग हैं। मुझे मध्य 1000 लोग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो चलिए ऊपरी 1000 लोगों की बात करते हैं। आमतौर पर ऊपरी 1000 लोगों के किसी विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति को भी दाऊद लोग तक पहुंचने में 10 साल लगते हैं। 10 दिशाओं के अमर दरबार के हमारे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति तो और भी ज्यादा प्रभावशाली हैं, वे इसे 7 साल में ही कर लेते हैं। और उन अद्वितीय विलक्षण प्रतिभावान व्यक्तियों की बात करें, जैसे आपके पिता, उन्हें तो सिर्फ 5 साल लगे। साधना की शुरुआत से लेकर आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने में 2 वर्ष, पंचरम लोकों में प्रवेश करने में 1 वर्ष और दाऊद लोक में प्रवेश करने में 2 वर्ष, कुल 5 वर्ष। यह विलक्षण प्रतिभाओं में भी विलक्षण है, जो निम्न लोकों के लोगों को 10 वर्ष से भी अधिक पीछे छोड़ देता है। आपके पिता ने 5 वर्षों में दावमूलक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। इतिहास में देखें तो केवल उन्हीं के पास ऐसी प्रतिभा थी। वे वास्तव में सर्वकालिक महानतम प्रतिभा के हकदार हैं। तुम्हारे शारीरिक गठन की बात करें तो ये और भी खास है। अगर तुम 5 साल की उम्र से पहले अपने दाऊद को जागृत कर लेते हो, तो तुम अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़कर उन्हें एक ही झटके में पीछे छोड़ सकते हो। तुम्हें अब भूतपूर्व और बेजोड़ भी कहा जा सकता है। जब प्राचीन पूर्वज ने निम्न लोकों के बारे में बात की तो वे थोड़े अनिश्चित प्रतीत हुए। आखिरकार वे एक अमर सम्राट थे जिन्होंने हजारों वर्षों तक साधना की थी। भला वे निम्न लोकों को कैसे समझ सकते थे? लेकिन जब उन्होंने जून लिंजियाओ को देखा तो उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव भर गया। जून लिंजियाओ पिछले 3 वर्षों में सचमुच बहुत ही अच्छे व्यवहार वाला रहा था। वह उसे बहुत पसंद करता था। उनकी बातचीत लगभग हमेशा इस तरह होती थी कि वह बैठकर बोलता रहता था, जबकि जून लिंजियाओ उसके बगल में बैठकर सुनती रहती थी। जब वह बोलते-बोलते थक जाता तो छोटी बच्ची सो जाती थी। 5 साल, जून लिंजियाओ ने मन ही मन सोचा, ये बहुत लंबा समय था, है ना? दूसरों के पास करने के लिए काम थे, लेकिन वह जन्म से ही इस लोक में फंसा हुआ था। क्या उसे अनिश्चित काल तक बस इंतजार करना था? लेकिन ऐसा लगता है कि उनका शुरुआती बिंदु दूसरों की अंतिम रेखा थी। लेकिन ये काफी नहीं था। शुभारंभ हुआ की दुनिया में प्रतिभाओं की सबसे ज्यादा कमी थी। वो एक खलनायक था, इसलिए उसे और भी शक्तिशाली होना जरूरी था। ये सोचते हुए जून लिंजियाओ ने आगे कहा, पुराने पूर्वज दाऊद को वास्तव में कैसे जागृत किया जाता है? इन वर्षों में उसने खुद इसे आजमाया नहीं था, लेकिन उसे एक भी सुराग नहीं मिला था। यह ऐसा था जैसे ट्यूटोरियल को छोड़कर सीधे खेल में कूद जाना। ये जाने बिना कि क्या करना है। आपका शारीरिक गठन विशेष है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। यह भूतपूर्व है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए आपको खेती न करने देना भी आपके अपने भले के लिए था, क्योंकि अगर आप बहुत छोटे थे तो किसी अपरिवर्तनीय दुर्घटना का डर था। लेकिन तुम पहले से ही 3 साल के हो, इसलिए थोड़ा सा खुलासा करने से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन तुम पहले से ही 3 साल के हो, इसलिए थोड़ा सा खुलासा करने से कोई नुकसान नहीं होगा। पालथी मारकर बैठें, आंखें बंद करें, स्वर्ग और पृथ्वी से संवाद स्थापित करें और चुपचाप अपने कुल की अमर साधना तकनीक का जाप करते हुए अपने शरीर के भीतर की आवाज को खोजें। जो भी आवाज आपको प्रतिक्रिया दे, वही दाऊद है। पुराने पूर्वज ने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा, उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि जून लिंजियाओ ऐसा कर पाएगी। आखिरकार दाऊद निराकार होता है। यहाँ तक कि उच्च लोक में भी कुछ लोग अपना पूरा जीवन इसे प्राप्त किए बिना ही बिता देते हैं। दाऊद के बिना कोई कह सकता है कि उनका भाग्य साधना न कर पाने का है, वे केवल एक पल ही रह जाएंगे। सही समय, सही जगह और सही लोग, इनमें से किसी की भी कमी नहीं हो सकती। स्वर्ग और पृथ्वी से संवाद करना, जून लिंजियाओ ने मन ही मन सोचा, मानो उसे तरकीब मिल गई हो। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी से संवाद के बारे में कभी नहीं सुना था। इसका मतलब तो प्रकृति की आवाजें सुना होना चाहिए, है ना? मन में एक विचार आते ही वो तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वह जून परिवार की सर्वोच्च स्तरीय साधना तकनीक के लिए अमर स्ट्रॉ का अभ्यास कर रहा था। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसे सम्राट स्तर तक विकसित किया जा सकता था, एक अद्वितीय साधना तकनीक जो 10 दिशाओं के अमर दरबार में शीर्ष 2 में शुमार थी। बेशक साधना की कठिनाई का भी अंदाजा लगाया जा सकता था। साथ ही केवल परिवार के मुखिया और उनके उम्मीदवार ही इसकी साधना करने के योग्य थे। यहाँ तक कि उनके पिता को भी आधिकारिक तौर पर दैवीय पुत्र घोषित होने के बाद ही इसकी साधना करने की अनुमति मिली थी। लेकिन वह अलग थे, उन्होंने सबसे पहले इसी साधना तकनीक की साधना की। वह सचमुच एक लाडला बच्चा था। स्वर्ग और पृथ्वी से संवाद स्थापित करें, मनन साधना तकनीक का मौन पाठ करते हुए आवाज की खोज करें। जून लिंजियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली। घोर अंधेरा होने के बावजूद उसे अजीब तरह से केवल स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर एक चमकता हुआ पदार्थ उत्पन्न होता हुआ महसूस हुआ, जो लगातार उसके शरीर में समाहित होता जा रहा था। उसने अनुमान लगाया कि यह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा ही होगी। लेकिन अपने शरीर के भीतर की आवाज को खोज रहा हूं, लेकिन अपने शरीर के भीतर की आवाज को खोज रहा हूं। हम जब जून लिंजियाओ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को देखकर आश्चर्यचकित था, तभी अचानक उसके कानों में एक प्रतिध्वनि सुनाई दी। उसने वहीं चढ़ाकर ध्यान से जांच की और कुछ और प्रयासों के बाद अंततः उसे अपने दांतियां में एक सफेद अंडाकार गोला दिखाई दिया, जो भ्रूण जैसा लग रहा था। उसने उसे पुकारने की कोशिश की और तुरंत ही उसने देखा कि छोटा अंडाकार गोला कांपने लगा। उसके भीतर से एक सुनहरी गंध धारा फैली और कुछ ही क्षणों में उसने पूरे स्थान को सुनहरा रंग दिया। इस दृश्य को देखकर जून लिंजियाओ को ऐसा लगा मानो वह किसी गहन अवस्था में पहुंच गया हो, जैसे समाधि में प्रवेश कर गया हो या जिसे लोग ज्ञानोदय कहते हैं। ऐसा लगा जैसे बहुत लंबा समय बीत गया हो, फिर भी ऐसा लगा जैसे बस एक पल ही बीता हो। फिर जैसे ही पूरा स्थान सुनहरे रंग में रंग गया, एक जोरदार धमाके के साथ उसके दिमाग में अचानक हुए विस्फोट ने उसे चौंका दिया और उस भीषण बल के कारण उसने अपनी आंखें तेजी से खोल दी। भ्रूण को जागृत करना, भ्रूण को ठोस रूप देना, भ्रूण का मार्गदर्शन करना। यह जून परिवार हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों तक खेती की थी, उन्होंने इस तरह का दृश्य नहीं देखा था। लेकिन उसने सचमुच यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। अपार शक्ति वाले एक अमर सम्राट के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जून लिंजियाओ ने सफलतापूर्वक अपने दाऊद को जागृत कर लिया था और आधिकारिक तौर पर दाऊद क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। इस समय तक वह जून परिवार का एक अद्वितीय, बेजोड़ और अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति बन चुका था। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं हुई। दाऊद क्षेत्र में 4 लघु क्षेत्र थे, लेकिन उन्होंने भ्रूण जागरण, भ्रूण ठोसकरण और भ्रूण मार्गदर्शन को एक ही बार में पूरा कर लिया और सीधे दाऊद क्षेत्र के शिखर में प्रवेश कर गए। उनका यह अभूतपूर्व विकास अविश्वसनीय रूप से सहज था। इसे देखते हुए अगर आखिरी छोटे क्षेत्र भ्रूण का पोषण को पूरा होने में समय की आवश्यकता न होती तो शायद वह उसमें भी सफलता प्राप्त कर लेता। यह दोषरहित सहज पवित्र शरीर दाऊद भ्रूण है। ये दृश्य देखकर वृद्ध पूर्वज भी स्तब्ध रह गए। जून लिंजियाओ के शरीर में मानो कोई बल खुल गया हो। पिछले 3 वर्षों में अर्जित अनगिनत दिव्य गोलियां और पवित्र औषधियां क्षण फूट पड़ी। अंडाकार गोले से निकलने वाली सुनहरी गंध धारा धीरे-धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके पूरे शरीर में ऐसा महसूस हो रहा था मानो 2 दिल एक साथ धड़क रहे हों, जिससे 1+1 से भी अधिक प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। चटक 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 जून लिंजियाओ ने अपना शरीर हिलाया और उसे केवल अपनी हड्डियों से आती हुई कुरकुरी आवाजें सुनाई दी। दोनों दिलों की धड़कन से उसके पूरे शरीर में सुनहरी ऊर्जा और रक्त का प्रवाह बढ़ गया। उसकी मांसपेशियां, नसें और यहाँ तक कि हड्डियां भी अचानक शक्तिशाली हो उठी। एक सहज मुट्ठी कसने से ही उसे पलटने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत दर्जनों गुना या उससे भी अधिक बढ़ गई है। ये पहले की तुलना में बिल्कुल स्वर्ग और धरती जैसा था, पूरी तरह से अतुलनीय। लेकिन क्या बस इतना ही? यह उतना मुश्किल क्यों नहीं लग रहा जितना पूर्वज ने बताया था? जून लिंजियाओ थोड़ा हैरान था, यहाँ तक कि उसे ये भी लग रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया, वरना यह इतना आसान क्यों था? दाऊद भ्रूण को जागृत करना, दाऊद भ्रूण को ठोस बनाना और दाऊद भ्रूण को उसके सार को मुक्त करने के लिए निर्देशित करना ही प्रक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन उसने केवल उसे पुकारने के अलावा कुछ क्यों नहीं किया और उसने तुरंत उसके शरीर को मजबूत करना शुरू कर दिया। पुराने पूर्वज, मेरे पोते, ये कौन है? जून मेधाव ने कमरे के बाहर शोर सुना और बाहर आया। दृश्य देखकर वह भी स्तब्ध रह गया। काफी देर बाद उसने धीरे से बुदबुदाया, दाऊद भ्रूण क्षेत्र में एक 3 वर्षीय बच्चा, महान दाऊ का प्रिय बच्चा, मेरा पोता दुनिया को उलट-पुलट कर देगा। कुछ दिन पहले अमर वंश की उस युवक ने मुझे एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने मेरे पोते से शादी करवाने की इच्छा जताई थी। मैंने इस पर विचार भी किया था। अब बाहर में जाए, उसकी राजकुमारी इसके लायक नहीं है। मैंने सुना है कि क्यू परिवार की एक दिव्य पुत्री है, वो शायद मेरे पोते के लायक हो। लगता है मुझे यात्रा करनी ही पड़ेगी। और बूढ़े पूर्वज ने भी जून लिंजियाओ की ओर देखकर दिल खोलकर हंसा। ऐसा लग रहा था कि उनके जून परिवार में अमर सम्राट पैदा होने की उम्मीद जगी थी। इतना ही नहीं, अगर जून लिंजियाओ के पास सचमुच दिव्य द्वार है, तो उसे भी इस जीवन में अमर सम्राट बनने की उम्मीद हो सकती है। ये सोचकर वृद्ध पूर्वज जून लिंजियाओ का पालन पोषण करने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित हो गए। क्या एक राजकुमारी मेरे लायक नहीं है? जून लिंजियाओ का दिल थोड़ा बैठ गया। उसने इस रिश्तेदार शादी के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना था। एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में वह वास्तव में निर्धारित विवाहों को पूरी तरह से नहीं समझता था, लेकिन यह साधना का संसार था जहां केवल शक्ति ही मायने रखती थी। और अगर ऐसी स्थिति हो, नदी के 30 साल पूर्व, 30 साल पश्चिम, किसी गरीब लड़की को परेशान मत करो। ये दिलचस्प होगा। तो हे वृद्ध पूर्वज, क्या अब मुझे दाऊद भ्रूण क्षेत्र में माना जाता है? जून लिंजियाओ ने पूछा। ये बहुत सहज था। उसे लगा कि यह हंसी नहीं है। बिल्कुल। लगता है हमने आपके शारीरिक बल का सही आकलन नहीं किया। कोई बात नहीं, कल से आपके साधना अभ्यास के लिए एक समर्पित शिक्षक उपलब्ध होंगे। यद्यपि मैं अमर सम्राट हूं, फिर भी दूसरों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कर्मियों की आवश्यकता होती है।
न तो आवेगपूर्ण, न ही अत्यधिक आश्चर्यचकित, न ही विनम्र और न ही अभिमानी, वृद्ध पूर्वज ने अपनी दाढ़ी सहलाई और जून लिनशियाओ की ओर उनकी निगाहें उत्तरोत्तर संतुष्ट होती गई। देखते ही देखते उन्होंने देखा कि जून लिनशियाओ ने अचानक अपने कपड़े थपथपाए और उठ खड़ी हुई। बूढ़े पूर्वज तुरंत समझ गए कि वह क्या करने वाली है। क्या आप उसे खाना पहुंचाने जा रहे हैं? वृद्ध पूर्वज ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। उनकी निगाहें मानो भविष्य को घेर रही थी, लेकिन उनके चेहरे के भाव चाहे किसी भी तरह से देखे जाए कुछ हद तक गंभीर प्रतीत हो रहे थे, मानो उसे कोई रहस्य पता हो। हालांकि जून लिनशियाओ के सामने ये बेकार साबित हुआ। उसने बूढ़े पूर्वज के व्यक्तित्व को लगभग समझ लिया था, एक पहेली सुलझाने वाला। ठीक वैसे ही जैसे जब उसने लॉटरी के दौरान चुनी गई तलवार के बारे में पूछा था, तब बूढ़े पूर्वज ने कुछ नहीं कहा था और अब पूछने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। ये सोचकर उसने शांति से सिर हिलाया और कहा, हाँ। खाना पहुंचाने की बात करते हुए जून लिनशियाओ थोड़ी भावुक हो गई। किसने सोचा होगा? वह हर जगह जाकर इनाम पाना चाहता था, लेकिन उसे डिवाइन सन हॉल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, वह फूलों की तारीफ करने और रास्ते में जाकर जानकारी इकट्ठा करने के लिए पिछवाड़े चला गया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे पता ही नहीं चला कि खून से लथपथ एक छोटी लड़की कहां से प्रकट हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे कुछ खाने के लिए उसे अगवा करना चाहती हो। हालांकि यह अफसोस की बात थी, भले ही उसकी साधना इतनी कमजोर थी कि पहरेदार उसे तुरंत पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसे तुरंत काबू में कर लिया गया। अगर उसे यह संदेह न होता कि उसके सामने खड़ी व्यक्ति किसी प्रकार की महिला नायिका है और उसने हस्तक्षेप न किया होता, तो वह पहले ही मारी जा चुकी होती। तब से उसके कुछ अन्याय बढ़ गए थे। उसे उसके नीरस जीवन में एक मसाले की तरह समझे। अध्याय 4 उसने ताज पहना, उसने कीमत चुकाई, राज्य सहित। समय तेजी से बीत गया और 2 और 7 पलक झपकते ही गुजर गए। इस साल जून लिनशियाओ 5 साल की थी और उसकी चोटी नहीं आई। नहीं, वास्तव में वह उसकी बढ़ने आई थी, क्योंकि वह इस साल 8 साल की हो गई थी। इन 2 वर्षों में जून लिनशियाओ ने दाव भ्रूण क्षेत्र को पार कर आध्यात्मिक दाव क्षेत्र में प्रवेश किया, विशेष रूप से आध्यात्मिक दाव क्षेत्र के तीसरे चरण में। वह पहले से ही दाव धर्म का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसका दैनिक प्रशिक्षण अभी भी तलवारबाजी और शारीरिक तकनीकों पर केंद्रित था, क्योंकि अंततः शरीर ही प्राथमिक केंद्र था। 5 साल की उम्र अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि डिवाइन सन हॉल आखिरकार इसी वर्ष खुला और अब बाहरी लोग भी यहाँ घूमने आ सकते थे। जून लिनशियाओ के पास डिवाइन सन हॉल छोड़ने से पहले अभी भी आधा साल का समय था। उनके दादा के अनुसार यद्यपि वे इस पीढ़ी के एकमात्र प्रत्यक्ष वंशज थे, फिर भी उनके कई भाई बहन थे। वह अपनी पहचान को लेकर भी बहुत स्पष्ट था। वह जून परिवार की उम्मीद था, लेकिन उसकी उम्र के लोगों के लिए वह खतरा हो सकता था। इसलिए वह सोच रहा था कि उसे मिलने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा। शायद कोई हट्टा-कट्टा आदमी ही प्रवेश करने पर ईश्वर के पुत्र होने की अपनी पहचान पर सवाल उठाएगा। उन्होंने इस बारे में सोचा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सबसे पहले जो व्यक्ति प्रकट हुआ वह एक महिला थी। हु टिल्डा। क्या ये दोषरहित सहज पवित्र शरीर दाव भ्रूण है? दिव्य तलवार द्वारा चुने जाने के भी मुश्किल से योग्य। कोट। पहली आगंतुक एक वीर महिला थी, जिसने काले रंग की पोशाक पहनी थी और ऊंची चोटी बनाई हुई थी। उसका कद लंबा और सीधा था। उसने दस्ताने पहने हुए थे और उसकी कमर पर तलवार की खाली यान लटकी हुई थी। वह रेगिस्तान में खड़े एक गौरवशाली चिनार के पेड़ की तरह, समय की कसौटी पर खस्ताहाल पहाड़ की चट्टान की तरह ठोस और शक्तिशाली थी। उसका शरीर सुडौल और आकर्षक था, ठंडी चांदनी रात में हरे बांस की तरह लचीला फिर भी अधिक। मानो युद्ध के लिए ही जन्मी हो। उसका नाम जून कियोंग था, जो जून लिनशियाओ की छठी बहन थी, जबकि जून लिनशियाओ 14वें स्थान पर थी। जून सभी में सबसे छोटी थी। जून लिनशियाओ ने उस महिला को देखा, फिर उनके बगल में बैठे उस बुजुर्ग पूर्वज पर एक नजर डाली, जो बेपरवाही से आंखें सिकोड़ रहा था और उसे थोड़ा अजीब लगा। हालांकि अब उसे उस तलवार का नाम पता चल गया था जिसे उसने लॉटरी के दौरान चुना था। हालांकि यह सिर्फ एक उपाधि भी हो सकती है, दिव्य तलवार। लेकिन जून कियोंग को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जून लिनशियाओ को नीचे देखते हुए अपनी लाल आंखों से जून लिनशियाओ से पूछा, अरे बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूँ, यदि आपको सत्ता मिल जाती है, तो आप उसका उपयोग कैसे करेंगे? दोस्तों के लिए, परिवार के लिए या पूरे परिवार के लिए? उसने जून लिनशियाओ की ओर नीचे देखा और उसके चेहरे पर अत्यधिक दबाव झलक रहा था। सत्ता का हमेशा एक उद्देश्य रहा है, दोस्तों के लिए खून बहाना, परिवार की रक्षा करना, परिवार का निर्माण करना। यह उसके छोटे भाई से मिलने जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, ये तो युद्ध की घोषणा जैसा लग रहा था। जून लिनशियाओ ने पास ही में मौजूद उदासीन बूढ़े पूर्वज और कुछ बेचैन दादाजी पर एक बार फिर नजर डाली और तुरंत समझ गई कि इस दृश्य का क्या मतलब है। ये एक परीक्षा है। ये सोचते हुए जून लिनशियाओ ने ध्यानपूर्वक विचार करना शुरू किया। ये जानकर कि यह एक परीक्षा थी, स्थिति थोड़ी आसान हो गई। सही उत्तर निश्चित रूप से परिवार होगा। यदि किसी को सत्ता प्राप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से उसका उपयोग परिवार के लिए किया जाना चाहिए। यही बिल्कुल सही उत्तर था। लेकिन ये शुमानुआ की दुनिया थी, ये जून परिवार था और वह जून लिनशियाओ था। उसके पास अपना जवाब था। अगर मेरे पास शक्ति है, एक शक्तिशाली और अद्वितीय शक्ति, तो निस्संदेह मैं इस शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए ही होने दूंगा। जून लिनशियाओ ने अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखा और गंभीरता से जवाब दिया। मन, शरीर, हाथ और पैर चंद से प्राप्त होने वाली इन चीजों को भी एक प्रकार की शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि ये शक्तियां जन्मजात होती हैं, लेकिन इनका उपयोग कहां किया जाता है, यही मुख्य बात है। सुपरमैन और होमलैंडर के बीच वह बिना किसी झिझक के होमलैंडर को चुनता। दोनों के पास शक्ति थी, एक दूसरे के लिए थी, दूसरी खुद के लिए। यदि मनुष्य अपने लिए नहीं जीता, तो आकाश और पृथ्वी उसे नष्ट कर देंगे। केवल वही मूल है, केवल उसी के पास परिवार है, केवल उसी के पास सब कुछ है। हालांकि ऐसा लगता नहीं था, लेकिन जून लिनशियाओ एक पुनर्जन्म था और साथ ही वह एक स्वार्थी खलनायक था जो अपने आसपास की हर चीज का उपयोग करना जानता था। आपके लिए। ये सुनकर जून कियोंग हंस पड़ी और बोली, हाँ हाँ, कितना स्वार्थी जवाब है, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ। 14वें पुत्र जून लिनशियाओ, क्या यही है? ये लो, ये तुम्हारे लिए है। जून कियोंग मुस्कुराए और लापरवाही से कहीं से एक सैंड बॉक्स उसके पैरों पर फेंक दिया। फिर उसके होठों पर एक कठोर भाव आया, इसे खाओ और फिर जल्दी 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 मजबूत बनो। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि आप इस शक्ति से कितनी दूर तक जा सकते हैं। बोलने के बाद जून कियोंग सीधी मुड़ी और फिर चली गई। जून लिनशियाओ ने उसके जाते हुए रुख को देखा, फिर अपने सामने रखा डिब्बा खोला। तुरंत ही अंदर जो कुछ था उसे देखकर वह इतना हैरान हो गया कि उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। डिब्बे के अंदर एक दिल था, एक जमा हुआ दिल, नीली रोशनी की चमक से जगमगा रहा है। हालांकि दिल जम चुका था, फिर भी वह अजीब तरह से धड़क रहा था और समय-समय पर उसे नीली बिजली की रोशनी निकलती थी। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे, मानो किसी खूंखार जानवर को देख रहे हों। ये है। इसी क्षण वृद्ध पूर्वज अंदर खड़े हुए और चलकर आए और समझाने लगे, यह एक अमर वज्र ड्रैगन का हृदय है। अमर वज्र ड्रैगन। जून लिनशियाओ हैरान था। हाँ, अमर वज्र के अक्षर में रूपांतरित होने के बाद उसका हृदय विकसित होकर गायब हो जाता है। इसलिए रूपांतरित होने से पहले ही उसे मारकर उसका हृदय निकाल लेना चाहिए। एक हृदय को ढूंढना भी अत्यंत कठिन है। अमर वज्र की भयावह शक्ति का सामना करना तो और भी मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा अमर वज्र को अमर इसलिए कहा जाता है कि ना ही मजबूत है। जब तक ये हृदय नष्ट नहीं होता, तब तक ये 1000 वर्षों के बाद भी पुनर्जीवित हो सकता है। हजारों वर्षों से ब्रज को बिजली के प्रकोप का प्रतीक माना जाता रहा है, जो स्वर्गीय धन का प्रतिनिधित्व करता है। इसे खा लो और जिस भी वजह से बाहरी लोग भयभीत होते हैं, वो तुम्हारे लिए मानो अस्तित्वहीन हो जाएगा। इतना ही नहीं, तुम इसका उल्टा भी इस्तेमाल कर सकते हो। हर मुक्के और तलवार के बार में बिजली होगी, जिससे इसकी विनाशकारी शक्ति दोगुनी हो जाएगी और भविष्य में तुम उस अमर सच्चे ड्रैगन को भी बुला पाओगे। तुम्हारी छठी बहन लंबे समय से तैयारी कर रही थी, शायद उसने पूरे ऊपरी हजार लोगों में इसकी खोज की होगी। यह मत सोचो कि वह जल्दी में आई और चली गई, वास्तव में वह तुमसे बहुत प्यार करती है। वृद्ध पूर्वज ने बहुत सावधानी से समझाया। उन्हें डर था कि जून लिनशियाओ समझ नहीं पाएगा और उस छोटे बच्चे को देखते हुए उनकी आंखें खुशी से भर उठीं। बोलते समय वो वास्तव में सीधे नीचे बैठ गया और जून लिनशियाओ की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। पुराने पूर्वज, यह। उनके पीछे खड़े जून मिन्हाओ बेहद चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बुजुर्ग पूर्वज का इस बात से क्या मतलब था। ये जानना जरूरी है कि उनके सामने खड़े ये बुजुर्ग न केवल जून परिवार के पूर्वज थे, बल्कि एक स्वर्गीय सम्राट भी थे। एक स्वर्गीय सम्राट को अपने सामने झुककर बात करने के लिए राजी करना शायद इस दुनिया में केवल जून लिनशियाओ के बस की बात थी। कोई बात नहीं। वृद्ध पूर्वज ने उदासीनता से हाथ हिलाया, फिर जून लिनशियाओ के करीब झुककर गंभीरता से पूछा, लिनशियाओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि अगर आपके पास सत्ता हो, तो आप उसका इस्तेमाल न तो परिवार के लिए करेंगे, न दोस्तों के लिए, न रिश्तेदारों के लिए, बल्कि सिर्फ अपने लिए करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे थे? जून लिनशियाओ ने उधर देखा। उसने पहली बार दयालु वृद्ध पूर्वज को इतना गंभीर देखा था। बेशक उस बुजुर्ग पूर्वज के दृष्टिकोण से उन्हें किसी ने कुछ सिखाया नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसी बात कही जो विचारोत्तेजक थी। हालांकि जून लिनशियाओ के चेहरे पर एक स्पष्ट है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह मेरे निजी उपयोग के लिए है। वृद्ध पूर्वज ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या होगा यदि एक दिन जून परिवार का विनाश हो जाए क्योंकि उसके पास आपकी शक्ति नहीं है? तब क्या होगा? जून लिनशियाओ को इस सवाल के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जून परिवार और मैं दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं, हम एक ही हैं। ओह, आपका क्या मतलब है? बुजुर्ग पूर्वज ने अपनी दाढ़ी सहलाई, उनकी आंखें चमक उठी, स्पष्ट रूप से वे उत्सुक थे। जून लिनशियाओ ने जारी रखा, जून परिवार ने मुझे जन्म दिया है और मैं जून परिवार का पालन पोषण करता हूँ। इसलिए मेरी राय में जून परिवार और मैं अविभाज्य हैं। दूसरे शब्दों में मैं ही जून परिवार हूँ। इसे एक कदम और आगे ले जाएं। अगर एक दिन जून परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, तब तक मैं जून परिवार हूँ। जून लिनशियाओ ने बिना किसी झिझक के कहा। ये सब उनकी सच्ची भावनाएं थी। वे जानते थे कि वे किस युग में आ गए हैं और उन्होंने इसे शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया, इसे जागरूकता में बदल दिया। हाँ हाँ, बढ़िया। बुजुर्ग पूर्वज हंसे। उनसे मिलने के बाद यह दूसरी बार था जब वे हंसे थे। पहली बार वे जून लिनशियाओ के जन्म के समय हंसे थे।
हंसते हुए वृद्ध पूर्वज की आंखों में एक अटपूर्ण भाव आ गया। उन्होंने धीरे से जून लिंशियाओ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, लिंशियाओ तुम्हारा विचार गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। बस इसी विचार पर आगे बढ़ते रहो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बिल्कुल यही होना चाहिए। मेरे जून परिवार के लोग ऐसे ही होने चाहिए। यही मेरे जून परिवार की इच्छा है। मेरा जून परिवार ऊपरी हजार लोगों पर प्रभुत्व रखता है और 10 दिशाओं के अमर दरबार में शामिल है। ये जून परिवार के खौफ के नाम के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी शक्ति के बल पर है। जिस प्रकार मैं अकेला ही जून परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं, उसी प्रकार एक व्यक्ति ही जून परिवार है। यही मेरे जून परिवार का सार है, यही मेरी इच्छा है। भले ही जून परिवार का खोखला ढांचा मिट जाए, मेरा जून परिवार कभी नष्ट नहीं होगा। तुम्हारी छठी बहन ने तुम्हें पहले ही कुछ दे दिया है। इस बारे में सोचने के बाद मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। संयोग से मेरे पास यहाँ एक जैक का पेंडेंट है जो आप पर बिल्कुल जचेगा। आप लिंशियाओ घूम जाओ, मैं इसे पहनने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। जब वृद्ध पूर्वज बोल रहे थे, उन्होंने जून लिंशियाओ की कमर में एक सफेद जैक का झुमका बांध दिया। झुमका अनाकार था, बीच में खोखला था और उस पर सजीव दिखने वाला ड्रैगन बना हुआ था। दिव्य चेतना के बोध से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह हसीन हो और आध्यात्मिक से परिपूर्ण हो। इसे बांधने के बाद बूढ़े पूर्वज ने अपने होठों को चाटा, यह महसूस करते हुए कि यह वास्तव में एक उत्तम मेल था। हालांकि उसकी ओर देखते हुए उसने अनायास ही कहा, लेकिन एक और बात है लिंशियाओ, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी छठी बहन द्वारा तुम्हें ये दिल देने के पीछे दूसरा इरादा क्या था? ताकि मैं जल्दी से मजबूत हो जाऊं और फिर उसकी प्रतिद्वंदी बन सकूं। जून लिंशियाओ ने अपनी कमर पर लटके हुए जैक के पेंडेंट को छुआ और उदासीनता से जवाब दिया। उसके इरादे बिल्कुल भी छिपे नहीं थे, उसकी युद्ध की भावना चरम पर थी। वह सचमुच युद्ध की घोषणा करने आई थी। इस जवाब ने एक बार फिर बूढ़े पूर्वज को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उनकी आंखों में कोमलता आ गई। लगता है हमारी छोटी लिंशियाओ सचमुच बड़ी हो गई है। सचमुच तुम्हारी छठी बहन को ऊपरी हजार लोगों में शैतान की मुखिया के रूप में जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह महज एक पागल औरत है जो सिर्फ लड़ती है। वह अपना पूरा जीवन किसी प्रतिद्वंदी की तलाश में बिताती है, उसे निराश मत करना। बुजुर्ग पूर्वज ने ऐसा कहा और फिर एक तरफ हट गए, जिससे जून लिंशियाओ को अपना नया उपहार खुद ही निहारने का मौका मिल गया। जून मेनहाओ को पास आते देख वृद्ध पूर्वज ने निर्देश दिया, मैं खास तौर पर किसी को भेजकर वो दिल पकाऊंगा। तुम उसे खाते हुए देखना, हो सकता है उसका स्वाद अच्छा न लगे, लेकिन नर्म दिल मत बनो, अंत में इसे नुकसान होगा। हाँ। जून मेनहाओ तुरंत सहमत हो गया, लेकिन उसने जून लिंशियाओ की कमर पर लटके जैक पेंडेंट की ओर देखा और कुछ झिझक के साथ पूछा, लेकिन पूर्वज जी क्या आपके लिए उसे ये देना वाकई ठीक है? क्या ये जैक पेंडेंट एक विश्व विघटनकारी पत्थर नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि यह स्वर्गीय महल से नीचे के सभी दाव धर्म का सामना कर सकता है, उपयोगकर्ता के दाव धर्म को मजबूत कर सकता है और साथ ही क्षेत्रों को भेज सकता है, जिससे जीवन बचाने का एक पूर्ण अवसर मिलता है। क्या आपको कोई आपत्ति है? वृद्ध पूर्वज ने ससरी नजर डाली और जून मेनहाओ तुरंत ऐसा महसूस करने लगा जैसे वह किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा हो। हालांकि वह भी एक सम्राट था, लेकिन स्वर्ग के सम्राट के सामने वह बिल्कुल एक नन्ही चूजे जैसा था। उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। नहीं पूर्वज जी, मुझे लगता है कि उसे अभी ये देना जरा सा धोखा होगा और इसे वह बहुत अहंकारी हो सकता है। धोखा? उस बूढ़े पूर्वज ने सीधे उसकी बात काट दी और फिर फटकार लगाई, क्या मेरे जून परिवार के बच्चे धोखाधड़ी शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं? अहंकार की बात करें तो वह तो और भी हास्यास्पद है। क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरे जून परिवार के बेटे को उसके तथाकथित दाव हृदय को संयमित करने के लिए जानबूझकर दबाने की आवश्यकता है? मेरा जून परिवार पहले से ही अजय है और जून लिंशियाओ अनगिनत लोगों से ऊपर पैदा हुआ है। उसे स्वाभाविक रूप से गर्व होना चाहिए। अब तुम उसकी शान को कुचलना चाहते हो? कितनी हास्यास्पद बात है। तुम बूढ़े हो रहे हो, मुझे थप्पड़ मारने पर मजबूर मत करो। मान लीजिए आपकी बात में कुछ सच्चाई है, कई प्रतिभाशाली लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं। लेकिन क्या आपने अभी उसने जो कहा वह नहीं सुना? किसी को भी उस मेरे जून परिवार की अच्छा नहीं सिखानी चाहिए थी, लेकिन उसने इसे स्वयं ही समझ लिया, मानो वह मेरे जून परिवार में जन्मा हो, अजयता की शिखर पर खड़े होने के लिए जन्मा हो। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या आपको अभी डर है कि उसका दाव हृदय भटक जाएगा? बहुत ही हास्यास्पद। फिर से कह रहा हूं, मुझे थप्पड़ मारने पर मजबूर मत करो। वह हमारी पीढ़ी की सारी उम्मीदों का बोझ ढो रहा है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता, चाहे तुम उसके दादा ही क्यों न हो। यद्यपि दिव्य द्वार मिल गया है, लेकिन कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि यही असली दिव्य द्वार है। मैंने मूल रूप से इस छोटे से साथी की 5 साल तक रक्षा करने और फिर 3000 प्रांतों में जाकर दोबारा दिव्य द्वार की खोज करने की योजना बनाई थी, ताकि दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहूं। लेकिन अब लगता है कि मुझे यहाँ ज्यादा समय तक रुकना पड़ सकता है। जून मिनहाओ भला और कुछ कहने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसने तुरंत सहमति दे दी। इसी बीच जून लिंशियाओ के लिए फिर से खाना पहुंचाने का समय आ गया था। दरअसल उन्हें स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने नौकरों को भेजने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से बड़ा न्याय खाना नहीं खा रहा था। वह सजग लग रही थी, मानो हर कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। हालांकि जून लिंशियाओ के आसपास वह बहुत सहज महसूस करती थी, पालतू जानवर की तरह। इस बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि उसका हमेशा पिछवाड़े में रहना ठीक नहीं है और वह इतना महान युवा स्वामी होने के बावजूद उसके पास एक भी नौकरानी नहीं थी। ये सोचकर जून लिंशियाओ ने तुरंत बूढ़े पूर्वज से कहा, हे मेरे पूर्वज, मेरे घर के पीछे जो छोटी बच्ची है, मैं उसे नौकरानी के रूप में रखना चाहता हूँ। वह वृद्ध पूर्वज जिसे हर प्रार्थना पूरी करनी चाहिए थी, ने इस क्षण को अप्रत्याशित कह दिया। नहीं लिंशियाओ, तुम मेरे जून परिवार की उम्मीद हो, सबकी उम्मीद हो। तुम चुपके से 10 पालतू जानवर रख सकती हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन नौकरानी अलग होती है। आप जून परिवार के सदस्य हैं, दूसरे लोग कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं। आप मार्गदर्शक हैं, आप दिशा निर्देशक हैं। आपकी नौकरानी भी उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान वाली होनी चाहिए, जिसमें जून परिवार का सम्मान शामिल हो। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप चुन सकते हैं। सबकी निगाहें तुम पर हैं, सब तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। जून लिंशियाओ, तुम्हें सबका ख्याल भी रखना होगा, यही तुम्हारा भाग्य है। जो ताज पहनना चाहता है, उसे उसका भार भी उठाना होगा। तुम ताज पहनकर पैदा हुए हो और यह उसी ताज का एक भार है। डॉट डॉट PS प्रारंभिक चरण क्षेत्र प्रणाली विस्तृत संस्करण 1 आध्यात्मिक मंच क्षेत्र, आत्मा में प्रवेश, रक्त विनिमय, शरीर का सुदृढ़ीकरण, नाड़ी का विस्तार, सुबिंदुओं का टूटना, आत्मा की रक्षा। आध्यात्मिक मंच हर चीज की नींव है, जिसके पोषण और आधार तैयार करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की आवश्यकता होती है। 2 पंचचरण अवस्था, हाथ, पैर, मुख, नाक, आंखें। साधना का क्रम व्यक्ति की साधना विधि के अनुसार भिन्न होता है। साधना के बाद शारीरिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। यहाँ तक कि उच्चतर हजार अवस्थाओं के प्रतिभावान व्यक्तियों को भी इस अवस्था तक पहुंचने में 5 वर्ष लगते हैं। 3 दाव भ्रूण क्षेत्र, भ्रूण को जागृत करना, भ्रूण को संघनित करना, भ्रूण का मार्गदर्शन करना, भ्रूण का पोषण करना, दाव भ्रूण की खेती करना। आध्यात्मिक मंच के लिए भ्रूण में क्यूरी का मार्गदर्शन करना, इसे क्यूरी से पोषित करना और फिर कोई भी दाव भ्रूण का उपयोग करके विभिन्न दिव्य क्षमताओं को उजागर कर सकता है। 4 स्पिरिट दाव क्षेत्र, एक -9 क्षेत्र, इस बिंदु पर कोई व्यक्ति पहले से ही दाव भ्रूण का उपयोग स्वयं को मजबूत करने या दाव धर्म का प्रयोग करने के लिए कर सकता है। प्रारंभ में युद्ध का अधिकार रखता है। 5 दिव्य दाव क्षेत्र, एक -9 क्षेत्र, आत्मा का मंच और दाव भ्रूण आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक आत्मा का मन समाप्त नहीं हो जाता, दाव धर्म अनंत काल तक जारी रहता है। 6 स्पिरिट क्षेत्र 1 to 9 क्षेत्र, स्पिरिट प्लेटफॉर्म दर्जनों गुना विस्तारित होता है, जिससे अधिक उन्नत दाव धर्म का उपयोग संभव हो पाता है। 7 आध्यात्मिक क्षेत्र 1 to 9 क्षेत्र, व्यक्ति अपना अनूठा क्षेत्र खोज सकता है। इस क्षेत्र में उनका दाव धर्म और भौतिक शरीर मजबूत होते हैं। मध्य हजार लोगों में बड़े परिवारों के लिए ये पहले से ही एक प्रमुख युद्ध शक्ति है। 8 दिव्य क्षेत्र 1 to 9 क्षेत्र, इस क्षेत्र में व्यक्ति न केवल स्वयं को मजबूत कर सकता है, बल्कि अपने जन के धर्म स्वरूप के एक प्रेत को युद्ध के लिए बुला भी सकता है। मध्य हजार लोगों में बड़े परिवारों के लिए ये पहले से ही एक शीर्ष युद्ध शक्ति है। 9 स्वर्ग और पृथ्वी का क्षेत्र, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था, पूर्णता, शिखर पूर्णता। व्यक्ति अपने धर्म स्वरूप को क्षेत्र के भीतर संग्रहित करके युद्ध कर सकता है, जिससे उसकी युद्ध शक्ति और भी बढ़ जाती है। धर्म स्वरूप को अपना विशिष्ट नाम प्राप्त होता है और वह स्वर्ग और पृथ्वी धर्म में विकसित हो जाता है। 10 स्वर्गीय महल क्षेत्र, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था, पूर्णता, शिखर पूर्णता। ये क्षेत्र एक दहलीज है जो शरीर के भीतर स्थित दाव भ्रूण से जुड़ता है और सच्चे जनकालीन धर्म वही स्वर्ग और पृथ्वी धर्म को संग्रहित करता है। व्यक्ति इस क्षेत्र के बाहर भी युद्ध करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी धर्म का आह्वान कर सकता है। ये पहले से ही एक परिवार की युद्ध शक्ति है। मध्य हजार वर्षों के संसार में कबीले का मुखिया। 10.5 निर्वाण यह अवस्था अमर और नश्वर के बीच का भेद है, जिसमें नश्वर शरीर का पूर्णतः त्याग हो जाता है, दाव भ्रूण को परिपक्व किया जाता है और एक अमर शरीर का निर्माण होता है। इस अवस्था में जीवन का नाटकीय रूप से बढ़कर 10,000 वर्ष हो जाता है, जिससे दीर्घायु की खोज करने की योग्यता प्राप्त होती है। ज़ैक पेंडेंट का नमूना चित्र, बिना प्रकाश प्रभाव वाला संस्करण। अध्याय 5 क्रेजी ब्यूटी, क्यू जिन्याओ। ताज पहनने के लिए उसका भार उठाना पड़ता है। हम जून लिंशियाओ अपने छोटे से पालतू जानवर को खाना खिलाने जा रहा था और उसकी धाई मां उसके पीछे खाना लेकर चल रही थी। ये पालतू जानवर बहुत सतर्क था, जब तक वह खुद उसे खाना नहीं खिलाता, वह खाता ही नहीं था। उसने अपने हृदय में एक अवर्णनीय अनुभूति महसूस करते हुए पुराने पूर्वज द्वारा अभी कहे गए शब्दों को बुदबुदाया। अपने पिछले जीवन में वह एक आधुनिक व्यक्ति थे जो स्वर्गीय भाग्य या नियति जैसी अवधारणाओं के प्रति उदासीन थे। लेकिन जब से उनका जन्म इस दुनिया में हुआ था, तब से उन्हें अपने कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास था। ये दुनिया जंजीरों में जकड़ी हुई थी, कोई सम्राट बनने की राह में आगे नहीं बढ़ सकता था और उसका दायित्व स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यमय द्वार को खोलकर उन जंजीरों को तोड़ना था। यह नियति जैसा प्रतीत होता था, लेकिन अंततः यह महज एक अफवाह थी जिसका कोई प्रमाण नहीं था। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी का रहस्यमय द्वार, जिसे प्राचीन पूर्वज दिव्य द्वार कहते थे, वह भी फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। और स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यमय द्वार से संबंधित मामलों को जून परिवार द्वारा वर्जित माना जाता था और उन्हें स्थायी रूप से गुप्त रखा गया था। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। पवित्र शरीर धारण करना, प्रणाली का उपयोग करना, जून परिवार का समर्थन प्राप्त करना, सब कुछ अभी शुरू हुआ है। जून लिंशियाओ ने उदासीनता से कहा, लेकिन फिर उसके मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया।
मेरा दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस समय मेरी वास्तविक शक्ति किस स्तर पर है। उसके प्रशिक्षण के एकमात्र साथी उसके शिक्षक थे और उसके पास अपनी ताकत का परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं था। जून लिनशाओ की धाई मामूली नहीं थी, लगभग 25 या 26 वर्ष की लग रही थी। उसने एक दाऊदी वस्त्र पहना हुआ था, उसका कद लंबा और सुगठित था, उसका व्यवहार बहुत स्थिर था और उसमें एक परिपक्व बड़ी बहन की आभा थी। हालांकि दूध पिलाने वाली दाई होने के बावजूद वह वास्तव में अभी भी कुंवारी थी, क्योंकि उसने एक गुप्त विधि के माध्यम से दूध उत्पादन शुरू कर दिया था। आखिरकार जून लिनशिया का मतलब था कि उसे यूं ही नहीं चुना जा सकता था। महामहिम, यदि आप अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं तो आप ईश्वर प्रतिका मंच पर जा सकते हैं, उसने उनके पीछे से आदरपूर्वक कहा। उसके लिए जून लिनशियाओ एक बेटे और एक गुरु दोनों के समान था। गॉड टैबलेट प्लेटफॉर्म। ये सुनकर जून लिनशियाओ आगे चलने लगी, फिर उसने सिस्टम को कॉल करके नक्शा खोला। उसे यह बात समझ में आ गई थी, ये सिस्टम खलनायक सिस्टम के रूप में लिखा गया था, लेकिन वास्तव में यह एक यात्रा सिस्टम जैसा था। खलनायक अपनी मनमर्जी करता है इक्वल्स खलनायक हर जगह यात्रा करता है। उनके द्वारा चुने गए चेक इंसानों के लिए पुरस्कार अधिक शक्तिशाली स्थानों के लिए बेहतर नहीं थे, बल्कि जितने अधिक लोग किसी स्थान पर गए थे और वे लोग जितने अधिक शक्तिशाली थे, पुरस्कार उतने ही बेहतर थे। पिछले कई वर्षों में हजारों लोगों ने दिव्यपुत्र के हॉल का दौरा किया था और वे सभी शक्तिशाली व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें उच्च पुरस्कार प्राप्त हुए। हालांकि वृद्धपूर्वज का निवास स्थान अलग था, यद्यपि वृद्धपूर्वज शक्तिशाली थे, उनके निवास स्थान पर 100 वर्षों से कोई नहीं आया था, इसलिए उन्हें मिलने वाले पुरस्कार औसत दर्जे के ही थे। वो दिन में केवल एक बार ही चेक इन कर सकता था और स्थानों को दोहरा नहीं सकता था, इसलिए उसे अपने विकल्पों को लेकर सावधान रहना पड़ता था। सौभाग्य से एक नक्शा मौजूद था, लेकिन वह धुंध से ढका हुआ था और उसका दायरा बहुत सीमित था। फिलहाल आसपास केवल 2 ही महत्वपूर्ण चेक इन स्थान थे। उनमें से एक जून परिवार का मुख्य हॉल था, दूसरा था गॉड टैबलेट प्लेटफॉर्म। चेक इन स्थान कहीं नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं मुख्य हॉल को बाद के लिए बचा कर रखूंगा। पहले भगवान की पट्टिका वाले चबूतरे पर जाकर अपनी शक्ति का स्तर देखना बेहतर होगा। जून लिनशियाओ बाहरी तौर पर शांत रहा, लेकिन अपने अंतर्मन में उसने पहले से ही योजना बना रखी थी कि जैसे ही वह दिव्यपुत्र हॉल से निकल सकेगा, वह सबसे पहले ईश्वर पट्टिका मंच पर जाकर जांच करेगा। लेकिन ऐसा 6 महीने बाद होगा। एक लंबे रास्ते से गुजरते हुए वे अपने विचारों में खोए हुए पिछले बगीचे तक पहुंच चुके थे। डिवाइन सन हॉल का पिछला बगीचा वाकई असाधारण, विशाल और कई दुर्लभ खजानों और विदेशी जानवरों से भरा हुआ था। बाहर खतरनाक माने जाने वाले खूंखार जानवर यहां महज देखने के लिए थे। बगीचे में प्रवेश करते हुए, घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए, जून लिनशियाओ ने उस छोटे बच्चे को एक छोटे से मंडप में ध्यानमग्न होकर साधना करते हुए पाया। लड़कियां तेजी से विकसित हो रही थी और शायद उनका शारीरिक गठन भी कुछ खास था। उनका कद बहुत लंबा था, एक 5 साल की थी और दूसरी 8 साल की, लेकिन वो जून लिनशियाओ से एक से लंबी थी। मैं यहाँ हूँ। पहले खाना खा लेते हैं। दूध पिलाने वाली दाई ने पत्थर की मेज पर खाना रखा और फिर कुछ दूरी पर जाकर इंतजार करने लगी। जून लिनशियाओ ने अपने हाथ पत्थर की मेज पर टिका दिया और उसे देखने लगा। वह अपना नाम जिन्याओ बताती थी, लेकिन उसे अपना नाम नहीं बताती थी। बातचीत के दौरान वह उसे याओ कहकर बुलाता था। ये कहना ही पड़ेगा कि इतनी कम उम्र में भी उनमें एक महान सुंदरी बनने के सारे गुण मौजूद थे। जून परिवार की काली प्रशिक्षण पोशाक पहने, उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था, मानो नाजुक चीनी मिट्टी का बना हो, बेदाग और कोमल। उसकी चमकीली आंखें जगमगाते तारों जैसी थी और उसके लंबे बाल झरने की तरह लहरा रहे थे, चिकने और चमकदार, जिनसे एक मोहक सुगंध निकल रही थी। इतनी कम उम्र में इतनी लंबी होने का श्रेय निश्चित रूप से उसकी लंबी, पतली, सुंदर टांगों को जाता था। हालांकि अभी उनकी टांगें पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, लेकिन उनकी वर्तमान लंबाई को देखते हुए ये संभावना थी कि वह भविष्य में लंबी टांगों वाली एक और खूबसूरत लड़की बनेगी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी फीनिक्स जैसी आंखें थीं, जिनमें साधारण भव्यता और कुलीनता झलकती थी। आप यहाँ हैं, मैं आपको बता दूं। याओ ने अपनी आंखें खोली और जून लिनशियाओ की ओर देखा। उसकी आमतौर पर शांत रहने वाली आंखें अचानक चमक उठी। एक हाथ में खाना पकड़े हुए उसने आज की साधना के दौरान घटी घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया। हालांकि उसका चेहरा कुछ हद तक उदासीन बना रहा, लेकिन कम से कम वो जून लिनशियाओ को ऐसे व्यक्ति के रूप में मानती थी जिसे वह सब कुछ कह सकती थी। जून लिनशियाओ एक हाथ से अपना सिर टिकाए, बीच-बीच में सिर हिलाते हुए सुन रही थी। हालांकि वह उम्र में छोटा था, लेकिन असल में वह बड़े भाई जैसा लगता था। अपने सामने खाना देते हुए उस व्यक्ति को देखकर जून लिनशियाओ काफी भावुक हो गई। किसने सोचा होगा कि जब वे पहली बार मिले थे, तब वो सड़क किनारे बढ़ते हुए जंगली बिल्ली की तरह थी, जिसकी सांसें बस चल रही थी, फिर भी राह हीरों से मांस का टुकड़ा नोचने की बेताब कोशिश कर रही थी, जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, एक पागल कुत्ते की तरह। लेकिन अब वह पालतू बन चुकी थी और एक वफादार कुतिया में तब्दील हो गई थी। जिस छोटी बच्ची ने उसे यह साबित करने के लिए खाना खिलाया था कि भोजन में जहर नहीं है, अब वह अपना भोजन इतनी लालसा से खा रही थी। जून लिनशियाओ की कृति हॉट नेचर भावनाओं से परिपूर्ण थी। हालांकि अपनी भावनाओं के बीच वह गंभीर भी हो गए। आखिरकार वह एक खलनायक था और याओ उनके साथ समय बिताने के बाद उसने बहुत कुछ सीखा। उदाहरण के लिए ये लड़की एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, उसके मन में बदले की भावना थी और जब उसका पीछा किया जा रहा था और वह मौत के कगार पर थी, तो उसके परिवार के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने स्वयं को बलिदान कर दिया और किसी अलौकिक गुप्त तकनीक का उपयोग करके उसे वहां से टेलीपोर्ट कर दिया, जिससे वह संयोगवश यहां आ पहुंची। इससे भी अधिक संयोगवश ऐसी अफवाह थी कि इस पिछवाड़े के बगीचे में मूल रूप से एक फॉर्मेशन था, लेकिन लंबे समय तक उपेक्षा के कारण इसे हटा दिया गया था और बाहर स्थित विशाल फॉर्मेशन केवल एक निश्चित दायरे से ऊपर के कल्टीवेटर पर ही प्रतिक्रिया करता था, जिससे उसे प्रवेश करने की अनुमति मिली। मजबूत दरवाजे ताकतवर लोगों को बाहर रखने के लिए होते हैं, न कि दरारों में छिपी चीजों को। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतने निम्न स्तर की या बिल्कुल ही स्तरहीन कोई व्यक्ति जून परिवार के पास पहुंच सकता है। कुछ समय के लिए वो बच निकली। बाद में जून परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों ने रात भर काम करके महान संरचना के नियमों को संशोधित किया, यहां तक कि टेलीपोर्टेशन को रोकने के लिए विशेष रूप से विभिन्न संरचनाएं भी स्थापित की। और वह कई दिनों तक इस पिछवाड़े के बगीचे में पेड़ की छाल और घास की जड़ों पर जीवित रहने के बाद अंततः एक नवजात जीव के आने का इंतजार करने लगी। उसने तुरंत उसे बंधक बना लिया, इस उम्मीद में कि उसे भोजन के बदले में छोड़ देगी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक सैर के दौरान उसकी मुलाकात जून परिवार के युवा राजकुमार से हो गई और जैसे ही उसने अपना सिर दिखाया, उसे पकड़ लिया गया। शुरू में तो उसका इरादा उसे सीधे अपने अधीनस्थों के हवाले करने का था ताकि वे उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। इतने सारे संयोग, क्या ये महज एक इत्तेफाक था? कुछ जांच पड़ताल के बाद उन्हें वाकई कुछ गड़बड़ी का पता चला। एक गिरी हुई युवती जिसे जानलेवा ढंग से प्रताड़ित किया गया, फिर एक खलनायक ने उसे गोद ले लिया। ठीक होने के बाद युवती अपने दुश्मनों से बदला लेने निकल पड़ती है, वहीं खलनायक को उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। एक शक्तिशाली और अभिमानी खलनायक होने के बावजूद वो उसका पीछा करता है और उसे तब तक परेशान करता है जब तक कि वह नायक से नहीं मिलती और फिर नायक उसे अपमानित करता है और बुरी तरह पीटता है। एक आदर्श महिला मुख्य किरदार की पटकथा, लेकिन समस्या ये थी, हालांकि वह वाकई खूबसूरती की मिसाल है, लेकिन मुझे पहली नजर में उससे प्यार नहीं हुआ। जून लिनशियाओ ने एक हाथ से अपना सिर टिकाया और यूं ही सोचने लगी। श्याओ, श्याओ, जून लिनशियाओ, जून लिनशियाओ अचानक वास्तविकता में लौट आया। उसने अपने सामने उस नन्हे से प्यारे चेहरे पर थोड़ी सी चिंता दिखी। क्या गलत? उसने पूछा। कोट एलिप्सिस कोट। छोटी बच्ची ने अपने होंठ से खोली और चुप हो गई। उसकी आमतौर पर दृढ़ और कुछ हद तक उदासीन आंखें शायद ही कभी विचलित होती थी, लेकिन अब वे कांपने लगी। जून लिनशियाओ समझ गई कि उसका हृदय स्वभाव डगमगा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किस बात को लेकर दुविधा में थी। दोनों चुप रहे, लेकिन अंत में उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट आई। इस क्षण वह खून से लथपथ होने की स्थिति की तुलना में कहीं अधिक दयनीय लग रही थी। ये सुनकर जून लिनशियाओ समझ गई, वह जा रही है। हाँ, वह एक गेड़िया है, एक पागल गेड़िया। अगर उसे धमकाया गया है तो एक दिन वह इसका बदला जरूर लेगी। 2 साल, न लंबा, न छोटा। 2 साल के अंतराल में वही लड़की के दिल में जगह बनाने में सफल हो गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। ऐसा कहने से उसे मन की शांति मिल जाती, लेकिन वह बदला लेने जा रही थी या अपनी मौत को गले लगाने जा रही थी, यह अज्ञात ही रहा। जून लिनशियाओ एक तर्कसंगत व्यक्ति था। वह जानता था कि सही उत्तर क्या है, हमेशा से जानता था, लेकिन वह उसे चुनना नहीं चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद जून लिनशियाओ ने आखिरकार धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, उसके सामने बैठा छोटा सा व्यक्ति तुरंत धुंधला पड़ गया। ये तो स्वाभाविक ही था, लेकिन जून लिनशियाओ को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें न केवल याद नहीं रखूंगा, बल्कि तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊंगा। क्यों? छोटी बच्ची ने कांपते होठों से पूछा। पिछले 2 वर्षों में उसने देखा था कि जून लिनशियाओ उसके साथ कैसा व्यवहार करता था। वह सचमुच उसके प्रति अच्छा था, उसके परिवार के उन पाखंडी भाई-बहनों के विपरीत। उसे इस बात का पक्का विश्वास था। लेकिन इस क्षण वह विश्वास डगमगाने लगा। क्या वह मुझे अपना नहीं मानता था? उस होशियार छोटी बच्ची का स्वभाव धीरे-धीरे आत्मसंदेह से भर गया। उसकी आंखें बेजान हो गई। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसके होंठ काटे जाने के कारण लगभग खून से लथपथ थे। जून लिनशियाओ ने ये देखा। उसने पहले हाथ बढ़ाकर उसके होठों को छुआ, उसके कटे हुए बैंगनी लाल होंठ को बचाते हुए और फिर आगे कहा, अगर आप मर जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ खोखली बातें होती हैं। तुम्हें याद रखना मेरे लिए व्यर्थ है, इसलिए मैं तुम्हें याद नहीं रखूंगा और तुम नहीं मरोगे। जून लिनशियाओ ने ये शब्द किसी विशेष गंभीरता के साथ नहीं कहे, लेकिन उन्हें ये शब्द पहले से कहीं अधिक गंभीर लगे। ये सुनकर उस नन्ही बच्ची की आंखों में एक झिलमिलाहट आई और उसकी निगाहों में फिर से दृढ़ संकल्प झलकने लगा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, कहने को क्या था? अब कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। अभी-अभी। जब जून लिनशियाओ जाने लगी, तो उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अलविदा। युवती, वह पहले ही बहुत आगे जा चुका है। हमें भी जाना चाहिए। जून लिनशियाओ के जाने के बाद याओ के पीछे एक महिला प्रकट हुई। ये सचमुच सम्राट स्तर की एक शक्तिशाली महिला थी।
हालांकि एक सम्राट राज्य के दौरान एक साधक ऊपरी 1000 लोगों में एक क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता था, लेकिन यहाँ 10 दिशाओं के अमर दरबार में जून परिवार में ये पर्याप्त नहीं था। यदि कई शक्तिशाली व्यक्तियों की मौन स्वीकृति न होती तो उसे जून परिवार के किसी भी सदस्य के पास जाने का कोई मौका नहीं मिलता। गया। हाँ, मुझे भी जाना चाहिए। याओ ने जून लिनशियाओ की पीछे हटती हुई पीठ को देखा। उसकी आंखों में धीरे-धीरे राजसी और प्रभुत्व का भाव प्रकट होने लगा, मानो वह एक महिला सम्राट हो। इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद मुझे क्यों परिवार में लौटना चाहिए? मुझे क्यों जिन्याओ को अपनी हर चीज वापस लेनी चाहिए। मैं नहीं मरूंगा और वो मुझे नहीं भूलेगा। अब हम अलग हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम जरूर मिलेंगे। जब हम दोबारा मिलेंगे तो आप बेहद आश्चर्यचकित होंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद क्यों जिन्याओ ने जून लिनशियाओ की पीठ पर आखिरी बार गहरी नजर डाली और फिर विपरीत दिशा में चल पड़ी। हालांकि अब उनके रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन वह जानती थी कि एक दिन वे फिर मिलेंगे। तभी वह छोटी भिखारी की तरह नहीं रहेगी जैसी वह भी है। अपनी छोटी मालकिन को जाते हुए देखकर उसके पीछे खड़ी आकृति ने सतर्कता से आकाश की ओर देखा, फिर आसपास के वातावरण का जायजा लिया और बस जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी। लेकिन उसने अपनी नजर दूर खड़ी जून लिनशियाओ पर भी डाली। उसने पहले उनकी बातचीत सुनी थी। उसका हृदय स्वभाव, उसकी प्रतिभा दोनों ही त्रुटिहीन है और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक 5 वर्षीय आध्यात्मिक दाव क्षेत्र। वो पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि अगर यह खबर अन्य परिवारों को पता चल जाए तो क्या होगा। शायद वे इस पर विश्वास न करें, लेकिन यह बात फैली तय नहीं थी। जून परिवार द्वारा उसे घर में आने देना इस बात का सबूत था कि वे निडर थे, एकदम निर्भीक। अगर जाने के बाद उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत की तो कोई न कोई तुरंत दस्तक देने आ जाएगा। जून परिवार की यह पीढ़ी असाधारण है। उस आकृति ने फिर आह भरी और सोचने लगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मेरी छोटी मालकिन उस पर मोहित हो गई, यहाँ तक कि उसने उसे चिन्हित भी कर दिया। मुझे आश्चर्य होता है कि यह आशीर्वाद है या अभिशाप। एक वाक्य फुसफुसाने के बाद उस आकृति ने आगे क्या होगा इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वह क्यू जिन्याओ के पास पहुंची, अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और क्यू जिन्याओ को खींचकर शून्य लोक को चीरते हुए पलक झपकते ही गायब हो गई। इस समय ऊपर आकाश में जून मिनहाओ सहित 4 बुजुर्गों ने क्यू जिन्याओ को गायब होते हुए देखा। बूढ़े पूर्वज, क्या आपको डर नहीं लगता कि वह मेरे पोते के बारे में खबर लीक कर देगी? जून मिनहाओ ने अपने बगल में बैठे बुजुर्ग पूर्वज की ओर देखा और संकोच से पूछा। अन्य बुजुर्गों ने भी अपनी बात रखी। जी हाँ, जून लिनशियाओ हमारे जून परिवार की आशा है, हमारे महान सम्राट की आशा है। इस मामले को सावधानी से संभालना बेहतर होगा। अभी भी उसे रोकने और मार डालने में देर नहीं हुई है। क्यू जिन्याओ, क्यू परिवार की अपाहिज और नाजायज बेटी। वर्षों पहले क्यू परिवार ने सार्वजनिक रूप से उसकी मृत्यु की घोषणा की थी। किसने सोचा होगा कि वह हमारे जून परिवार में होगी? यद्यपि क्यू परिवार हमारे जून परिवार जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी वे 10 प्रमुखों में से एक है। भविष्य में उनसे कुछ परेशानी होने की संभावना है। मुझे लगता है कि उसे रोकना और मार देना ही बेहतर होगा। वे एक के बाद एक बोलते रहे, लेकिन अंततः उन सबका एक ही अर्थ निकला। क्यू जिन्याओ को मार डालो, जून लिनशियाओ को छुपा दो। लेकिन उस बूढ़ी पूर्वज ने उपहास उड़ाते हुए अपनी आंखें लहराई और कहा, तुम मूर्ख हो। मुझे थप्पड़ मारने पर मजबूर मत करो। जून लिनशियाओ की खबर बाहर फैल जाए तो क्या हुआ? क्या हमारा जून परिवार डरा हुआ है? जो भी चूहा हद से ज्यादा बोलने की हिम्मत करेगा, हम उसका मुंह पीट कर सड़ा देंगे। जो भी जून लिनशियाओ पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा, हम उसकी पंजे काट देंगे और इसमें शामिल सभी को हम खत्म कर देंगे। क्या हम जून परिवार हमेशा से ऐसे ही नहीं रहे हैं? हम न तो डरे हैं और न ही भयभीत होते हैं। इसके अलावा यह उसका कर्म है, उसे इसका निवारण स्वयं ही करना होगा। उसके लिए यह एक प्रकार की सहायता भी हो सकती है। वृद्ध पूर्वज ने अपनी दाढ़ी सहलाई और हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मानो उन्होंने कुछ देख लिया हो। यह अन्य बुजुर्गों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जून मिनहाओ के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। यह उनका अनमोल पोता था, भला वह सावधान क्यों नहीं रहते? लेकिन पूर्वज पहले ही बोल चुके थे, शायद उनका पूर्वज सर्वशक्तिमान था और उन्होंने भविष्य देख लिया था। ठीक है फिर। हालांकि उन्हें अपने हृदय स्वभाव पर भी संदेह था। कुछ दिन पहले वह क्यू परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर गया था। जिस लड़की पर वे सहमत हुए थे, उसका नाम क्या था? लगता है वह क्यू की निकट हुई थी। वह इस लड़की की बड़ी बहन लग रही थी, है ना? आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। 2 अफवाहों के कारण शांतिपूर्ण 10 दिशाओं के अमर दरबार में हलचल मच गई। पहली अफवाह में कहा गया था, 10 प्रमुखों में चौथे स्थान पर रहने वाले प्राचीन क्यू परिवार ने एक अद्वितीय प्रतिभा को जन्म दिया था। अमर आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न क्यू किंग्स में महज 10 वर्ष की आयु में ही आध्यात्मिक मार्ग के क्षेत्र में पहुंच चुकी थी और विलक्षण प्रतिभाओं की सूची में शीर्ष 10 में स्थान रखती थी। उनका बहुत सम्मान किया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें परिवार के मुखिया पद के लिए भी योग्य माना जाता था और उनका विवाह प्रतिष्ठित जून परिवार से तय था। पूरी दुनिया उन्हें सम्मान की निगाहों से देखती थी और इस बात पर शोक मनाती थी कि क्यू परिवार एक विलक्षण प्रतिभा को जन्म देने वाला है। दूसरी अफवाह में कहा गया था, क्यू परिवार की नाजायज बेटी क्यू जिन्याओ वापस लौटी और उसने सार्वजनिक रूप से अपनी बड़ी बहन क्यू किंग्स की हत्या कर दी, जिससे क्यू परिवार भी भड़क उठा। पूर्वज क्यू जिन्याओ की रक्षा के लिए आगे आएंगे। उसके बाद से क्यू परिवार में केवल एक ही विलक्षण प्रतिभा थी और वह क्यू जिन्याओ थे। हालांकि क्यू किंग्स की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन क्यू परिवार जून परिवार में शादी करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए जून लिनशियाओ की मंगेतर स्वाभाविक रूप से क्यू किंग्स की छोटी बहन क्यू जिन्याओ से शादी करने के लिए आ गई। एक विलक्षण प्रतिभा का पतन, एक नाजायज बेटी का उदय, बहनों का आपस में एक दूसरे की हत्या करना, सब कुछ इतनी जल्दी, इतनी अचानक घटित हुआ। विषय वस्तु से भरपूर इन 2 अफवाहों ने क्षेत्र में सनसनी मचा दी। हालांकि जून लिनशियाओ इन बातों से अनजान था, वो केवल इतना ही जानता था, आज ही के दिन उन्होंने महल छोड़ा था। अध्याय 6, 3000 दाव राज्य, 30 खरब लोग। क्षेत्र युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्येक क्षेत्र और दाव प्रांत से एक व्यक्ति इसमें भाग लेता है। कुल 3010 लोग इसमें शामिल होते हैं। जीतने के बाद हारने वाले का पद प्राप्त किया जा सकता है और यह पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऊपरी 1000 राज्य, जिनमें ऊपरी 1000 प्रांत, मध्य 1000 प्रांत और निचले 1000 प्रांत शामिल हैं, सभी के अपने-अपने रैंक हैं। ये रैंक पिछले महान युद्ध से लिए गए हैं। रैंक जितना नीचे होगा, शुरुआती बिंदु उतना ही नीचे होगा और उतने ही अधिक युद्ध लड़ने होंगे। रैंक जितना ऊपर जाएगा, इसका ठीक विपरीत होगा। इसलिए लोग समान पैदा नहीं होते। ऊपरी 1000 प्रांतों और निचले 1000 प्रांतों में पैदा हुए लोग पूरी तरह से अलग धारणाएं हैं, भले ही उनकी शक्ति समान हो। लेकिन फिर भी नीचे रहने वाले लोग हताशा से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, क्योंकि यह लोक युद्ध हर 5000 वर्षों में एक बार होता है। स्वर्ग को चुनौती देते हुए अपनी नियति बदलने का यही एकमात्र अवसर है और यह केवल एक व्यक्ति की नियति नहीं है, बल्कि पूरे दाव प्रांत की है। इसलिए महान युद्ध में एक पद प्राप्त करना जीवन भर का सम्मान है, जो 3000 प्रांतों में प्रसिद्धि भी दिलाता है। उस दिन जून लिनशियाओ ने अपने गुरु जून सिचुओ के साथ तलवारबाजी का अभ्यास समाप्त करने के बाद उनसे 3000 प्रांतों के बारे में सुना और अनजाने में ही उन्होंने राज्य युद्ध पर चर्चा कर ली। जून लिनशियाओ पालथी मारकर जमीन पर बैठी, सुनती और बार-बार से हिलाती रही, लेकिन फिर उसने उलझन में पूछा, 3000 लोग, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक दाव प्रांत का प्रतिनिधित्व करता है। एक दाव प्रांत कितना बड़ा होता है? हमारी 10 दिशाओं वाली अमर सभा कितने दाव प्रांतों के बराबर है? 10 दाव प्रांतों के बराबर। जून परिवार मध्य दाव प्रांत में स्थित है, जिसका अर्थ है कि 10 दिशाओं के अमर न्यायालय में 10 दाव प्रांत हैं। यहीं पर जून लिनशियाओ असमंजस में पड़ गई। हालांकि जून सिचुओ ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया, हाथ में पकड़ी तलवार नीचे रख दी और फिर पास के एक पेड़ से आराम से टेक लगाकर धीरे-धीरे बोलने लगा। नहीं, हमारा 10 दिशाओं का अमर दरबार एक स्वतंत्र दुनिया है, जो ऊपरी 1000 प्रांतों का हिस्सा है, फिर भी उनसे स्वतंत्र है। हम ऊपरी 1000 प्रांतों के कोटे पर कब्जा नहीं करते हैं। 10 प्रमुख परिवारों में से प्रत्येक को भाग लेने के लिए एक स्थान दिया गया है, इसलिए इसमें 3010 लोग हैं। और इस वर्तमान सत्र के लिए हमारे जून परिवार का स्थान आपके लिए आंतरिक रूप से पहले ही तय कर लिया गया है। 10 दिशाओं के अमर दरबार की जनसंख्या बहुत कम है, केवल 4 अरब से कुछ अधिक। वास्तव में हमारा पूरा 10 दिशाओं का अमर दरबार केवल एक दाव प्रांत के बराबर है। इन 4 अरब लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति हमारे पूरे दाव प्रांत का प्रतिनिधित्व करते हुए क्षेत्र युद्ध में भाग ले सकता है। बेशक यह एक स्वतंत्र दुनिया है, वास्तविक कृषक नहीं है, कुछ आदिवासी भी हैं, लेकिन फिर भी ये दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धा कितनी भयंकर है। एक दाव प्रांत, अगर हम इसे 10 अरब लोगों के रूप में गिने, तो इसका मतलब है कि 10 अरब लोगों में से केवल एक व्यक्ति को ही दाव प्रांत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जा सकता है। 3000 लोग, उनके पीछे 300 खरब लोग हैं। उस समय इतने सारे लोग एक साथ लोग युद्ध देखेंगे। ये जिम्मेदारी किसी भी तरह से छोटी नहीं है। जून सिचुओ ने गहरी भावना के साथ कहा, वास्तव में भले ही उनमें बहुत ताकत थी, लेकिन वे ऐसे मंच पर होने के योग्य नहीं थे। लेकिन जून लिनशियाओ अलग था, वह खास था। 5 साल की उम्र में स्पिरिट दाव क्षेत्र प्राप्त करना सचमुच लोगों की तुलना लोगों से करना निराशा से मौत का कारण बन सकता है। जब वह स्पिरिट दाव क्षेत्र में पहुंचा तब उसकी उम्र कितनी थी? 14 वर्ष की आयु में जून लिनशियाओ किस स्तर पर पहुंचेगी? ये सचमुच ईर्ष्या और जिज्ञासा दोनों से भरा था। 300 खरब लोगों में से केवल 3000 लोगों को ही भाग लेने के लिए चुना जा सकता है। जून लिनशियाओ चौंक गया, हालांकि वह जानता था कि ये दुनिया उसकी मूल दुनिया से कहीं अधिक विशाल है, लेकिन उसने इसकी इतनी विशालता की उम्मीद नहीं की थी। उसने पहले पुराने पूर्वज को निम्न 1000 प्रांतों, मध्य 1000 प्रांतों और उच्च 1000 प्रांतों के बारे में इतनी सहजता से बात करते सुना था। उसने सोचा था कि केवल 3 दाव प्रांत हैं, लेकिन वास्तव में वहां 3000 दाव प्रांत थे और 10 दिशाओं का अमर दरबार इतना बड़ा होने के बावजूद उसे केवल एक दाव प्रांत के रूप में गिना जाता है। एक दाव प्रांत, एक दुनिया। इस दुनिया में अभी भी 3000 अद्वितीय दुनियाएं थीं जो उसके अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रही थी। 10 दिशाओं का अमर दरबार दूसरों के लिए अनंत है, लेकिन ये केवल मेरा आरंभिक बिंदु है। वह विस्मय बोध से भर उठा। हाँ, बहुत खूब कहा। लेकिन लिनशियाओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में केवल 3000 प्रांत ही नहीं है, बल्कि अन्य अज्ञात दाव प्रांत भी हैं और यहाँ तक कि वे रहस्यमय बाह्य क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र और दिव्य भूमि भी है तो क्या होगा? आपकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। बुजुर्ग पूर्वज और दादा जून मिनहाओ चलकर आए। पुराने पूर्वज। जून सिचुओ ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हम
क्या आज का प्रशिक्षण समाप्त हो गया? परिणाम क्या रहे? बूढ़ी पूर्वज ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। जून सिद्धू ने अपना सिर झुकाया और जून लिंजियाओ की ओर मुड़कर देखा। मुझे कहना पड़ेगा पूर्वज जी, मेरे पास सिखाने के लिए लगभग कुछ बचा ही नहीं है। ओह, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? बुजुर्ग पूर्वज ने अपनी दाढ़ी सहलाई और पूछना जारी रखा। अन्य दाव पुत्रों को मैं प्रशिक्षित और मूल्यांकित करता हूं, लेकिन दिव्य पुत्र अलग है। अब उसने बदले में मेरा मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है। यह आकलन करना कि क्या मैं उनका तलवारबाजी का गुरु बनने के योग्य हूं। मुझे डर है कि अन्य शिक्षक भी लगभग वैसे ही हैं। जून सिद्धू ने यह बात पूरी तरह से बेबसी के साथ कही। जून लिंजियाओ ने सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया। जहां हम लोग एक बात से 3 बातें निकाल लेते हैं, वहीं उसकी प्रवृत्ति एक बात से 10 बातें निकालने की थी और ये बातें हर दिन बदलती रहती थी। पहले दिन तो उसने कांपते हुए तलवार उठाई, लेकिन दूसरे दिन वह कुशलतापूर्वक तलवारबाजी करने लगा। तीसरे दिन तो उसने तलवारबाजी की चालों में सुधार और उन्हें और बेहतर बनाना भी शुरू कर दिया। सिर्फ 2 साल ही बीते थे, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वह बिल्कुल ही अलग इंसान बन गया हो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जून लिंजियाओ ने न केवल तलवारबाजी की कक्षाएं ली, बल्कि शारीरिक कला, रसायन शास्त्र, ताबीज आदि की कक्षाएं भी ली, जिससे वास्तव में उनके ज्ञान का दायरा बढ़ गया। क्या ऐसा है? वृद्ध पूर्वज ने जून लिंजियाओ की ओर देखा और जून लिंजियाओ ने पलकें झपकाईं, कोई जवाब नहीं दिया। अपने पिछले जन्म में भी वे एक परिवार के युवा मुखिया थे और काफी सख्त मिजाज के थे। वे तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी तीरंदाजी की कक्षाएं लेते थे। एक और उनके पिछले जन्म का कुछ ज्ञान सामान्य सार्वभौमिक था, लेकिन काफी हद तक वे अपने शारीरिक बल पर निर्भर थे। 10 पंक्तियां एक नजर में पढ़ लेता था और जो देखता था उसे कभी नहीं भूलता था। तलवारबाजी के नियम उसके दिमाग में झटपट याद हो जाते थे, मानो उसे कोई शॉर्टकट मिल गया हो। ये सचमुच अपनी श्रेष्ठ शारीरिक क्षमता के अनुरूप था। यह इतना अद्भुत था कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब तक कोई जीवित रहता, वह अजय होता और ये त्रुटिरहित संस्करण भी था। अपने शिक्षकों का मूल्यांकन करते हुए वह सचमुच मेरे पोते होने के योग्य है। बहुत बढ़िया, शानदार। दादाजी जैसे, पोता भी वैसे ही। मुझे अपने जमाने की बात याद आ रही है। जून मिन्हाओ एक बार फिर अपने बचपन के बारे में शेखी बधाने ही वाला था। बाकी तीनों, यहां तक कि बगल से देख रही भाई भी मुस्कुराए और उसे भी नहीं खोलने दिया। उनका बचपन जून लिंजियाओ के बचपन से इस प्रकार भिन्न हो सकता है। हालांकि ये पोता ही था जिसने उसकी श्रेष्ठता की भावना को और मजबूत किया। ठीक है, शेखी बघाना बंद करो। चलो कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं। लिंजियाओ, आज वह दिन है जब तुम मुझे छोड़ सकती हो। मैंने सुना है कि तुमने पहले कहा था कि तुम भगवान की पट्टिका वाले चबूतरे पर जाना चाहती हो। ईश्वरीय पट्टिका मूल रूप से एक निश्चित क्षेत्र में स्थित एक अनमोल खजाना थी, जिसका उपयोग शारीरिक शक्ति और प्रतिभा के स्तर को परखने के लिए किया जाता था। कुल मिलाकर 12 पट्टिकाएं थीं। बाद में एक महान सम्राट के युद्ध के कारण निश्चित क्षेत्र में विस्फोट हो गया। हमारे 10 महान परिवारों ने इस पर चर्चा की और उन्हें वापस प्रशिक्षण मैदान में स्थानांतरित कर दिया ताकि परिवार के शिष्य उनका उपयोग कर सके। बुजुर्ग पूर्वज ने धीरे से कहा, वैसे भी उन्हें नहीं लगता था कि वह चीज किसी काम की थी। जून परिवार के पास अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए चीजों की कमी नहीं थी, लेकिन इस चीज में प्रतिभा की परीक्षा लेने का अतिरिक्त कार्य भी था। मैं बस अपनी वर्तमान शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूं, ये देखने के लिए कि मैं किस स्तर पर हूं। जून लिंजियाओ ने सहमति में सिर हिलाया। वह बस ये जानना चाहता था कि इस दुनिया में उसकी वर्तमान शक्ति का स्थान कहां है। तभी वह सुधार के लिए बेहतर प्रयास कर सकता था। यह बुजुर्ग पूर्वज दुविधा में थे। उन्हें वास्तव में नहीं लगता था कि ऐसी जगह जाना उपयोगी होगा। क्या ये समय की बर्बादी नहीं होगी? अच्छा, जाओ। दादाजी सहमत हैं। बुजुर्ग पूर्वज ने अभी कुछ बोला भी नहीं था कि जून मिन्हाओ ने पहले बोलना शुरू कर दिया। बेशक ये विलासिता नहीं थी, उसके अपने स्वार्थी इरादे। जून परिवार में शक्ति परीक्षण 10 साल की उम्र से ही शुरू होते थे। इसका मतलब ये था कि ऊपर दिए गए सभी रिकॉर्ड उन विलक्षण प्रतिभाओं द्वारा बनाए गए थे जो 10 साल के थे। चाहे कोई कितना भी विलक्षण प्रतिभा वाला हो, जून लिंजियाओ की उम्र केवल 5 वर्ष थी। 5 साल के अंतर के बावजूद चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, जून लिंजियाओ उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की बराबरी नहीं कर सका। बेशक जून लिंजियाओ का स्तर कहीं अधिक था। 10 वर्षीय विलक्षण प्रतिभावान बच्चे उससे कहीं आगे थे। लेकिन समस्या ये थी कि ये ईश्वरीय पट्टिका स्तर की परीक्षा नहीं लेती थी। इसने ताकत और प्रतिभा की परीक्षा ली। केवल दायरे का होना ही आक्रमण का एकमात्र साधन न होना था। वहां जाना निश्चित रूप से एक झटका साबित होता। उन्हें हमेशा से यह डर था कि जून लिंजियाओ का स्वभाव अहंकारी और घमंडी हो जाएगा। यह उन कुछ जगहों में से एक थी जो उसे विनम्र बना सकती थी। साथ ही यही वह बात थी जिससे पूर्वज भयभीत थे। उन्हें डर था कि अगर जून लिंजियाओ को अपमानित किया गया तो उसका अभिमानपूर्ण स्वभाव गायब हो जाएगा। एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा वाला ही होता है। अगर उसे अपनी प्रतिभा पर गर्व नहीं है तो क्या उसे अपनी विलक्षण प्रतिभा वाला कहा जा सकता है? दोनों बुजुर्गों के अपने विचार थे। हालांकि उनमें से कोई भी जून लिंजियाओ को मना नहीं सका, इसलिए उन्हें अनिच्छा से उसके साथ जाना पड़ा। आखिरकार बाहर आ गया। जून लिंजियाओ कुछ लोगों के साथ दिव्य पुत्र हॉल से बाहर निकले। उन्होंने प्रवेश द्वार के ऊपर लगी दिव्य पुत्र हॉल की पट्टिका पर एक नजर डाली, फिर विशाल संसार को देखा और अपने पैरों के नीचे की जमीन को देखा। उसने मन ही मन भरी, उसे वास्तविकता का एहसास हुआ। जुबान हुआ की दुनिया, मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। अध्याय 7, अमर राजवंश की राजकुमारी आन लोकसिन। जून परिवार का प्रशिक्षण मैदान एक गोलाकार तैरते द्वीप पर था। ये द्वीप विशेष रूप से प्रशिक्षण मैदान के रूप में इस्तेमाल होता था, जो कई मील लंबा और चौड़ा था। केंद्र में ईश्वर की पट्टिका का चबूतरा था और उसके चारों ओर 8 वर्गाकार अखाड़े थे। कई युवा प्रतिभाशाली योद्धा यहां प्रतिस्पर्धा करते और लड़ते थे, जिससे एक भव्य और अवर्णनीय दृश्य बनता था। ईश्वर की पट्टिका एक आयताकार स्तंभ थी, लेकिन यह विचित्र रूप से तैरते हुए पत्थर की सजावट से सुशोभित थी, जो इसे अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय बनाती थी। इसके अलावा ये ईश्वर पट्टिका न केवल परीक्षण कर सकती थी, बल्कि परीक्षा के परिणामों को रिकॉर्ड भी कर सकती थी, जो बाद में पट्टिका की सतह पर दिखाई देते थे। ये शिलालेख केवल जून परिवार तक ही सीमित नहीं था, अन्य महान परिवारों के पास भी ऐसे शिलालेख थे और दूसरों के परिणाम भी इस शिलालेख पर अंकित किए जाते थे। हालांकि इसमें ये सटीक रूप से दर्ज नहीं किया जा सकता था कि कौन किस परिवार का है, लेकिन इसमें परिवार के अनुसार रैंकिंग प्रदर्शित की जाती थी। शिलास्तंभ के एक तरफ अक्षरों की 2 पंक्तियां दिखाई दी। प्रतिभा 1 ये, 2 लिन, 3 जून, 4 क्यू, 5 किन, 6 चू, 7 झांग, 8 वेन, 9 फैंग, 10 ली। युद्ध क्षमता 1 जून, 2 क्यू, 3 लिन, 4 ये, 5 झांग, 6 किन, 7 चू, 8 ली, 9 वेन, 10 फैंग। ये रैंकिंग केवल जून परिवार के लिए नहीं बल्कि सभी 10 प्रमुख परिवारों के लिए संयुक्त रूप से थी। सूची में शामिल होना सरल था। जब तक किसी की प्रतिभा या युद्ध क्षमता उच्च होती, वे अपने परिवार की रैंकिंग बढ़ा सकते थे। जून परिवार की असाधारण शक्ति उसके सिद्धांत से जुड़ी थी, संघर्ष, लूटपाट, अधिकार। जून परिवार की युवा पीढ़ी भी समय-समय पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आती थी, ताकि जून परिवार की प्रतिभा को शीर्ष पर पहुंचाकर दोनों श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। इससे ईश्वर की पट्टिका में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता था और सभी की प्रशंसा प्राप्त होती थी। इस समय लगभग 15 वर्ष की एक लड़की भगवान की पट्टिका के सामने खड़ी थी, जो स्पष्ट रूप से स्वयं की परीक्षा लेने की तैयारी कर रही थी। उस लड़की ने काले और सुनहरे रंग का एक भव्य स्ट्रप्लेस महल मागाउन पहना था, मानो वह किसी महल के बगीचे में खिलता हुआ फूल हो, जीवंत और मनमोहक। गाउन से उसका सुडौल शरीर खूबसूरती से निखर रहा था, जिससे वह खिलते हुए फूल की तरह आकर्षक कर रही थी। इससे भी बढ़कर उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखें, जो मनमोहक और कुछ हद तक शांत प्रतीत होती थी, उसकी अनूठी चमक से दमक रही थी, जो स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उसका चेहरा सुंदर था, उसके वस्त्र आलीशान थे, उसका शरीर सुडौल था और उसका व्यवहार ठंडा था। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि यह व्यक्ति जून परिवार से नहीं था। राजकुमारी आंधी आज यहाँ है। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें क्या हुआ है। ऐसा लगता है कि वह कई वर्षों से लगातार आ रही है ना? बिल्कुल सही, वो स्पष्ट रूप से शाही राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी है। एक परीक्षा ही काफी होनी चाहिए। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि वो पिछले कुछ वर्षों से महीने में एक बार क्यों आ रही है। कितनी अफसोस की बात है। राजकुमारी के पास सम्राट का क्षेत्र है, फिजिक, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने प्राचीन काल में शाश्वत शाही राजवंश की स्थापना की थी। ये बहुत दुख की बात है कि वो हमारे जून परिवार की सदस्य नहीं है और इसलिए ईश्वर पट्टिका में प्रवेश नहीं कर सकती। न सिर्फ उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, बल्कि शाही राजवंश हमारे जून परिवार का जागीरदार भी है। अगर उसे और अधिक साधना संसाधन प्राप्त करने हैं, तो उसे किसी दाव बालक को सेवा के लिए चुनना होगा। कई दाव बालकों ने निमंत्रण भेजा है, लेकिन उसने सभी को अस्वीकार कर दिया है। भाभी महारानी से जैसी उम्मीद थी, वो बहुत अभिमानी है। क्या ऐसी अफवाहें नहीं थी कि वो 10वें दाव बालक के काफी करीब थी? महल के गांव में सजी उस महिला को सब लोग देख रहे थे और दबी आवाज में उसके बारे में बातें कर रहे थे। और वह अमर राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी आन लोकसिन थी, जो जून परिवार की जागीरदार थी। हालांकि वह जून परिवार की सदस्य नहीं थी, लेकिन जून परिवार में उसका काफी प्रभाव था। आखिरकार अगर कोई दाव बालक इस राजकुमारी की वफादारी हासिल कर लेता, तो इसका मतलब होता कि उसे शाही राजवंश का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा सम्राट क्षेत्र ऐसी शारीरिक क्षमता भी दुनिया में दुर्लभ थी। हालांकि कोई महान सम्राट बनने के लिए साधना नहीं कर सकता था, लेकिन यदि कोई जीवित रहे और उसके पास पर्याप्त संसाधन हो, तो वह हर सम्राट स्तर तक पहुंच सकता था, जो कि काफी उल्लेखनीय था। हालांकि जून परिवार में अर्ध सम्राट का पद कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अगर उन्हें 1000 दाव प्रांतों में भी स्थापित कर दिया जाए, तो वे एक स्वतंत्र शक्ति बन जाएंगे और निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति माने जाएंगे। चाहे वह उसका कोमल छोटा चेहरा हो, उसकी आकर्षक आकृति हो, उसके पीछे का शाही राजवंश हो या उसकी असीम साहस भरी अदाएं हों, शारीरिक बनावट के कारण वह एक बहुमूल्य पुरस्कार थी। इसलिए जून परिवार के सभी 10 दाव बच्चों ने उसके प्रति सद्भावना का भाव दिखाया था। दुर्भाग्यवश भाभी महारानी ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया था। कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार यहां आने का उनका उद्देश्य किसी का इंतजार करना था। शायद वह दिव्य बालक जिसने स्वर्ग के नियमों को चुनौती दी हो।
चारों हथेली। जब सब लोग चर्चा कर रहे थे तब यान लोकसेन का सुंदर रत्न समान हाथ भगवान की पट्टिका पर जोर से टकराया। देखने में तो यह एक हल्की सी हथेली की चोट थी, लेकिन उसने एक जबरदस्त गर्जना उत्पन्न की। एक धमाके के साथ हथेली की शक्ति का प्रभाव तुरंत ही ईश्वर की पट्टिका पर प्रकट हो गया। 86,000 बल। जनजात दाव रूम 141 शीर्ष स्तरीय प्रतिभा। इस उम्र में विशुद्ध शारीरिक शक्ति के लिए केवल एक शरीर 100,000 बल तक पहुंच सकता है। 80,000 बल तो परम प्रतिभा के लिए भी सीमा है ना? सचमुच प्रभावशाली। ये याद रखना चाहिए कि उनका शरीर किसी सुरक्षित शरीर का नमूना नहीं है। शारीरिक बनावट केवल हमारे जून परिवार के दाव बच्चे ही उसकी बराबरी कर सकते हैं, है ना? इससे भी बढ़कर अगर वह जून परिवार में पैदा हुई होती तो शायद वह दाव संतानों में से एक होती। पिछले महीने उसकी शक्ति 81,000 थी। उसकी प्रगति अविश्वसनीय रूप से तेज है। भीड़ में से किसी ने हैरानी जताई, लेकिन लोकसेन के निर्मल और शांत चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। वह चुपचाप ईश्वर की पट्टिका वाले चबूतरे से नीचे उतरी, पास ही स्थित एक बुजुर्ग की मेज तक गई और अपने कोमल हाथों से उस पर रखी तलवार को उठाकर मेज पर रखे एक गोल पत्थर पर प्रहार किया। पत्थर एकदम साफ था, लेकिन उस पर तलवार के कई निशान थे जिन्हें किसने छोड़ा था यह कोई नहीं जानता। इस दुनिया में शरीर साधना करने वाले और दाव साधना करने वाले लोग थे। अधिकांश दाव साधना करने वाले तलवार साधना करने वाले थे और जून परिवार तलवार साधना करने वाला था। परिवार ईश्वर की पट्टिका के अस्तित्व में आने से पहले वे हमेशा परिवार की ताकत का परीक्षण करने के लिए इसी विधि का उपयोग करते थे। शिष्यों, क्लैन। तलवार की तीखी आवाज के बाद पास में मौजूद बुजुर्ग ने रिकॉर्डिंग करते हुए कहा, अनलोकसेन 8 तलवारों की चीख। ये शब्द सुनते ही आसपास सदमे की एक और लहर दौड़ गई। जून परिवार में एक ऐसा तलवारबाज था जो 13 तलवारों की गर्जना कर सकता था और इस पत्थर पर तलवार के निशान भी उकेर सकता था। अनलोकसेन की उपलब्धि वाकई बहुत अच्छी थी। हालांकि अनलोकसेन ने आसपास की चापलूसी को बिना किसी खुशी या उदासी के सुना। उसने बस चारों ओर देखा और जैसे वह ढूंढ रही थी उसे न पाकर उसकी निगाहें थोड़ी धुंधली हो गईं। दरअसल एनलोकसेन का एक रहस्य था। हालांकि वह शाही राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी थी, फिर भी वह देखने में बेफिक्र लगती थी। लेकिन असल में उसके मन में द्वेष था, एक गहरा रक्तरंजित प्रतिशोध। बदला लेने के लिए उसे एक अजय और शक्तिशाली समर्थक की आवश्यकता थी। तभी वह बदला ले सकती थी, तभी वह अपनी चाची का बदला ले सकती थी, अमर राजवंश की वर्तमान साम्राज्य। इसके लिए उसके पास एक साहसिक योजना थी। जून परिवार के 10 दाव संतानें बहुत शक्तिशाली थी, उनमें से किसी एक को भी अगर बाहर लाया जाए तो वह अजय हो जाएगा। लेकिन ये काफी नहीं था। शत्रु अमर राजवंश का स्वामी था, इसलिए उसे अपने समर्थन के लिए एक और भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की तलाश करनी पड़ी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो केवल एक ही व्यक्ति उपयुक्त था। जून परिवार की दिव्य संतान एनलोकसेन भी निष्क्रिय नहीं बैठी थी। उसने अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए अपने कठपुतली पिता से जून परिवार के जून लिंशियाओ से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि जून परिवार में प्रतिभाओं को परखने की परंपरा थी। कोई और विकल्प न होने के कारण वो केवल यहाँ बार-बार आ सकती थी, इस उम्मीद में कि उसे वही वह दिव्य बालक मिल जाए और वह उसका उपयोग अपने बदले के लिए कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी उसकी उससे मुलाकात नहीं हुई। ये सोचते हुए एनलोकसेन पहले से ही जाने की योजना बना रही थी, लेकिन तभी एक थोड़ी व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। एनलोकसेन, देखो, जून परिवार के संसाधनों के बिना 86,000 की सेना ही तुम्हारी सीमा है। थोड़ा मोटा सा एक युवक व्यंग्य भरी निगाहों से देखते हुए पास आया। ये है रोम जुनिक्सियन, रोम परिवार के युवा स्वामी। हालांकि वे दोनों जून परिवार के जागीरदार हैं, लेकिन उनके परिवार ने 10वें दाव बालक जून हुंगत्सुआन के प्रति स्पष्ट निष्ठा की शपथ ली है। और रोम जुनिक्सियन को 8 साल की उम्र में 10वें दाव बालक की सेवा करने के लिए जून परिवार में भेजा गया था। अब 5-6 साल हो चुके हैं, है ना? है ना? 10वां दाव बालक उसे खून के भाई की तरह मानता है। उसका दर्जा तो हमसे भी ऊंचा है। रोम जुनिक्सियन ने अपने आसपास की गपशप पर कोई ध्यान नहीं दिया। चलते-चलते वहां लोकसेन का मजाक उड़ाता रहा। मेरे युवा गुरु ने 10 वर्ष की आयु में ही आध्यात्मिक दाव क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। उस वर्ष उनकी शुद्ध शारीरिक शक्ति 93,000 फोर्स, जनजात दाव रूम 135 और 9 तलवार घोष थे। ये प्रतिभा, और ये कहना भी कम होगा कि यह आपकी प्रतिभा से कितनी गई अधिक है, निश्चित रूप से आपको अभिभूत कर देगी। मेरे युवा गुरु की देखरेख में मेरे जैसे शामिल होना व्यर्थ नहीं होगा। मेरे युवा गुरु ने स्वयं आपको चुना था, लेकिन आपने वास्तव में अपने भले के बारे में नहीं सोचा। रोम जुनिक्सियन ने कुछ घमंड भरे लहजे में बात की। वे सभी जागीरदार परिवार थे, लेकिन सिर्फ राजकुमारी होने के कारण तुम इतनी अभिमानी हो सकती हो। जून परिवार में शाही राजवंश की राजकुमारियों की कमी नहीं थी और 10वीं दाव संतान जून हुंगत्सुआन ने स्वयं निमंत्रण भेजा था। फिर भी उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके अलावा क्या हो सकता है कि उसे यह नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। एनलोकसेन ने ये भाषण पहले भी कई बार सुना था। उसने उदासीनता से जवाब दिया, आपके युवा स्वामी जून हुंगत्सुआन वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। 10 पथों में से एक होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से अद्वितीय प्रतिभावान हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। 10 रास्तों में से एक रास्ता भी उसके बदले के लिए काफी नहीं था। शत्रु अमर राजवंश था, जिसकी विरासत हजारों वर्षों तक फैली हुई थी। वह हस्तिर स्वभाव की नहीं थी। एक बार कोई निर्णय लेने पर वह पूरी लगन से उसमें सहयोग करती थी। ये जीवन बदलने वाला निर्णय था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सतर्क रहना आवश्यक था। हालांकि रोम जुनिक्सियन को उसके बदले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे बस इतना लगा कि वो कृतघ्न और हद से ज्यादा दिखावा करने वाली थी और उसकी बातें बेतुकी थी। 10 मार्गों में से एक मार्ग पर्याप्त नहीं है। क्या आप 10 पथों के प्रमुख का अनुसरण करना चाहते हैं? वो व्यक्ति एक महान व्यक्तित्व है जो पूरी तरह से दाव के प्रति समर्पित है। भला वह भला आपके सामने झुककर आपकी ओर कैसे देखेगा? थोड़ा आत्म जागरूकता रखो। अगर तुम थोड़े आकर्षक न होते तो मेरे युवा स्वामी तुम्हारे प्रति इतने दयालु न होते। रोम जुनिक्सियन ने उपहास किया, उसका चेहरा उपहास से भरा हुआ था। लेकिन वह कैसे जान सकता था कि एनलोकसेन केवल 10 मार्गों में से किसी एक का अनुसरण नहीं करना चाहती थी, बल्कि 10 मार्गों से भी ऊपर स्थित दिव्य बालक का अनुसरण करना चाहती थी। अगर कोई पूछे कि क्यों, तो जवाब होगा उसकी शारीरिक बनावट। दरअसल उसका शारीरिक गठन सम्राट के स्तर का नहीं था। शारीरिक बनावट तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक परम दोहरी साधना शारीरिक बनावट। और यह एक ऐसा संत था जिसका खुलासा होने पर घोर तबाही मच जाती। ये 10 महान संतों में से एक था। शारीरिक बनावट, सर्वोच्च दोहरी साधना शारीरिक बनावट। इसके अलावा उनके पीछे एक शाही राजवंश था। वह अपने शारीरिक बल, अपने शाही वंश, सब कुछ का इस्तेमाल सिर्फ अपना बदला लेने के लिए करेगी। क्या ये नुकसान था? यह एक बहुत बड़ी क्षति है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह उसके लिए सब कुछ था। बदला लेने के लिए अपने सब कुछ का इस्तेमाल करना उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन यह उसकी मां की हत्या का बदला था। उसे इसका बदला लेना ही था और उसे लेना ही होगा। केवल जून लिंशियाओ, वो दिव्य बालक जिसके जन्म से महान सम्राट भी चुप जाते थे, उसकी मदद कर सकता था। संघर्ष के इस युग में महान युग आ चुका था। प्रतिभावान लोग बांस की कोंपड़ों की तरह फूट रहे थे और 3000 दाव प्रांतों में कोई भी खुद को अजय होने का दावा नहीं कर सकता था। कोई भी खुद को पराजय घोषित करने का साहस नहीं करता था। केवल वह जून लिंशियाओ। 10 वर्ष की आयु में शाही महल में उसने अनजाने में ऊपर देखा और जनजात संतों को घुटने टेकते और महान सम्राटों को झुकते हुए एक अवर्णनीय दृश्य देखा और वह समझ गई। वह ऐसा व्यक्ति था जो सब कुछ दबाकर एक युग का नेतृत्व करेगा। हालांकि यह एक लेन-देन था, लेकिन अंततः वह खुद को किसी और के हवाले कर देगी। और एनलोकसेन बेहद स्वाभिमानी थी। वह हर काम को पूरी कुशलता से करती थी, यहाँ तक कि हर काम में अद्वितीय प्रतिभावान से भी कहीं आगे निकल जाती थी। भले ही यह एक लेन-देन था, भले ही यह एक उपयोग था, अंततः वह खुद को उसी के हवाले कर देगी। एक बार फैसला हो जाने पर वही उसका साथी होगा। और एनलोकसेन जैसी स्वाभिमानी महिला, भला उसका प्रेमी कोई साधारण इंसान कैसे हो सकता है? 10 मार्ग। ये हास्यास्पद नहीं है, केवल वह सर्वोच्च अद्वितीय दिव्य बालक ही उसकी भक्ति, उसकी सेवा और उसकी प्रतीक्षा के योग्य था। अगर उसे वह इस महीने नहीं मिला तो वह अगले महीने आएगी। अगर उसे वह इस साल नहीं मिला तो वह अगले साल आएगी। ये सोचकर एनलोकसेन ने आखिरी बार देखने का फैसला किया और फिर अगली बार आने का निश्चय किया। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक नजर से ही वह जम जाएगी। ये वही है। एनलोकसेन की खूबसूरत आंखें थोड़ी सी खुल गईं और उसके दिल में एक अनन्य भावना उमड़ पड़ी। उसने आसमान में ऊंचाई पर एक बच्चे को किलिंग पर सवार होकर प्रशिक्षण मैदान की ओर उतरते देखा। उसने कोई खास पोशाक नहीं पहनी थी, काले और सुनहरे रंग का दाव चोगा उस पर जच रहा था, लेकिन उसका व्यक्तित्व सबसे अलग था। उसका स्वतंत्र स्वभाव उसके आसपास के वातावरण से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। वो प्रशिक्षण मैदान के किनारे पर हल्की से उतरा। वो बस एक ही व्यक्ति था जो निराश, हताश और पूरी तरह से अप्रस्तुत होने के बावजूद एनलोकसेन की नजर में आ गया। इसी क्षण उसे अचानक याद आया, ओह ठीक है, उसने उसे देखा था। 13 वर्ष की आयु में वह महल के कर्मचारियों के साथ जून परिवार में विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी। दूर से उसने उसे 3 वर्ष की आयु में आंखें बंद करके साधना करते हुए देखा था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उस समय उसने मान लिया था कि उनकी सगाई से कोई संतान नहीं होगी, इसलिए उसने भावी साथी की निगाहों से उसे देखा। हालांकि वह भी छोटा था, लेकिन उसका पालन पोषण करना असंभव नहीं होगा। उसने पहले तो यही सोचा था, लेकिन बाद में सगाई की कोई उम्मीद नहीं बची और वह बहुत निराश हुई। फिर भी 2 साल पलक झपकते ही बीत गए और उस समय का बच्चा कई मायनों में एक जवान आदमी बन चुका था, जिसे वह देख भी नहीं सकती थी। 2 साल बीत गए और ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह बदल गया है। फिर भी उसने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। एनलोकसेन की निगाहें जून लिंशियाओ के शरीर पर, उसके सुंदर और मनमोहक छोटे चेहरे पर घूमती रहीं और अंत में उसकी दाहिनी आंख के नीचे मौजूद आंसू के तिल पर आकर टिक गईं। ये कहावत को पूरी तरह से प्रतिध्वनित करता है। तमाम उतार चढ़ाव के बाद वह एक बार फिर उसकी निगरानी में आ गया था। ठीक वैसे ही जैसे उसने उसे पहली बार देखा था। अध्याय 1 चेक इन 9वें स्तर का पुरस्कार, सर्वोच्च दाव हृदय। अगर कोई एक चीज है जो जून परिवार का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है तो वह किलिंग होगी। जून परिवार के क्षेत्र में किलिंग जनजाति की लोगों की संख्या काफी अधिक थी। किलिंग नंबर स्ट्रॉन्ग खेती की तकनीक, हालांकि उनकी संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन हर कोई अपनी मर्जी से उन पर सवारी नहीं कर सकता था।
जून परिवार के प्रशिक्षण मैदान के प्रवेश द्वार पर कई टेलीपोर्टेशन सिस्टम लगे हुए थे। ये सिस्टम, जिनका उपयोग निम्न रूप में महाद्वीपों के बीच आवागमन के लिए किया जाता है, जून परिवार ने केवल द्वीपों के बीच आवागमन के साधन के रूप में अनायास ही स्थापित किए गए थे। शुरू में जून लिनशियाओ अपने पूर्वज और दादाजी के साथ निकला था, लेकिन बीच रास्ते में कुछ आफत आ गई। पूर्वज ने हाथ हिलाकर एक किलिन को बुलाया और फिर अपने दादाजी के साथ चला गया। इसलिए उसे अकेले आना पड़ा। किलिन के उतरने से पहले ही इसने तरह तरह की फुसफुसाहटें पैदा कर दी। वो कौन है? किलिन पर सवारी करने की हिम्मत कर रहा है। मैंने सुना है कि युवा पीढ़ी में केवल प्रथम दाऊबालक ने ही किसी एक को वश में किया है ना? क्या वह वही है? यह आकृति उसकी तरह नहीं दिखती। छिटपुट फुसफुसाहटें धीरे धीरे फैल गई और सभी लोग उस आकृति की ओर देखने लगे। फिर सभी ने एक छोटे कद के व्यक्ति को किलिन से उतरते देखा। हालांकि जून लिनशियाओ की उम्र केवल 5 साल थी, लेकिन वह पहले से ही अपने भविष्य के स्वरूप के संकेत दिखा रहा था। उसके चेहरे की बनावट आकर्षक थी, चेहरा कोमल था और उसके काले बाल धूप में चमक रहे थे। उनका व्यक्तित्व महान और सुरुचिपूर्ण था, मानो वे दुनिया से अलग हों, इसकी सांसारिक परेशानियों से अछूते हों, मानो वे इस दुनिया से संबंधित ही न हों। इस समय उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस थोड़ी सी उदासीनता झलक रही थी। वे एक अमर प्राणी की तरह परिपूर्ण थे, फिर भी उनकी आंख के कोने पर मौजूद काला तिल इस निर्वासित अमर प्राणी को नश्वर संसार में वापस खींच लाया। सचमुच एक अद्भुत रचना। वो कौन है? क्या जून परिवार की युवा पीढ़ी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो व्यक्ति किलिन की सवारी कर सकता है? वह निश्चित रूप से किसी सहायक शाखा या संबद्ध परिवार से नहीं है, लेकिन मुख्य परिवार में कुछ ही युवा शिष्य हैं और ऐसा लगता है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। कुछ लोगों ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा और पूछा, क्योंकि इस बच्चे का स्वभाव, व्यवहार और रूप रंग सब कुछ बहुत ही साधारण था। इतनी कम उम्र में वह कितना सुंदर है, बड़ा होकर वह किस मुकाम पर पहुंचेगा? कई महिला साधकों की आंखें चमक उठी। मुझे बस एक धनपुत्र की कमी महसूस हो रही है। एल्डर के वस्त्र पहने एक आकर्षक महिला जो अखाड़े के किनारे खड़ी थी, ने अपने विचारों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। जैसे जैसे जून लिनशियाओ चलता रहा, हालांकि उसके कान प्रशंसा से भरे हुए थे, लेकिन उसे जो कुछ भी सुनाई दे रहा था वह अजीब लग रहा था। उसने स्वतः ही इन सब चीजों का अनुवाद इस प्रकार कर दिया। पति द्वारा की जाने वाली खेती, एक बड़े बर्तन को हिलाने वाली टूथपिक की तरह है, और इसी तरह की टिप्पणियां। चाहे उसे हिलाया जा सके या नहीं, आप किसी बच्चे को कैसे छू सकते हैं? जून लिनशियाओ ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर सीधे भगवान की पट्टिका के सामने खड़े बुजुर्ग के पास चली गई। हालांकि वह बुजुर्ग वाकई में एक बुजुर्ग थे, लेकिन वे जून लिनशियाओ के दादा और अन्य लोगों से बहुत अलग थे। ज्यादा से ज्यादा उन्हें केवल एक कार्यकारी बुजुर्ग माना जा सकता था, जो परिवार के भीतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, और स्वाभाविक रूप से वे जून लिनशियाओ को नहीं जानते थे। उन्होंने ये भी देखा कि जून लिनशियाओ यहाँ पहली बार आई थी, इसलिए उन्होंने चतुराई से कहा, ऊपर जाओ और पूरी ताकत से पत्थर की शिला पर प्रहार करो। तुम मार्शल स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दो आज का नहीं। पत्थर की शिला पर जितनी बड़ी संख्या होगी, उतना ही बेहतर होगा। उसके बाद इस तलवार से इस पत्थर पर प्रहार करो। जितनी तेज आवाज होगी, तुम्हारी तलवारबाजी की प्रतिभा उतनी ही अधिक होगी। साथ ही अपना नाम और अपने वंश का उल्लेख करें। यदि आप किसी समानांतर शाखा या संबद्ध परिवार से हैं, तो आपको इसका विस्तार से वर्णन करना होगा। बुजुर्ग ने ये शब्द अनगिनत बार कहे थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ बहुत ही संक्षिप्त भाषा में समझाया। उसी समय उसने मन ही मन सोचा, यह शायद किसी खास वंश द्वारा छिपाया गया युवा उस्ताद है। 5 साल की उम्र में परीक्षा देने आया है, काफी अधीर है। ये सोचते हुए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसने 10 पद पहले भी देखे थे, इसलिए उसके लिए अत्यधिक आश्चर्यचकित होना असंभव था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि अगले ही पल उसने जून लिनशियाओ को उदासीनता से ये कहते हुए सुना, सीधी वंशावली, जून लिनशियाओ, प्रत्यक्ष वंश। बुजुर्ग का हाथ, जो कुछ लिख रहा था, अचानक कांप उठा। उनके हाथ से छोटे ब्रश ने अचानक कागज पर एक निशान छोड़ दिया। प्रत्यक्ष वंश, इस पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंश में केवल एक ही व्यक्ति था, और उसका नाम भी। अचानक बड़े बुजुर्ग को कुछ एहसास हुआ। उन्होंने चौड़ी आंखों से जून लिनशियाओ को देखा, उनके चेहरे पर विश्वास के भाव थे। कुछ देर बाद उसने अचेतन रूप से पूछा, महामहिम, दिव्य पुत्र। जून लिनशियाओ ने सुना, फिर शांति से सिर हिलाते हुए स्वीकार किया, यह मैं ही हूँ। जून लिनशियाओ की नजर में यह महज एक उपाधि थी, लेकिन जून परिवार के लोगों के लिए ऐसा नहीं था। 10 पथों में से एक के रूप में चुना जाना और भविष्य में पूरे जून परिवार का नेतृत्व करने वाला बनना, जून परिवार का युवराज कहा जा सकता है। बूम! जून लिनशियाओ को सिर हिलाते देख प्रशिक्षण मैदान में मौजूद हर किसी के दिल में एक गर्जना सी महसूस हुई और वे खुद को बेहद भाग्यशाली समझने लगे। जून परिवार के 10 पथों में से एक होना ही हजारों लोगों से ऊपर की बात थी, ऐसे लोग जिन्हें वे शायद ही कभी देख पाते थे। जहां तक दिव्य पुत्र की बात है, वो तो भविष्य में भी उनकी नजरों में नहीं आ पाएगा। सभी लोग स्तब्ध होकर तुरंत आधा घुटने टेककर प्रणाम करने लगे। प्रभुत्व प्रदान करें, महामहिम, दिव्य पुत्र। प्रणाम स्वरूप, महामहिम, दिव्य पुत्र। यहाँ तक कि उनके सामने पंजीकरण करा रहे व्यक्ति और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने भी, जिनके मन में अभी एक छोटे घोड़े द्वारा एक बड़ी गाड़ी खींचने का विचार आया था, खड़े होकर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। चारों ओर देखने पर पूरे प्रशिक्षण मैदान में हजारों लोग आधे घुटने टेके हुए थे, किसी ने भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उसने कुछ नहीं बोला था और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह आधा इंच भी ऊपर देखे। जून परिवार के दिव्य पुत्र की यही स्थिति थी। क्या ये ईश्वर का पुत्र है? क्या एन लोक्सन दिव्य पुत्र की प्रतीक्षा कर रही होगी? रोम जुनिक्सियन ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखें तेजी से झपक रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने चुपके से अपने बगल में झुक रही आन लोक्सन की ओर देखा और पाया कि उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, और झुकते समय भी उसने किसी प्रकार की नाराजगी नहीं दिखाई। यद्यपि उनके युवा गुरु 10 पथों में से एक थे, फिर भी एक दाऊबालक और एक दिव्य पुत्र में बहुत अंतर था। वे दोनों बिल्कुल अतुलनीय थे, उनकी तुलना करना भी हास्यास्पद होगा। लेकिन एन लोक्सन वह महिला थी जिसे उसके युवा स्वामी पसंद करते थे, और उसके पीछे शाही राजवंश था और योजनाओं की वह श्रृंखला। ये सोचते ही रोम जुनिक्सियन की आंखें धीरे धीरे उग्र हो गई। जून लिनशियाओ ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई और सभी को प्रणाम करते हुए देखा। क्या मुझे अब उठ कहना चाहिए? लेकिन वो सचमुच एक खलनायक है, पूरे समूह का चहेता। अगर कोई नायक इस तरह से अलग दिखता, तो शायद उसका मजाक उड़ाया जाता और फिर वो दिखावा करने लगता और लोगों को थप्पड़ मारने लगता, लेकिन खलनायक के मामले में ऐसा नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं, खलनायकों के समूह एक प्यार करने वाला परिवार होते हैं। जून लिनशियाओ ने मन ही मन सोचा, सच में उसने सोचा था कि कोई इतना मूर्ख होगा कि सामने आकर उसे चुनौती दे या उससे सवाल करे। इस तरह उसे अभ्यास करने के लिए कोई मिल सकता था। उठना। चूंकि उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह बस आता, अपनी मौजूदा ताकत का परीक्षण करता और चला जाता। प्रणाली। दिन, एक उच्च मूल्य चेक इन बिंदु, WhatsApp प्लेटफॉर्म पर पता चला है। क्या आप चेक इन करना चाहेंगे? चेक इन। दिन, 6 स्तर का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। दिन, उच्च मूल्य वाले स्थान पर चेक इन करने से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। यह उपलब्धि 9वें स्तर का पुरस्कार है, सर्वोच्च दाव हृदय। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहेंगे? अध्याय 9, ताओ के सार को आत्मसात करें। ताओ के सार में स्पष्टता प्राप्त करें और संसार की वाणी को सुनें। सिस्टम की यांत्रिक आवाज बंद होते ही जून लिनशियाओ ने सिस्टम पैनल में एक दिन को देखा और तुरंत महसूस किया कि सर्वोच्च दाव हृदय के बारे में कुछ जानकारी उसके दिमाग में प्रकट हुई है। सर्वोच्च दाव हृदय, जो कहा जाता है वही कानून बन जाता है, भाग्य उलझ जाता है, स्वर्ग के मार्ग को ग्रहण कर लिया जाता है, yin और yang को उलट दिया जाता है, जीवन और मृत्यु को नियंत्रित किया जाता है, सभी असंभवताओं को संभावनाओं में बदल दिया जाता है। जब तक हृदय अमर है, दाववादी जादू असीमित है और व्यक्ति लाखों में एक सर्वोच्च शक्ति का भी उपयोग कर सकता है। दाववादी जादू, इस संसार में महान दाव विद्यमान है, 3000 महान दाव, और यह सर्वोच्च दाव हृदय वो दाव है जो स्वर्ग को प्राप्त करता है। हालांकि इसे प्राप्त करना नहीं माना जा सकता, बल्कि महान दाव के सच्चे प्रियतम बच्चे का उपहार माना जा सकता है। इस साधना को अंतिम चरण तक ले जाने से महान दाव से भी संवाद स्थापित हो सकता है। कहीं कई बात ही नियम बन जाती है, एक शब्द भी सम्राट विशेषज्ञ को मार सकता है। यहाँ तक कि जून परिवार में भी ऐसी कोई दबंगई नहीं है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी सर्वोच्च दाव हृदय की स्वर्ग विरोधी क्षमता है। यह अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा है। इस संसार में हृदय बाह्य आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिसे बाद में स्वयं की दाव शक्ति बनने से पहले रूपांतरण के लिए दाव ध्रुव में भेजा जाता है। लेकिन इस सर्वोच्च दाव हृदय के साथ यह अलग है। बाहर से कुछ भी ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, हृदय निरंतर और अनंत रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्पादन करता रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होगी। सर्वोच्च दाव हृदय, कितनी अच्छी बात है। इसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसी क्षण वह मन ही मन सोचने लगा। पुराने पूर्वज ने कहा था कि इस संसार में केवल दाववादी जादू ही नहीं, बल्कि सर्वोच्च शक्ति भी मौजूद है। दाववादी जादू, और यहाँ तक कि निश्चित दाववादी जादू भी। कल्पना कीजिए, एक निश्चित तकनीक जो एक साधारण व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही समाप्त कर देती है, मैं उसे अनंत काल तक ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूं जैसे कि इसकी कोई कीमत ही न हो। इसके अलावा मैं एक सहज पवित्र शरीर दाव ढूंढ जो सहज पवित्र शरीर और सहज दाव ढूंढ का संयोजन है। मुझे दाववादी जादू के संदर्भ में शारीरिक लाभ प्राप्त है और मेरे पास एक अनंत नींव पट्टी है। साथ ही पहले चेक इन करने पर मुझे जो ह्यूमन रेस सिंडर मिला था, वो तो बिल्कुल परफेक्ट मैच है। जून लिनशियाओ भी इन वर्षों में नियमित रूप से जांच कर रही थी, लेकिन इसके परिणाम कभी अच्छे होते थे तो कभी बुरे। कम मूल्य वाले चेक इन पॉइंट्स रैंक 1 to 5 तक के यादृच्छिक पुरस्कार देते थे, जबकि उच्च मूल्य वाले स्थान कम से कम रैंक 6 और अधिकतम रैंक 9 की गारंटी देते थे। और इसमें जबरदस्त सफलता भी मिल सकती है। दो प्रकार के क्रिटिकल हित थे, एक इनाम को दोगुना करने के लिए और दूसरा इनाम के रैंक को बढ़ाने के लिए। सब कुछ लेने पर एकमात्र उपयोगी इनाम रैंक 4 का इनाम था, जिसे मानव जाति टिंडर कहा जाता था। ये 5 चरणों वाली एक गुप्त कला थी और वह वर्तमान में केवल पहले चरण को ही सक्रिय कर सकता था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को खर्च करके अस्थायी रूप से विस्फोटक शक्ति प्राप्त करता था। लेकिन अपने जंजाल दाव ढूंढ के साथ ही शारीरिक क्षमता के हिसाब से उसके शरीर में ऊर्जा केवल कुछ सांसों तक चलने के लिए ही पर्याप्त थी। इससे इस टिंडर पर मौजूद मानव जाति की दबंग प्रकृति का पता चलता है। यह कोई साधना तकनीक नहीं थी, बल्कि एक निश्चित गुप्त कला की तरह थी। सीमा बहुत ऊंची थी, अन्यथा ये वस्तु रैंक 4 का इनाम नहीं, बल्कि कम से कम रैंक 1 का इनाम होती।
यह मूल रूप से एक तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल होने वाली चीज थी, लेकिन अब सर्वोच्च दाव हृदय के अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ क्या वह दिव्य पहले चरण को स्थायी रूप से बनाए नहीं रख सकता था। दिव्य बालक क्या कर रहा है? वो तो मौके पर ही साधना शुरू कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ईश्वर की पट्टिका को देखकर कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की हो? ये संभव है। आखिरकार वो दिव्य बालक है, हजारों लोगों से ऊपर है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे हम समझ सकें। जून लिंशियाओ को आंखें बंद करके स्थिर खड़े देखकर सभी लोग अनुमान लगाने लगे। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि जून लिंशियाओ ने अभी प्राप्त नाम की जांच करने के लिए अपनी आंखें बंद करी थी। 5 साल की उम्र में स्पिरिट दाव क्षेत्र प्राप्त करना वास्तव में केवल वही इसे हासिल कर सकता है। हालांकि अन्य लोग जून लिंशियाओ के क्षेत्र को समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन अनलोकसन की पाशाही राजवंश की एक गुप्त विधि थी और वह जून लिंशियाओ के क्षेत्र को एक नजर में देख सकती थी। उनकी उम्र में 10 साल का अंतर था, लेकिन उनके लोगों में ज्यादा अंतर नहीं था। वास्तव में जून लिंशियाओ के अभाव से भी अधिक ठोस थी, क्योंकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी के सभी खजाने ग्रहण कर लिए थे। ये कहना कि उसे जलन नहीं हो रही थी निश्चित रूप से झूठ होगा, लेकिन इस समय एनलोकसन के दिल में केवल एक दृढ़ संकल्प था। वास्तव में यही उसका भावी जीवन साथी था, जिसका वह अनुसरण करेगी और जो उसका बेशक उसने बदला लेने की उसके रास्ते में भी बहुत मदद की। जब जून लिंशियाओ का जन्म हुआ, तब जून परिवार को भी केवल संतों के घुटने टेकने और महान सम्राटों के जुटने की घटना के बारे में ही पता था, जिसके बाद तरह-तरह की अफवाहें फैली हुई थी। ऐसा कहा गया था जून लिंशियाओ जून परिवार की आशा थी, एक अभूतपूर्व और बेजोड़ प्रतिभा, और उनका शारीरिक गठन तो उससे भी कहीं अधिक विलक्षण प्रतिभा जैसा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि ये कितना विलक्षण प्रतिभा जैसा था, हालांकि इसकी व्यापक रूप से अफवाहें थी, दुर्भाग्य से ये साधारण शिष्य ये जानने के योग्य नहीं थे। सभी को केवल इतना ही पता था कि एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म हुआ है, जिसे पूर्वज ने स्वयं दिव्य बालक नाम दिया है, जिसका नाम लिंशियाओ है, जून लिंशियाओ। लेकिन इस दिव्य बालक में कौन सी विलक्षणता थी और कौन सी बात उसे आम लोगों से अलग बनाती थी, यह अज्ञात था। उनका पद उच्च है, लेकिन वे किसी विलक्षण प्रतिभा के धनी नहीं लगते। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जो उन्हें किसी महान सम्राट को नतमस्तक करने के योग्य बनाता हो। रोम जुनशिया ने एक नजर में जून लिंशियाओ के दायरे को पहचान लिया। ऐसा नहीं था कि वह कमतर था, वह उसके युवा गुरु के समान ही था, लेकिन उच्च स्तर का मतलब हमेशा ताकतवर होना नहीं होता। उनके युवा गुरु बचपन से ही एक पवित्र शरीर धारण किए हुए थे और उनकी पहली परीक्षा में 93,000 शक्ति दिखाई दी। उनका जन्मजात दाव रूम भी 141 था। ये जानना आवश्यक है कि जून परिवार में सबसे विलक्षण प्रतिभा वाले प्रथम दाव बालक का जन्मजात दाव शरीर तो था, लेकिन वह केवल 147 था, लगभग पूर्ण जन्मजात दाव रूम के बराबर। साधारण लोग जिस दाव रूम को चरम सीमा तक विकसित करते हैं, वह तो उनके लिए केवल प्रारंभिक बिंदु था। जून परिवार ने 10 वर्ष की आयु में ही एक ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे को जन्म दिया है जिसकी शक्ति लाखों में है और जिसके एक ही मुमकिन जून परिवार को शक्ति रैंकिंग में सर्वोच्च शीर्ष पर पहुंचा दिया है। युद्ध शक्ति के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, मुझे बस ये नहीं पता कि इस दिव्य बालक के भीतर कौन सी जन्मजात दाव प्रतिभा समाहित है। जब जन्मजात दाव रूम का स्तर 100 से अधिक हो जाता है, तो हर एक बिंदु एक बाधा बन जाता है। हजारों वर्षों में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसका जन्मजात पूर्ण दाव रूम 150 था। मेरे युवा गुरु न केवल एक पवित्र शरीर है, बल्कि उनका दाव रूम भी बहुत शक्तिशाली है। हालांकि इसकी परीक्षा 10 वर्ष की आयु में हुई थी। इस दिव्य बालक को 5 वर्ष की आयु में देखकर 13 यही सीमा होनी चाहिए, है ना? रोम जुनिक्सी ने जून लिंशियाओ की ओर देखा। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ये दिव्य बालक अपने युवा स्वामी से बहुत आगे निकल सकता है। यद्यपि उनके युवा स्वामी केवल 10वें दाव बालक थे, फिर भी वे दाव रूम और पवित्र शरीर दोनों का अभ्यास कर रहे थे। उनका प्रारंभिक स्तर निम्न था, लेकिन उनकी ऊपरी सीमा उच्च थी। अन्यथा उनके रोम परिवार में बेहद प्रतिस्पर्धी जून परिवार में जून हुंगसुआन के प्रति निर्णायक रूप से निष्ठा की शपथ नहीं ली होती। दरअसल वह बचपन से ही जून परिवार में जून हुंगसुआन की सेवा करता आ रहा था, लेकिन जून लिंशियाओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि बाहर खड़े लोग उसे कैसे देख रहे हैं। वह मन ही मन बुदबुदाया, सिस्टम फ्यूजन। यह इतनी अच्छी बात है कि वह इसे सीधे ही मिला देगा। ठीक है, फ्यूजन के बाद वह देखना चाहता था कि ह्यूमन रेस और उसके फिजिक्स के संयोजन से वह कितना अजेय हो जाएगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, जून लिंशियाओ को तुरंत अपने दिल में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली क्योंकि वह जानता था कि यह सर्वोच्च दाव हृदय का उसके साथ विलय हो रहा है। दर्द बढ़ता ही गया, इसलिए उसे वही पालथी मारकर बैठना पड़ा, आंखें बंद करके और माथे पर शिकन लिए हुए अंतर्मन की ओर देखना पड़ा। उसने जो देखा वह आश्चर्यजनक था। उसने देखा कि उसका मूल हृदय वास्तव में सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगा और फिर उसका रक्त, उसका चमकीला लाल रक्त धीरे-धीरे सर्वोच्च दाव हृदय द्वारा हल्के सुनहरे सर्वोच्च रक्त में परिवर्तित हो गया। और ऐसा लग रहा था कि उसने पहले जो अमर वज्र ड्रैगन का हृदय खाया था, वह भी इस समय कुछ भूमिका निभा रहा था। सुनहरी रोशनी की लकीरों के भीतर नीली रोशनी की हल्की सी झलक भी थी और हृदय से बिजली की चमक भी निकल रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। स्पष्टतः अमर वज्र ड्रैगन हृदय का प्रभाव अब पूरी तरह से हो चुका था, जिससे उसे बिजली से प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो गई थी। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा से हल्की बिजली सी दौड़ती थी। अब उसके पास न केवल अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा थी, बल्कि युद्ध में भी जब दोनों पक्ष एक ही प्रकार की ताओवादी जादू का प्रयोग करते थे, ताओवादी जादू कहीं अधिक शक्तिशाली होती थी। सर्वोच्च दाव हृदय के बाद समय पूर्ण हो चुका था। जून लिंशियाओ बिना आंखें खोले ही महसूस कर सकता था कि वह पहले से अलग हो गया है। उसके मन में अनायास ही एक वाक्य आ गया, उसे पता नहीं कैसे। दाव हृदय स्पष्ट। ऐसा लग रहा था मानो वह महान दाव में विलीन हो गया हो। वह बिना आंखें खोले ही ऊपर आसमान में खड़े दो पूर्वजों को इस दिशा में देखते हुए देख सकता था। वह आकाश से लटकते प्रकाश के पर्दे को भी देख सकता था, जिससे वह उन चीजों को देख पा रहा था जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रही थी। उसने वह सुना जो दूसरे नहीं सुन सकते थे। आंखें बंद करके ध्यान से सुना। महान दाव नहीं, ये स्वर्ग और पृथ्वी की आपस में बातचीत, फुसफुसाहट और कानाफूसी थी। ऐसा लगता था मानो वह हमेशा से बोल रहा हो, लेकिन बोल रहा था। लेकिन जून लिंशियाओ को अब बात समझ आ गई थी। विश्व की आवाज ने कहा, जाना, जाकर उन्हें बता दो, कहना, आप पहुंच गए हैं। उसने जो सुना वह एक अव्यवस्थित, बेतरतीब और उलझी हुई आवाज थी, मानो हजारों, लाखों या अनगिनत लोग एक साथ बोल रहे हों। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जून लिंशियाओ समझ गई। मैं करूंगा। जून लिंशियाओ ने अपनी आंखें खोली और अगले पल आकाश में अचानक हलचल मच गई। एक तेज हवा बैंगनी बादलों को उड़ा ले गई, जो बार-बार चक्कर लगाते हुए एक विशाल तूफान का रूप ले रहे थे। और वह इस पूरे विवाद के केंद्र में था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका हृदय भी इस तूफान से सहानुभूति से भरा हुआ था। धड़ाम तिल्द, धड़ाम तिल्द, धड़ाम तिल्द। उसके दिल की हर धड़कन के साथ तूफान और भी तीव्र होता गया, यहाँ तक कि उसने पूरे जून परिवार को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस समय जून लिंशियाओ जमीन पर खड़ा था। हालांकि उसका कद छोटा था और वह ऊंचे आकाश तक नहीं पहुंच सकता था, फिर भी इस समय का दृश्य ऐसा था मानो असीम आकाश उसकी ओर आ रहा हो। जून लिंशियाओ सचमुच लंबा और गर्व से खड़ा था, दबंग आभा से परिपूर्ण, मानो महान दाव का अवतार हो। बेशक बात यही खत्म नहीं हुई। उसका दाव भ्रूण एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और फिर जून लिंशियाओ का क्षेत्र वास्तव में धीरे-धीरे ऊपर उठने लगा। स्पिरिट दाव 3 ट्रिलियन से ये तुरंत स्पिरिट दाव 6 ट्रिलियन में बदल गया और फिर धीरे-धीरे रुक गया। उसने एक ही बार में 3 लोगों को भेज दिया। इतिहास में 5 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक दाव के किसी भी स्तर का कोई रिकॉर्ड नहीं था। आध्यात्मिक दाव के 6 स्तरों की तो बात ही छोड़िए, वो तुरंत आध्यात्मिक दाव के अंतिम चरण में प्रवेश कर गया। हे भगवान, दिव्य बालक ने आध्यात्मिक मार्ग के 6 क्षेत्रों को पार कर लिया है। वहां मौजूद कुछ बुजुर्ग भी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने आह भरते हुए कहा कि उन्होंने इतिहास बनते देखा है। और जैसे ही ये शब्द निकले, वहां मौजूद शिष्य और भी ज्यादा चौंक गए, उनके मुंह खुले रह गए। कितना? स्पिरिट दाव क्षेत्र या स्पिरिट दाव 6 क्षेत्र? हे भगवान, इस साल दिव्य बालक की उम्र कितनी है? 5 साल, है ना? जब प्रथम दाव बालक ने आध्यात्मिक दाव क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब उसकी उम्र कितनी थी? ऐसा लगता है कि वह 8 साल की थी, जिससे उसे जून परिवार की नंबर 1 प्रतिभाशाली का खिताब मिला, लेकिन 8 साल की उम्र में वह केवल स्पिरिट दाव 1 तक ही पहुंची थी। 10वां दाव बालक 10 साल की उम्र में ही स्पिरिट दाव क्षेत्र तक पहुंचा था, है ना? हालांकि वह भी एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन दिव्य बालक की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। शिष्य बिल्कुल उन लोगों की तरह थे जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी थी। कुछ को तो ये भी संदेह हुआ कि उन्होंने कुछ गलत देखा है और उन्होंने अपनी आंखें मल लीं। लेकिन जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि जून लिंशियाओ अभी तूफान के केंद्र में एक दिव्य देवता की तरह खड़ी थी, लंबी और डर से भरी हुई। हालांकि वे जानते थे कि जून लिंशियाओ ने सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन उन्हें उसके विशिष्ट क्षेत्र का पता नहीं था। जब वेदन ने इस ओर ध्यान दिलाया, तो वे सही इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे दिव्य बालक कहा जाता है। ये तो सचमुच विलक्षण प्रतिभा जैसा है। 5 साल की उम्र में ही उसने वह राह पूरी कर ली थी जो शीर्ष प्रतिभावान बच्चे 10 साल की उम्र तक तय करते हैं और उससे भी कहीं आगे। उसने उन तथाकथित विलक्षण प्रतिभाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया, मानो वे एक ही दुनिया में मौजूद ही न हो। उन्होंने आम लोगों को जीने का मौका ही नहीं दिया। हे भगवान, पुराने पूर्वज, जल्दी देखो, मेरे पोते को सचमुच ज्ञानोदय हो गया है। कोट धिक्कार है, ये तो बिल्कुल प्रोडिजी जैसा है। और यह घटना, हे पूर्वज, क्या आप जानते हैं कि यह घटना क्या है? ऊपर से जून मेधाओं ने अपनी प्रतिष्ठा और पद की अवहेलना करते हुए अपने बगल में बैठे वृद्ध पूर्वज को तुरंत नीचे देखने के लिए खींच लिया। वे दोनों जून लिंशियाओ के साथ नहीं आए थे क्योंकि वे देखना चाहते थे कि वह अकेले दूसरों को कैसे संभालता है, जो कि एक तरह की परीक्षा भी थी, लेकिन उन्होंने अप्रत्याशित रूप से इस अद्भुत दृश्य को देख लिया। और उस बूढ़े पूर्वज ने अपनी आंखें सिकोड़कर नीचे जून लिंशियाओ को देखा और उसे यह बहुत दिलचस्प लगा। शोर मत मचाओ, शोर मचाने वाले। ये दाव हृदय की स्पष्टता है, जो महान दाव के साथ विलीन हो रही है। उसे डांटने के बाद बूढ़े पूर्वज ने धीरे से समझाया, लेकिन वो किसी और बात को लेकर चिंतित थे। ये छोटा सा जीव बहुत दिलचस्प है, दरअसल इसने हमें खोजा था। हालांकि ये क्षण भर के लिए ही था, लेकिन वृद्ध पूर्वज को वास्तव में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। ये दैवीय ज्ञान नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी आंखें बंद गई हो और सब उसकी मदद कर रही हो। क्या उसे अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा से अपनी प्रति शत्रुता का भी आभास हुआ?
क्या स्वर्ग की ईश्वर की प्रति शत्रुता है? वो सचमुच महान दाव का प्रिय शिष्य था और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जून लिनशियाओ में कुछ परिवर्तन आया है। उसकी आभा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी। हमें खोज लिया, बिल्कुल नहीं। क्या हमने उसे अभी तक कोई साधना तकनीक नहीं सिखाई है? लेकिन दाव बहुत स्पष्ट है। हे भगवान, वृद्ध पूर्वज, आपको क्या लगता है कि मेरा पोता किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल करेगा? जून मिन्हाओ बेहद उत्सुक थे। हालांकि वे एक महान सम्राट थे और हजारों वर्षों का अनुभव कर चुके थे, फिर भी हाल ही में अपने इस पोते से उन्हें बार-बार झटका लगा था। यह उनका पहली बार दादा बनने का अनुभव था। उन्हें ये कहना पड़ा कि पोते का पालन-पोषण करना बेटे के पालन-पोषण से कहीं अधिक परेशानी भरा होता है। लेकिन वह अभी बहुत खुश था। वृद्ध पूर्वज ने अपनी बर्फ जैसी सफेद दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए कहा, शायद वह अभूतपूर्व और बेजोड़ होगा। इसका अनुवाद इस प्रकार है। उन्हें भी नहीं पता था। सर्वोच्च दाव हृदय की अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा, मानव जाति की ज्वलनशील शक्ति जो मेरी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक सेकंड में जला सकती है और मेरे पवित्र शरीर के साथ मैं देखना चाहता हूं कि इन तीनों के संयोजन से मुझ में किस प्रकार की शक्ति आती है। जून लिनशियाओ धीरे-धीरे आगे बढ़कर ईश्वर पट्टिका के चबूतरे पर चढ़ गया। उसकी आंखों में आशा भरी हुई थी। वह एक सहज पवित्र शरीर दाव भ्रूण था, जो सहज पवित्र शरीर और सहज दाव भ्रूण का संयोजन था और यह एक दोषरहित संस्करण था। अब तो उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी चीज भी थी। सर्वोच्च दाव हृदय। अभी लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? 10वां दाव बालक, जून होंगक सुआन, 93,000 शक्ति। हालांकि उसकी जांच नहीं हुई थी, लेकिन इस समय जून लिनशियाओ के मन में एक अनुभूति हो रही थी। वह इस 10वें दाव बालक से किसी भी तरह से हीन नहीं होगा। जून लिनशियाओ ने धीरे-धीरे अपनी सांसों को समायोजित करते हुए सोचा, अपने दाव भ्रूण में आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाना शुरू किया और धीरे-धीरे इसे अपने दाहिने हाथ में एकत्रित किया। इस समय उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से सर्वोच्च दाव हृदय से प्राप्त हो रही थी, इसलिए उनका दाहिना हाथ, जहां वे शक्ति एकत्रित कर रहे थे, बिजली की चमक दिखाने लगा। उस पर पड़ने वाला भयानक दबाव दूर से भी बेहद डरावना था। देखो, क्या दिव्य बालक कोई हरकत करने वाला है? हमारा जून परिवार पहले से ही शक्ति रैंकिंग में नंबर 1 पर है। क्या वो रैंकिंग को प्रसिद्ध बनाने के साथ-साथ गॉड टैबलेट को भी प्रभावी बना सकता है? प्रशिक्षण मैदान में हर कोई जून लिनशियाओ को ध्यान से देख रहा था। दिव्य बालक होने की उसकी पहचान को एक तरफ रखते हुए 5 वर्ष की आयु में ही उसकी आध्यात्मिक दाव के छठे स्तर की शक्ति सभी को उत्सुक करने के लिए पर्याप्त थी। ये दिव्य बालक कितना असाधारण होगा। यहाँ तक कि एलोसिन की खूबसूरत आंखें भी उत्सुकता से भरी हुई थी। और रोम जुनिक्सियन ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींची। पार्षद दाव स्तर 5 वर्ष की आयु में उसने निश्चित रूप से बहुत सारी दिव्य गोलियां और चमत्कारी दवाएं खाई होंगी, लेकिन स्तर शक्ति नहीं है और जन्मजात दाव शक्ति को औषधीय गोलियों से बढ़ाया नहीं जा सकता। हर कोई एक पवित्र शरीर है, ज्यादा से ज्यादा वह शायद मेरे युवा स्वामी के बराबर ही होगा, है ना? वह सोचने लगा। अध्याय 10 दिव्य स्मारक गूंजता है और दुनिया को घोषणा करता है। जून लिनशियाओ ने ईश्वर की पट्टिका के पास जाकर देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि रैंकिंग के बाद संख्याएं लिखी हुई हैं। जून परिवार, जिसकी शक्ति 1.33 मिलियन थी, ने दूसरे स्थान पर रहने वाले परिवार की 350,000 शक्ति को बहुत पीछे छोड़ दिया। हालांकि प्रतिभा के मामले में वे थोड़े ही थे। ये परिवार और लिन परिवार दोनों ने 150 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि जून परिवार 148 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। जैसे-जैसे वह और अधिक देखता गया, उसे एहसास होता गया कि इस दुनिया में प्रतिभाशाली लोग भी हैं। उनसे पहले, जून लिनशियाओ से पहले भी अद्वितीय प्रतिभाएं और विलक्षण प्रतिभाएं थी। इस दुनिया में केवल वही नहीं थे, नहीं केवल एक ही प्रतिभा थी। वह जितना ज्यादा इस तरह सोचता गया, उसके दिल में हार स्वीकार करने की इच्छा उतनी ही बढ़ती गई। अगर दूसरे लोग ऐसा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जून परिवार का 10वां दाव बालक, 93,000 शक्ति। क्या मैं इस तरह के व्यक्ति को पीछे छोड़ पाऊंगा? नहीं, मैं 10वें को नहीं, बल्कि पहले को पार करना चाहता हूं। इस दुनिया में पद या खोखली बातें हैं, केवल शक्ति सब कुछ है। जब जून लिनशियाओ सोच विचार कर रही थी, तब उसके आसपास के लोगों के चेहरे के भाव भी बहुत अलग अलग थे। जून लिनशियाओ को दिव्य पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया गया था और उनका क्षेत्र इतना ऊंचा था कि कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने जून लिनशियाओ का नाम पहले कभी नहीं सुना था और न ही उसे देखा था, इसलिए वे नहीं जानते थे कि हवा से उतरे इस दिव्य पुत्र के पास वास्तव में किस तरह की शक्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह केवल 5 साल का था। आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली या जीनियस क्यों न हो, इस समय आपकी उम्र केवल 5 साल है। वहां मौजूद लोगों में से कौन ऐसा नहीं था जिसकी प्रतिभा को जून परिवार ने बड़ी मेहनत से निखारा न हो? कौन 10,000 में एक प्रतिभाशाली युवा नहीं था? सभी किशोर थे, अभिमानी और घमंडी, केवल पदवी के बल पर दूसरों को अपने अधीन करना संभव था। जून लिनशियाओ बच्चा नहीं था, वह इस बात को अच्छी तरह जानता था। केवल यही रवि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ही वह वास्तव में इन अहंकारी प्रतिभाशालियों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकता था। तभी वहां उपस्थित सभी लोग और अफवाहें सुनने वाले सभी लोग आदरपूर्वक और दृढ़ विश्वास के साथ उन्हें ईश्वरीय पुत्र कहकर संबोधित कर सकते थे। ये सोचते हुए जून लिनशियाओ ने अपने दाव भ्रूण के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को जुटाया और उसे अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा किया। फिर एक सरल, सादा लेकिन पूरी ताकत से किया गया एक मुक्का भगवान की पट्टिका पर जोर से पड़ा। बूम! बल इतना जबरदस्त था कि पूरा देश मंच एक जोरदार धमाके के साथ कांप उठा। और उसी समय इस प्रहार की शक्ति गॉड टैबलेट प्लेटफॉर्म पर प्रकट हुई। 1,59,000 घात, 1,60,000 घात, जनजात दाव भ्रूण 150, जनजात पूर्ण दाव भ्रूण। यह एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की मुक्ति की ताकत थी जिसके पास पवित्र शरीर और दाव शरीर दोनों थे, जो अपने साथियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ था और यहाँ तक कि उसे 5 या 10 साल बड़े लोग भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। इस पर वहां मौजूद लोगों में शोर मच गया। कुछ लोग तो प्रशंसा से हंसते हुए कहने लगे कि वो वास्तव में ईश्वर का पुत्र होने के योग्य है। कुछ लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन अन्य उदासीन थे। आखिरकार, हालांकि जून लिनशियाओ अभी छोटी थी और बड़ी होगी, 10 दाव बच्चे भी बड़े होंगे। एक अंतर था, लेकिन वह ऐसा अंतर नहीं था जिसे पार न किया जा सके। ये सिर्फ एक अलग प्रारंभिक बिंदु था। उदाहरण के लिए, रोम जुनिक्सियन ने ये दृश्य देखकर तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान दिखा दी। ये स्कोर मेरे युवा गुरु की स्कोर से कहीं अधिक मजबूत है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसे पकड़ा न जा सके। इस सहज दाव भ्रूण की बात करें तो भले ही इसका स्कोर 150 हो, इस रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि सभी का स्कोर 150 है और सभी पहले स्थान के लिए बराबरी पर हैं। रोम परिवार में जन्मे होने के कारण उन्हें जून परिवार के सम्मान के बारे में कोई विशेष भावना नहीं थी। जब तक उनके छोटे वाले के साथ मतभेद बहुत अधिक नहीं था, तब तक ठीक था, अन्यथा उस महिला आन लोग को जीतना मुश्किल होगा। फिर आगामी योजनाओं को लागू करना और भी कठिन हो जाएगा। अरे यार, 1,60,000 की शक्ति अच्छी तो है, लेकिन फिर भी अपने पिता की तुलना में थोड़ा अंतर है। लेकिन मेरे पोते, मेरे पूर्वज, वह कुछ छिपा रहा है ना? छिपकर देख रहे दो लोग, एक अमर सम्राट और एक दिव्य देवता थे। जून मिन्हाओ ने अपने पोते के साधारण से मुखी को देखा। हालांकि उसने अभी तक मार्शल आर्ट नहीं सीखा था, लेकिन इस प्रतिभाशाली पोते की क्षमता को देखते हुए जून लिनशियाओ से कहीं अधिक सक्षम होना चाहिए था। ये सुनकर बूढ़े पूर्वज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, शो तो अभी शुरू हुआ है। उसने बाहर देखा और पाया कि जून लिनशियाओ के दिल में धीरे-धीरे शक्ति एकत्रित हो रही थी और उसी समय वह समझ गया कि जून लिनशियाओ में बदलाव क्यों आया था। पता चला कि अमर वज्र ड्रैगन का हृदय अब अपनी भूमिका निभा रहा था। लेकिन जून लिनशियाओ की मुट्ठी में बिजली की कोई ताकत नहीं थी, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि शो वास्तव में अभी शुरू ही हुआ था। यकीन से अगले ही पल सभी ने देखा कि जून लिनशियाओ ने फिर से अपनी मुट्ठी उठाई और इस बार उसके चारों ओर बिजली चमक उठी। आकाश से अचानक बिजली की एक दिव्य किरण गिरी, जो उसके सिर पर जा गिरी और फिर उसका पूरा शरीर बैंगनी नीली बिजली से गिर गया। और वह नीली रोशनी धीरे-धीरे उसके दाहिने हाथ में एकत्रित होने लगी। बिजली लगातार गिरती जा रही थी। इस समय जून लिनशियाओ बिजली के केंद्र में खड़ी थी, मानो कोई गर्जन देवता दुनिया पर उतर रहा हो। धमाका! वीर अब ये नहीं कर पा रही थी कि यह भगवान की पट्टिका पर मुक्ति के प्रहार की आवाज थी या भगवान की पट्टिका पर दिव्य बिजली गिरने की आवाज। 3,25,000 घात, जनजात दाव भ्रूण 150। उसके बगल में खड़े बुजुर्ग ने कांपते हुए प्रदर्शित संख्याओं की जानकारी दी। यदि 2 लाख शक्ति एक सीमा थी, तो जून लिनशियाओ इस समय इस पीढ़ी की सभी विलक्षण प्रतिभाओं को पीछे छोड़ चुकी थी। 5 साल की उम्र में 32,000 पावर। जून परिवार के इतिहास में केवल 2 ही लोग 10 वर्ष की आयु में 3 लाख शक्ति तक पहुंचने में सफल रहे थे। एक तो जून लिनशियाओ के पिता थे और दूसरे वे व्यक्ति थे जिन्होंने रैंकिंग में शीर्ष पर जून परिवार का स्थान स्थायी रूप से सुनिश्चित किया। इस प्रहार ने मानो सभी के दिलों पर प्रहार कर दिया हो, लेकिन कुछ लोगों ने उस आकृति को देखा और पाया कि जून लिनशियाओ अभी भी नीचे नहीं उतरी थी। ईश्वर का पुत्र एक बार फिर प्रहार करने वाला है। किसी ने हैरानी से चीख मारी और सभी लोग भय से भरे चेहरों के साथ देखने लगे। क्या ईश्वर के पुत्र के पास अभी भी कुछ और तरकीबें बाकी हैं? सभी लोग हैरान थे। 2 मुक्कों से ही वह जय हो चुका था, तो तीसरा मुक्का कैसा होगा? वास्तव में उनके पास अभी भी प्रयुक्त तकनीकें थी। जून लिनशियाओ ने मन ही मन सोचा, मानव जाति टिंडर, पहले दिए में सर्वोच्च दाव हृदय, मेरे लिए खुल जाओ। ये सही है, हालांकि सुप्रीम दाव हॉट का विलय हो चुका था, लेकिन उसने इसे सक्रिय नहीं किया था, जिसका अर्थ है कि उसने पहले जो शक्ति प्रदर्शित की वो केवल अमर वज्र ड्रैगन के साथ उसके प्रारंभिक विलय से थी, जिसमें सुप्रीम दाव हॉट शामिल नहीं था। अन्य लोगों के अर्जित दाव भ्रूणों के विपरीत उनके पास एक सहज दाव भ्रूण था, दाव के साथ सहज निकटता थी, इसलिए केवल उनका सहज दाव भ्रूण ही सहज पूर्ण दाव शक्ति प्रदान कर सकता था। सुप्रीम दाव हॉट का अभी तक कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसके अलावा उनका मानना था कि सर्वोच्च दाव हृदय और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाला सहज दाव भ्रूण दोनों ही दाव के स्वाभाविक रूप से निकट थे, इसलिए उन्हें ये विश्वास नहीं था कि उनकी मापी गई दाव शक्ति केवल 150 थी। एक बार जब सर्वोच्च दाव हृदय सक्रिय हो जाता है, तो यह एक अंतहीन निरंतर प्रवाह होगा, जो मानव जाति के टिंडर के साथ जुड़ा होगा। तभी इसे उसकी पूरी ताकत कहा जा सकता है। जून लिनशियाओ ये देखना चाहता था कि क्या वह अपनी पूरी शक्ति के साथ जून परिवार के उस अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति का मुकाबला कर सकता है, एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ। ऐसा लग रहा था मानो जून लिनशियाओ के शरीर के भीतर कोई ताला खुल गया हो, उसका पूरा अस्तित्व अंदर से बाहर तक एक भयानक आवाज सृजित करने लगा और उसी समय उसके चारों ओर बैंगनी नीली लपटें दिखाई देने लगी। वो भयंकर लपटें, बैंगनी बिजली की चमक के बीच बैंगनी नीली रंग की भयंकर लपटें पलक झपकते ही सीधे आसमान में उड़ थी। उस क्षण जो आभा उत्पन्न हुई, उसने चीखी एक लहर को भी जन्म दिया जो बाहर की ओर फैल गई। चीतरण के बाद एक क्षण के लिए सभी को लगा मानो जून लिनशियाओ का पुनर्जन्म हुआ हो, मानो कोई स्वर्गीय देवता अवतरित हुआ हो।
और जून लिनशियाओ ने स्वयं अपने शरीर के भीतर एक अविश्वसनीय रूप से गहरा परिवर्तन महसूस किया। उसे ऐसा लगा मानो उसका पूरा अस्तित्व एक मशीन में बदल गया हो, एक शुद्ध मशीन जो आध्यात्मिक शक्ति को जलाकर उसे ताकत में परिवर्तित करती है। उसने पहले भी इसका प्रयोग किया था। ह्यूमन रेस टेंडर उसकी दाव शक्ति और सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा सकता था, लेकिन ये प्रभाव केवल कुछ सेकंड तक ही बना रहता था। अब सुप्रीम दाव हॉट के साथ जून लिनशियाओ को बिल्कुल अलग अनुभव हुआ। असीम आध्यात्मिक शक्ति निरंतर दाव शक्ति में परिवर्तित होती रही और फिर वह दाव शक्ति जलकर भस्म हो गई। उसका शरीर एक विचित्र और शुद्ध शक्ति से भर गया, एक ऐसी शक्ति जो इतनी प्रबल और भयावह थी कि उसका वर्णन करना लगभग असंभव था। बहरहाल उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी मौजूदा ताकत पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। बूम, दरार। एक बार फिर उसकी मुट्ठी ने ईश्वर की पट्टिका पर प्रहार किया, लेकिन इस बार ध्वनि पूरी तरह से अलग थी। जिस जगह पर ईश्वर की पट्टिका और उसकी मुट्ठी टकराई, वहां सचमुच चटकने की आवाज आई। इससे एक ऐसी ध्वनि तरंग उत्पन्न हुई जो चारों दिशाओं में फैल गई। तुरंत ही ईश्वर की पट्टिका पर एक चमकदार और आकर्षक संख्या प्रकट हुई। 4,350,000 पावर। रिकॉर्डिंग का काम संभाल रहे बुजुर्ग को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने पुष्टि करने के बाद कि उसने कुछ गलत नहीं देखा है, उसने इसे जोर से पढ़ा और समय से बाहर आकर बोलने वाला पहला व्यक्ति वही था। जून परिवार के इतिहास में पहले प्रतिभाशाली सदस्य के पास मात्र 10 लाख से कुछ अधिक शक्ति थी, जिसने पहले ही जून परिवार को रैंकिंग में शीर्ष पर स्थायी स्थान दिला दिया था। लेकिन अब एक ही मौके से 4 मिलियन से अधिक शक्ति, यह अभूतपूर्व और बेजोड़ था। जब सभी लोग इस अपार शक्ति में डूबे हुए थे, तभी ने अपना ध्यान दाव एम्ब्रियो के मान पर केंद्रित किया। तार्किक रूप से 150 एक सहजपूर्ण दाव एम्ब्रियो था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर अपनी समझ को ताज़ा किया। जनजात दाव भ्रूण 999, प्रतिभा अद्वितीय। अब उसे समझ में आ गया कि इस प्रतिभा रैंकिंग की ऊपरी सीमा 100 या 200 नहीं, बल्कि 150 क्यों थी। पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि बाकी लोग केवल 150 तक ही पहुंच सकते थे। कोट मौन। वहां मौजूद सभी लोग सन्नाटे में डूब गए। ये दृश्य इतना भयावह था कि सभी को संदेह होने लगा कि क्या ये सच था। 5 वर्षीय 4,350,000 शक्ति, तीनों के साथ सहज दाव भ्रूण। इनमें से कोई भी एक चीज अपने आप में एक थी, और इन दोनों अद्भुत चीजों का एक ही व्यक्ति द्वारा बनाया जाना तो और भी बड़ी बात है। ईश्वर का पुत्र अद्वितीय है, स्वर्ग हमारे जून परिवार को आशीर्वाद दे। किसी को नहीं पता था कि इसकी शुरुआत किसने की, लेकिन अचानक सभी ने उस आकृति की ओर देखा और अपने सिर झुका लिए। इस बार उनका सम्मान महज शाब्दिक नहीं था, नहीं ये दिव्य पुत्र की उपाधि के कारण था, बल्कि उस शक्ति के कारण था जो जून लिनशियाओ ने प्रदर्शित की थी और जिसने उन्हें वश में कर लिया था। इस क्षण से वे दिव्य पुत्र की उपाधि का नहीं, बल्कि जून लिनशियाओ नामक व्यक्ति का सम्मान करने लगे। पलक झपकते ही प्रतिभा रैंकिंग में फेरबदल हो गया और जून परिवार शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। और उसी समय अचानक ईश्वर की पट्टिका से प्रकाश का एक स्तंभ प्रकट हुआ। ये प्रकाश स्तंभ आकाश में ऊपर की ओर उठा और एक विशाल सुनहरा अक्षर जून सीधे स्वर्ग की ओर उड़ गया। यदि कोई आकाश के ऊपर से देखे तो उसे पता चलेगा कि प्रकाश के इन स्तंभों के ठीक 10 मार्ग हैं। ये ईश्वर पट्टिका की प्रतिध्वनि थी, जो एक ही क्रिया से पूरे शरीर को हिला देती थी। अचानक 10 दिशाओं के अमर दरबार में मौजूद सभी लोग अपनी ईश्वर पट्टिका को तेजी से चमकते हुए देखेंगे और उसी समय उन्हें पता चल जाएगा कि जून परिवार में एक विलक्षण प्रतिभा प्रकट हुई है। विदेशी जातियों के बाहर घनी विदेशी जातियों के ऊपर एक सुंदर आकृति बैठी थी। वह ईश्वर की पट्टिका के प्रकाश स्तंभ को रुचि से देख रही थी जो सीमा को घेर रहा था। 10 दिशाओं के अमर दरबार का जून परिवार वास्तव में एक छिपा हुआ खतरा है। उसी समय 10 दिशाओं के अमर दरबार में कई स्थानों पर इसी तरह के दृश्य घटित हो रहे थे। एक दिव्य भूमि से एक प्राचीन रानी की सर्वोच्च दाव हृदय कितने समय से ये प्रकट नहीं हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि यह आशीर्वाद है या अभिशाप। अमर वंश की वर्तमान महारानी ने प्रकाश स्तंभ को बिना किसी आश्चर्य के देखा। अपने फीनिक्स वस्त्र को लहराते हुए उन्होंने ठंडे लहजे में आदेश दिया, जून परिवार योजना को गति दे, हमारा है। एक प्राचीन दिव्य फीनिक्स भूमि में वह स्थान जहां दिव्य फीनिक्स रूपांतरित होते हैं और जहां सभी स्वर्गीय दिव्य फीनिक्स जन्म लेते हैं, एक महिला की आवाज सुनाई दी जिसमें राजसीपन का आभास था। अमर वज्र ड्रैगन की आभा, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे ग्रहण करने की। इससे न केवल उन पागल ड्रैगनों को ठेस पहुंचेगी, बल्कि इसके लिए शारीरिक शक्ति की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। दिलचस्प। इसके अलावा 10 दिशाओं के अमर दरबार में कई परिवारों की भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थीं। क्यों परिवार की एक युवती ने देव पट्टिका पर अंकित रैंकिंग को देखते हुए अपने मुंह से को लिए। उसके आमतौर पर उदासीन चेहरे पर अचानक एक दुर्लभ मुस्कान आ गई, जिसने उसके आसपास के कबीले के सदस्यों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोला और उसकी आवाज में दृढ़ता थी। ये वही है। हालांकि फॉन परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रकाश स्तंभ को देखा और बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिए। जनजात पवित्र शरीर दाव भ्रूण जून परिवार की ये पीढ़ी वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति सीमा युद्ध देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। हमने जून परिवार में अपने मोहरे बहुत पहले ही बिछा दिए थे। 30 वर्षों की योजना के बाद हमारे फॉन परिवार से एक पवित्र शरीर के उभरने के साथ पीढ़ियों से चली आ रही पुरानी दुश्मनी का भी निपटारा होना चाहिए। जून लिनशियाओ ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसकी वह मुक्का जो अपनी ताकत साबित करने के लिए मारा गया था, पूरी 10 दिशाओं के अमर दरबार में गूंज उठेगा और उसके आगमन की घोषणा कर देगा। उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका यही एक मुक्का विश्व राजता का पर्दा उठा देगा। महामहिम ईश्वर के पुत्र, आपने अभी तक इसकी परीक्षा नहीं ली है। प्रतिभाओं को रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग ने कांपते हुए नीचे आ रही जून लिनशियाओ को पुकारा, फिर आदरपूर्वक दोनों हाथों से एक लोहे की तलवार भेंट की और अपनी आंखों से इशारा किया। जून लिनशियाओ ने ये देखा और अपने विचारों में और भी दृढ़ हो गया। जून परिवार में प्रवर्तन होने के लिए उन्हें साधारण होना चाहिए, लेकिन अगर मैंने आज ये ताकत नहीं दिखाई होती तो क्या वह भी इतना सम्मानजनक होता? शायद वो ऐसा ही होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से इतना हार्दिक सम्मान नहीं होगा। इस दुनिया में आने के बाद जो कि वो किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता है और अब उसने पीछे मुड़कर पूरे दृश्य पर अपनी नजरें घुमाई। उन्होंने इससे पहले भी ऐसा ही इशारा किया था, लेकिन उस समय उनसे मिलने वाले लोग उन्हें उत्सुकता भरी नजरों से देखते थे, लेकिन अब स्थिति अलग थी। जो भी उनकी नजरों से मिलता आदरपूर्वक अपना सिर झुका लेता था। वह अन्य सभी से ऊपर एक अस्तित्व बनना चाहता था, एक अमर सम्राट। नहीं, इतना काफी नहीं है। हे ईश्वर, नहीं, फिर भी काफी नहीं। वह अमर सम्राट की शिखर तक पहुंचना चाहता था, एक ऐसा स्थान जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। तभी हम लोग की उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे ही उसने सोचा, जून लिनशियाओ के हृदय स्वभाव में परिवर्तन आया। उसने लोहे की तलवार उठाई, लापरवाही से उसे घुमाया और तलवार की रोशनी चमक उठी। तलवारबाजी की कला का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पत्थर वास्तव में 2 हिस्सों में आसानी से कट गया था। यह इतना सहज था कि जून लिनशियाओ को खुद भी शायद इसका एहसास नहीं हुआ होगा। लेकिन तलवार का ये शांत प्रहार ही था जिसने ऊपर बैठे वृद्ध पूर्वज को भी आश्चर्य से जम जाने पर मजबूर कर दिया। जून लिनशियाओ की युद्ध शक्ति को सर्वप्रथम देखकर उन्होंने संतुष्टि से हिलाया। जून लिनशियाओ के दाव एम्ब्रियो की असाधारण शक्ति को देखकर वे प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराए और इसे स्वाभाविक पाया। जब ईश्वर की पट्टिका में कंपन हुआ तो उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई, जैसा कि अपेक्षित था। ये सब देखकर वह सहज पवित्र शरीर दाव भ्रूण की शक्ति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और ये पवित्र शरीर की शक्ति का केवल एक हिस्सा था। दाव शरीर की पूरी शक्ति अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। लेकिन जब उसने जून लिनशियाओ को एक ही तलवार के वार से परीक्षण पत्थर को काटते हुए देखा तो वह सचमुच दंग रह गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल असंभव होना चाहिए था। बिल्कुल असंभव। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने इतना निश्चित होने की हिम्मत क्यों की, क्योंकि वह पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं उस दिव्य ईश्वर ने रखा था। ठीक इसी वजह से वह सबसे अच्छी तरह समझते थे कि इसे हासिल करने के लिए किसी की प्रतिभा कितनी असाधारण होनी चाहिए। वह तो बिल्कुल असंभव जैसे शब्द भी बोल सकता था।